हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो एसी ठीक कर देते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया, एकदम चकाचक। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, ओके। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सब लोग कैसे हो? चलो सर, ठीक है ना, समझो। तो अपन कल क्या बात कर रहे थे? यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री एंड भक्ति मूवमेंट, है ना, समझे। तो भक्ति को ही थोड़ा बहुत स्लाइड से रिवाइज करवा देते हैं, फिर आगे खत्म करेंगे और फिर यहाँ से विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द अरब्स एंड द गजनीज एंड द घोरी इन्वेजन ऑफ इंडिया। ओके। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे थे, वी आर इन फैक्ट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट या मिडिवल ही शुरू हो गया है, बट कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर डिस्कशन हमारा चल रहा था, एंड विद इन द कल्चरल ट्रेडिशंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति मूवमेंट। भक्ति के अंदर भक्ति एक्चुअली यहाँ पे भी आया है सर, ठीक है। तो अगर आप रीजनल स्टेट्स इन द गुप्ता एरा देखोगे ना, तो इधर कहीं पे भी भक्ति की कहानी लिखी गई है सर, ठीक है। तो ये कहाँ गया? अलबरूनी, चालुक्य, अग्रहार, हाँ ये रहा, वीर शैव एंड दी नहीं, वैष्णव एंड द शैव रिलीजियस मूवमेंट। ओके। तमिल मूवमेंट, शंकराचार्य, वेदांत, देखो इधर भी शंकराचार्य डाला, यहाँ पे भी डाला हुआ है सर, ठीक है। शंकराचार्य एंड वेदांत, मतलब भाई एक ही जगह पे लिख देते तो क्या जाता सर, नहीं दो दो लाइन से इनको भी एक्सपांड करना। तो यूपीएससी लाइक नहीं, हम कैसा लगा मेरा मजाक है ना, समझे कि भाई मैं तो दो बार पूछूंगा, मतलब दो दो बार यहाँ सिलेबस के अंदर डालूंगा, एंड आई मेक श्योर कि भाई समझ गया ना कि इसकी इंटरप्रिटेशन अलग तरह से निकालेंगे सर। तो मूल घुमा फिरा के वही बात है सर। सो द थिंग्स दैट यू आर डिस्कसिंग अबाउट उसी के साथ कोरिलेट करता है। चलिए सर, ओके। तो आई जस्ट लोड द फाइल और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा रिवाइज कर देंगे, देन विल मूव फर्दर एज वेल। ओके। तो हम बेसिकली अली भक्ति मूवमेंट कर रहे थे। अली भक्ति मूवमेंट एक ऐसा पीरियड है जो मेनली जुड़ा हुआ है विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड, जहां हमें ये पता चलता है कि करीबन 7th और 8th सेंचुरी का ट्रांजिशन हो रहा था। 8th सेंचुरी के आसपास का पीरियड है, ये पल्लव पीरियड था एक्चुअली, ठीक है। सो व्हेन द पल्लवास वर एक्चुअली रूलिंग, उनके कंटेम्पररी पीरियड में अली भक्ति मूवमेंट आपको मिलता है। इनफैक्ट ये अली भक्ति मूवमेंट पीछे अगर आप देखिए तो यहाँ थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की है, एंड आई गेस मैंने अली भक्ति मूवमेंट को इधर यहाँ ये वाला है, ठीक है। सो व्हेन यू ट्राई टू सी द हिस्ट्री ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया सर, ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंदर निकल के आया था। ये 12 अलवर हुआ करते थे और नैना करीबन 63 के आसपास आपको मिलते हैं, 63। उसमें अपार, समंदर एंड सुंदर सर, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों को मुवार के रूप में पहचानते हैं। सो दे वर द चूजन 3 पर्सन्स, ओके ना, समझे, विद इन दी नैना चेंज, ओके, एंड दे कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूज नंबर। इनमें कभी-कभी एक चौथे भी ऐड हो जाते हैं जिनका नाम है मणिकव सागर सर, है ना। तो ऐसे 4 भी है, ऐसे नॉर्मली 3 ही कंसीडर करते हैं सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि अपार और नैना दोनों की कहानी मिलती है। वी विल सी अपार लोग जो थे, सॉरी नैना लोग जो थे वो शिव जी को मानते थे, अलवर जो है वो विष्णु जी को मानते थे सर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोनों की वर्शिपिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। दे यूज्ड टू सिंग हाइम्स, है ना, अलग-अलग प्रकार के कीर्तन करना, संगीत और भजन का निर्माण करना। बेसिकली ये उसको थ्योरम के रूप में कंसीडर किया। ये शिव जी को, ये विष्णु को डेडिकेटेड आपको मिलेंगे सर, ओके। 12 अलवर थे, मैंने आपको बताया था सर, है ना। इनमें पेरियार अलवर सबसे मेन है, नम्मा अलवर है, फिर आपको तोंद्रापट्टी अलवर और अंडाल मिलेंगे। पेरियार और अंडाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर से ही फिर आगे मिडिवल इंडिया में भी लिटरेचर लिखा जाएगा सर, ओके। यहाँ आपको कराईकल मिलेगी। कराईकल इज द फीमेल डिवोटी। अक्का महादेवी एंड कराईकल, ये दोनों के दोनों फीमेल डिवोटीज है विद इन द नायनार कम्युनिटी सर, है ना। और इनका जो सॉन्ग्स था, इनका जो वैदिक कंपोजिशन था, इसी को ही नाल दिव्य प्रबंधन कहते हैं। तो तमिल में भी कहते हैं। इसके ऊपर आगे जो एक्सपांशन किया था वो रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य हु कंट्रीब्यूटेड टू द राइटिंग्स ऑफ द अलवर सेक्ट एज़ वेल सर, ठीक है। तो दोनों हमको पता होना चाहिए। नैनारों की कंपोजिशन थी तीव्रम या थिरुवकम, ये दोनों के दोनों बुक्स आपको मिलती रहती है। और नैनारों के द्वारा वी विल सी कि पेट्रोनेज जो 16 किंग्स थे उनके द्वारा दिया गया था सर, ओके। नैनार भी अलग-अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे, कोई पॉटर था, कोई राजा था, कोई चीफ था, कोई ब्राह्मण था, कोई अनटचेबल कम्युनिटी से भी आपको मिल जाता है सर, ओके। और नैनार का मानना है कि शिव जी जो है हमारे अंदर बसते हैं, हमारे कण-कण में बसते हैं सर, ठीक है, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन मणिकव सागर की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी, जहाँ उन्होंने एक कविता लिखी थी, जहाँ वो कहते हैं कि दिस इज कंपोजिशन ऑफ मणिकव सागर, एनसीईआरटी में दिया है। इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लेश यू केम एज़ थो इट वाज अ टेंपल ऑफ गोल्ड सर, है ना, कि आप मेरे शरीर में आए हो जैसे एक सोने के मंदिर के अंदर आए हो सर, एंड सूदेड मी होली एंड सेव्ड मी, ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम ऑफ योर सॉरो एंड बर्थ, डेथ एंड विजन, यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री सर, है ना। आपने सुख दुख सब कुछ हटा दिया है, जीवन मृत्यु सबसे मेरे से ले लिया है सर, ठीक है, समझे। ओ ब्लिस, ओ लाइट, आई हैव टेकन रेफ्यूज इन यू एंड आई कैन नेवर बी पार्टेड फ्रॉम यू। मतलब क्या है, ये अद्वैतवाद की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई ब्रह्म जो है मेरे लिए शिव है और शिव ही मेरे लिए सत्य है। शिव ही सुंदर है ना, और शिव ही वी विल सी कि सत्य शिवम सुंदरम है सर, ठीक है, समझे। तो एकदम परफेक्शन की बात करने की कोशिश करेंगे। वी विल फाइंड कि अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट इसके अंदर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होगी, पर इसमें कहीं न कहीं अद्वैतवाद की भी राइटिंग्स आपको मिलती है, तो एक फ्रेंड के रूप में सर, है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अली भक्ति मूवमेंट ही था जिसने वीर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जैसे थिंकर्स को बेसिकली पुश किया, और फिर यहाँ से आचार्य मूवमेंट निकल गया। आचार्य मूवमेंट मूलतः से जैसे वीर शैव मूवमेंट आपको मिलता है बासवाचार्य के द्वारा, जो नैनारों की लेगेसी के ऊपर आगे चलेंगे सर, है ना। वैसे ही आपको वैष्णवाइट आचार्य मिलेंगे। मैंने आपको नाल दिव्य प्रबंधन के बाद रामानुजाचार्य के बारे में बताया, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और बाकी और भी आचार्य आपको मिलेंगे जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के सपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो वी शुड नो कि हाउ दे हैड स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस, ओके ना। नॉर्मली ये जितने भी थे ये सब लोअर क्लासेस से बिलॉन्ग करते थे, नॉन रिचुअलिस्टिक रिलीजन को फॉलो करवाते थे, ओपन टू ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और तमिल भाषा का उपयोग ज्यादा ये करेंगे सर, ठीक है, समझे। तो एक इम्प्लिकेशंस आपको यहाँ से मिलती है। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस थे और बाकी सारे ट्रेडिशंस उसके क्रिटिकल थे, और खासियत ये है कि ये संगम एरा से ही निकल के आ रहा था, ऐसा नहीं था कि आज से निकल के आया है। तो इन द संगम एरा देयर इज आल्सो डिस्कशन सर, है ना, समझे। तो अर्ली भक्ति मूवमेंट क्यों साउथ इंडिया के अंदर निकल के आया? तो बिकॉज़ ऑफ कास्ट सिस्टम, बिकॉज़ ऑफ द आइडियाज दैट वर गिवन ऑफ द इंक्लूसिवनेस, विल सी सिंप्लीफाइड वे ऑफ वर्शिपिंग। बाकी सारे संप्रदाय का उदय नहीं हो रहा है, वैष्णविज्म का ग्रोथ हो चुका है, स्टेट पैटर्नेज है ना, पल्लवस ने पैटर्नेज दिया या चोलास ने पैटर्नेज दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये भक्ति ट्रेडिशंस बहुत पहले से चल रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत में कुल देवता, राष्ट्र देवता, ग्राम देवता, इन सबका कांसेप्ट बहुत पुराना है सर, ठीक है। तो एवरीवेयर पीपल यूज्ड टू कोरिलेट देमसेल्व्स टू द गॉड्स, है ना। बहुत सारी जगहों के ऊपर हमको ये चीज मिलती है कि लोग अपने आप को ईश्वर के साथ, इष्ट देव के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि जब रास्ता दिखाया गया, तो वी विल कम टू नो कि ये रास्ते के द्वारा या एक प्रकार की डायरेक्शन जब ये भक्ति संतों के द्वारा दी गई, तो बहुत सारी बड़ी मात्रा में लोग फॉलो करने की शुरुआत करेंगे, ओके। तो जैसे बुद्धिज्म के अंदर हुआ था ना कि एक डायरेक्शन दिया गया, वैसी कहानी आपको ये भक्ति मूवमेंट के अंदर भी आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो मोटे-मोटे तौर पे ऊपर हमें भक्ति मूवमेंट का आइडिया लग गया है कि भाई व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट ऑल अबाउट एंड हाउ इट हैड स्टार्टेड सर, है ना, समझो उसकी क्या कहानी रहती है और किस तरह से उसका बैकग्राउंड रहेगा सर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यू आर क्लियर अबाउट व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड, एंड ये भक्ति था। इसके ऊपर से आपको एक दो दफा सवाल पूछे हुए हैं, तो हमें उसकी कहानी पता होनी चाहिए सर, है ना। बाकी कल मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर भक्ति की इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिस्कस किया था। वो डीएन झा और कोसंबी साहब ने इसके ऊपर लिखा है कि भाई ये तो फ्यूडलिज्म को दर्शाता है सर, समझ लीजिए।
नहीं, भक्ति का मतलब ये था कि डिवोशन, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, सर, ओके। सो वी विल सी कि इसका मतलब ये भी था कि यू आर सपोज्ड टू बाईपास एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएरी हू इज हेल्पिंग यू टू अचीव द गॉड, सर, है ना? भक्ति क्यों कहते थे, सर, है ना? समझे? ओरिजिनल सेंस में भक्ति का इंटरप्रिटेशन ये भी था कि भाई आप कोई भी प्रकार की रिचुअलिस्टिक या कोई भी प्रकार की बीच में कोई आपको व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर, है ना? समझे? तो इफ देयर इज नो नीड फॉर समवन एल्स हू कैन इंटरप्रेट यू आउट द रिलीजन, सर, है ना? इंटरप्रेट द नेचर ऑफ गॉड टू यू, सर, ओके। यू कैन पर्सनली टॉक टू हिम, यू कैन पर्सनली टॉक टू लाइक नो गॉड के साथ आप पर्सनल संवाद कर सकते हो, आपकी जो भी कंप्लेंट्स है, आपकी जो भी क्वेरीज है, सर, है ना? वो सॉल्व कर सकते हो और तो फिर आपको जरूरत ही नहीं होगी, सर, है ना? समझे? दैट इज वन ऑफ द रीजंस इवन आज के दौर के अंदर भी हमको ये पता चलता है कि ये जो ठाकुर जी की सेवा या श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे होते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा, अभी भी बेसिकली घर के अंदर उनके साथ उनका राब्ता चलता है, सर, ठीक है? तो वंस अपॉन अ टाइम हम पुराने फ्लैट में रहते थे हम लोग, सर, ओके। तो वहाँ 2 घर छोड़ के मतलब देयर यूज्ड टू बी दादी माँ हुआ करती थी। तो उनका लाल जी की सेवा मतलब पूरा दिन उनकी सेवा में चलते थे। सुबह उठते थे, लाल जी को तैयार कराओ, वो तैयार हुए, सर, ठीक है? उनको खाना खिलाओ, फिर उनको तुलसी के आराम में भेजो, सर। तो दे एवरीडे उनकी भक्ति ट्रेडिशन सबको मिलती है। तो एक दफा लड्डू बनाया था, सर, ठीक है? तो मैं छोटा था, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर लड्डू पड़ा था, तो फिर अपन ने जाके फिर लड्डू ऐसा यूँ करके फाड़ दिया, सर, ओके। तो फिर उसके बाद वो काइंड ऑफ है ना, वो थोड़ी वो लाल जी के लिए है, तो फिर बच्चे कैसे होते हैं? मैंने कहा कि हम भी लाल जी जैसे ही है, सर, ठीक है? समथिंग नहीं समझे, तो हँस पड़ी, बोले यार गजब बच्चा है ये, सर, क्या? तो ये सब चलता रहता है, सर, ठीक है ना? समझे? तो तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट शी इज डूइंग, सर, समझे? बट देन यू रियलाइज व्हेन यू रीड द नेचर ऑफ द भक्ति, यू रियलाइज कि अच्छा शी वाज पर्सनली कनेक्टेड टू गॉड, सर, ओके, समझे? और पर्सनल कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि भक्ति ट्रेडिशन की एक खासियत थी कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नए तरह से गॉड के साथ कनेक्टिविटी लाने की कोशिश कर रहा है, सर, है ना? समझे? तो इतनी पार्ट आपको क्लियर हो गई है भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा भक्ति से आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। अब देखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग द अर्ली मिडीवल इंडिया, ये अर्ली मिडीवल इंडिया के अंदर ही आपके सिलेबस में ही यहाँ मतलब आगे पॉइंट नंबर 10-12 कहीं पे देखोगे या 11 नंबर के पॉइंट के ऊपर यहाँ सिंध के ऊपर आपको बातें लिखी गई है, सर, ओके। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, अल बिरूनी, सर, है ना? समझा? थोड़ा यहाँ आ जाता है कि व्हाट हैज बीन द स्टोरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और उसके बाद फिर गजनी घुरी का आक्रमण भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे विदेशी इन्वेजन से फॉरेन इन्वेजन से इस दौर के अंदर हुए, सर, ओके। तो वी आर ऑफिशियली मूविंग टुवर्ड्स द मिडीवल मतलब अर्ली मिडीवल से मिडीवल में ट्रांजिशन में जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग थोड़े बहुत डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे ट्रांजिशन हुए हैं, कौन से फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पांसिबल थे, सर, है ना? समझे? अब आप समझने की कोशिश करिए कि हमें बेसिकली अब समझना है कि कैसे भारत में विदेशी आक्रमण होंगे और विदेशी आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आक्रमण हुए। तीनों का टाइम पीरियड अलग-अलग है, सोर्सेस हम लोग को पता होने चाहिए और इसकी इंप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, सर, समझे? तो वी शुड नो द टाइम पीरियड ऑफ द फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया, सर, ठीक है, समझे? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अर्ली मिडीवल, है ना? समझे? और अर्ली मिडीवल के अंदर हम लोग एक टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, वो है फॉरेन इन्वेजन, सर, है ना? विदेशी आक्रमण, सर, ओके। अब देखिए फॉरेन इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इन्वेजन्स हुए इंडिया में, वो भी 3 अलग-अलग टाइम पीरियड में। पहला वाला तो इन्वेजन था ही नहीं क्योंकि उसकी इंपैक्ट बहुत लिमिटेड रहती है। सेकंड और थर्ड की इंपैक्ट सबसे ज्यादा आपको मिलती है, सर, है ना? तो पहले अरब इन्वेजन ऑफ सिंध होगा, सर, ओके। एंड ये होगा करीबन 712 के आसपास, राइट अराउंड, सर, ओके। उसके बाद फिर विल सी कि गजनी का इन्वेजन होता है। गजनी के इन्वेजन की खासियत आपको ये मिलती है कि ये 1015 के आसपास से शुरू और 1025 तक, है ना? करीबन 1026 तक आपको मिलता रहेगा, सर, ओके। और भारत के अलग-अलग विस्तारों में करीबन 16 दफा, सर, है ना? गजनी अलग-अलग एरियाज में आता रहा बट समहाउ वी कुड नॉट स्टॉप इट, सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम द घुरिद इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, है ना? घुरिद इन्वेजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1170 में सक्सेसफुल नहीं हुआ पर 1190s के अंदर ही आया और उसके बाद ही विल सी कि तुर्किश रूलर्स की या तुर्किश डायनेस्टी की शुरुआत हुई, सर, ठीक है? तो इसी को कहते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, सर, है ना? तुर्किश रूल इन इंडिया का मतलब है कि तुर्किश शासक भारत के अंदर आएंगे और ये लोग अपना दबदबा एस्टैब्लिश करेंगे, सर, ओके। अब वी विल सी कि जब हम लोग ऐतिहासिक रूप में चीजों को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ओके, तो पहली कहानी हमको ये पता होनी चाहिए कि अरब्स बेसिकली कौन थे और ये क्यों भारत की तरफ आए और इनका कंटेक्स्ट कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है, सर, ठीक है? तो देखिए कि अरब्स की हिस्ट्री और अरब्स का जब हम लोग पास्ट देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अरब्स की जब एंट्री हुई भारत के अंदर, इसके पहले भी अरब्स आ चुके थे। मतलब मोहम्मद बिन कासिम करके एक राजा को, ये राजा का सेनापति मिलेगा, गवर्नर हजाज का बेसिकली कमांडर था, सर, ठीक है? पर कासिम के पहले भी अरब्स भारत में आते रहे हैं, सर, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द अरब्स हैड एंटर्ड इंडिया इन 712, सर, ओके। अरब्स वर ट्रेडिशनली डीलिंग विद इंडिया सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए ये जो मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड से जिस तरह से ट्रेड रूट खुले थे ना, सर, तब से हमारे पास एविडेंसेस है कि अरब इन्वेजन से अरब्स की एंट्री भारत के अंदर होती थी, सर, ओके। इवन अरब प्रदेश के अंदर वी विल सी कि इस्लाम का उदय हुआ, उसके भी पहले हमारे पास एविडेंसेस है कि अरब्स यूज्ड टू कम एंड सेटल मतलब बेसिकली व्यापार करते थे, सर, ठीक है, समझे? तो इस तरह से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझेंगे, सर, ठीक है, तो एक ऐसा बात नहीं था कि भाई दिस वाज वेरी न्यू टुवर्ड्स इंडिया, सर, ठीक है? बट नाउ वी विल सी कि द अरब्स कमिंग टू इंडिया इन द 8th century precisely in the 712, okay, they had come with a very specific objective and that objective was to make up an empire. Also we will see कि they also wanted to justify the rule over India because they wanted to spread the idea of the religious message of Islam as well, सर, ठीक है? तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमें पता चलता है कि अरबों की एंट्री भारत के अंदर होगी और ये एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहानी पीछे देखनी चाहिए, वो है इस्लाम की कहानी, सर, ठीक है, समझे? अब आप देखिए कि अरेबियन पेनिनसुला और अरब्स की जब हम लोग बात करेंगे, सर, ठीक है, तो अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंट्री होती है तो ये 712 के अंदर होगी, सर, ठीक है? और 712 में ये लोग जब आएंगे तो ये मूल तरह से आते हैं वी विल सी कि लैंड रूट से और कहानी लैंड और सी दोनों के मिक्सचर के साथ जुड़ी हुई है। लैंड और सी दोनों के मिक्सचर के साथ इसलिए क्योंकि जब कासिम ने जब आक्रमण किया था, सर, ठीक है, समझे? तो कासिम का आक्रमण हमें ये पता चला है कि जमीन के रास्ते से ये मेनली था पर इंटेंशन या उसका इश्यू जो था वो सी रूट के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसा कैसे है, सर, ठीक है, समझे? हाउ कम दिस इज लैंड एंड सी दोनों का दोनों मर्जर मैं आपको बता रहा हूं, सर, ठीक है? तो थोड़ी बहुत हम लोग पीछे देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या हुआ था, सर, ठीक है? अब आप देखिए कि अरेबिया में ये अरब का बेसिकली एंट्री होना उसके पीछे एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट था, वो था इस्लाम का उदय होना, सर, ठीक है, समझे? अब देखिए मेनली ये एक ऐसा प्रदेश था जहां अरब्स बेसिकली अलग-अलग समुदायों में क्लैन्स में बैठे हुए थे, सर, ठीक है, समझे? ये ट्राइब के अंदर बैठे हुए थे, सर, ओके। एंड वी विल सी कि ये क्लैन का या ट्राइब का जो हेड हुआ करता था उनको कहते थे शेख, है ना, समझे? आज की तारीख में भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि ये जो लीडर्स हैं इनके अरब कम्युनिटी के उनको शेख कहा जाता है। तो शेख इज अ वेरी ओल्ड वर्ड इवन बिफोर द इस्लाम वाज ओरिजिन, सर, ठीक है, समझे? एंड वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए जो एंट्री जो थी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और ईस्टर्न वर्ल्ड में बिकॉज़ दे वर लोकेटेड ऑन द इंटरमीडिएट पास क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से वेस्ट एशिया शुरू होता है, सर, ठीक है ना? तो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी है और यहाँ पे हमारा ईस्ट की तरफ इंडिया आता है। तो जितने भी ट्रेड रूट्स चलते थे वो अरेबियन पेनिनसुला के साथ कनेक्टिविटी के रूप में चलते थे, सर, ठीक है, समझे? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि इस एरिया के अंदर इनका दबदबा ऑब्वियस था, सर, ठीक है, समझे? बट बिकॉज़ द ज्योग्राफी वाज नॉट इन फेवर ऑफ देम, सर, है ना, समझे? सो द मेन ऑक्यूपेशंस वर वेरी मच लिमिटेड, सर, है ना, समझे? तो उसमें व्यापार के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाने की कहानी आपको मिलती है। बेडोइन्स में ये लोग रहते थे, बेडोइन्स का मतलब बेसिकली छोटे-छोटे क्लैन्स थे और ये क्लैन्स अंदर-अंदर भी फाइट करते थे, सर, ठीक है? जैसे भारत में हमें पता चलता है कि जो किंगडम्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, ना, राजपूत किंगडम्स के अंदर भी वैसे ही आपको यहाँ से मिलती है, सर, ठीक है, समझे? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपकी लिमिटेड थी क्योंकि आप एग्रीकल्चर एक से ज्यादा नहीं कर सकते थे। एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेशन के रूप में था, वो भी लिमिटेड एनिमल्स ऐसे जो डेजर्ट एनिमल्स के रूप में मिलेंगे। तो इनकी बेसिकली एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऐसी थी अरब्स की कि दे यूज्ड टू रोम एंड बेसिकली ट्राई टू गो टू द फर्टाइल एरियाज, है ना, कि जहाँ-जहाँ पानी मिल जाए, जहाँ-जहाँ खेती मिल जाए, सर, ठीक है, समझे? वहाँ पे ये रहने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है? और ये जो क्लैन का हेड था शेख, है ना, समझे? उसकी कहानी ये है कि वो कम्युनिटी को गाइड करता था, लोगों को बेसिकली एक साथ रखने की कोशिश करते थे, सर, ठीक है ना, समझे? तो बिफोर द
राइज ऑफ इस्लाम वी विल सी कि द ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स है ना, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे और खासियत हमको ये देखने को मिल रहा है वेयर वी विल कम टू नो कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होती रहती थी सर। ओके, बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम दे आल्सो यूज्ड टू वर्शिप द पेगन रिलीजन है ना, कि फोक रिलीजन है अलग-अलग प्रकार के, सो देयर वाज नो कॉमनिटी और देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी सर, ठीक है ना, समझे। और खासियत ये है कि करीबन 570 के आसपास प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ सर, ठीक है ना, मक्का के अंदर। उनकी आगे की करीबन 30 एक साल की जो लाइफ है वो हमारे लिए मतलब है ना उतनी हिस्टोरिकल उसकी डेटा या डिटेल्स नहीं मिलते हैं सर, ठीक है। बट ऐसा कहता है कि करीबन 40 एक साल की उनकी उम्र थी सर, है ना, एंड बाय दैट टाइम ही रिसीव्ड अ स्पिरिचुअल लाइफ सर, है ना, मैसेज फ्रॉम द गॉड, और ये गॉड को अल्लाह के रूप में कंसीडर किया गया सर, ठीक है। और यहाँ से ही वी विल सी कि उन्होंने ये जो गॉड का जो मैसेज था काइंड ऑफ सर, है ना, प्रॉफिट के रूप में, रसूल के रूप में, नबी के रूप में लोगों को देने की शुरुआत की सर, है ना। तो इस तरह से इस्लाम की ओरिजिन आपको यहाँ से मिलती है। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि वी शुड सरेंडर सर, इस्लाम का मतलब क्या होता है सर, सरेंडर करना सर, ठीक है ना, समझे। तो वी शुड सरेंडर टू गॉड सर, है ना, एंड दिस सुप्रीम गॉड इज व्हाट सर, है ना, इट इज अल्लाह सर, ठीक है। तो जैसे बेसिकली अलग-अलग ट्रेडिशन चल रहे थे और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी अरब शासकों के, मतलब जो ट्राइब्स थी ये बेडोइन्स के अंदर रह करते थे डेजर्ट के अंदर, तो अल्टीमेटली उन सबको यूनिफाई करने की उनकी इच्छा थी और ये बेसिकली एक प्रकार के स्पिरिचुअल मैसेज के थ्रू भी करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो वी विल सी कि इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं अल्लाह का रसूल हूं सर, है ना, बेसिकली अल्लाह इज द सुप्रीम गॉड, रसूल इज काइंड ऑफ वी कैन से द प्रॉफिट सर, है ना, या वी विल सी कि आई एम द नबी एंड द परफेक्ट पर्सन, है ना, हु विल ट्रांसमिट यू द मैसेज ऑफ अल्लाह सर, ठीक है, समझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि करीबन 630 के आसपास का ये पीरियड था, यानी उसके भी थोड़े पहले का पीरियड आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब 610 के आसपास का पीरियड था, 610 से लेकर 620 का ट्रांजिशन पीरियड आपको मिलता है और उन्होंने मक्का के अंदर ये मैसेज देना शुरू किया। देखिए इनिशियली पीपल वर हेजिटेंट टू फॉलो हिज पाथ सर, सो वेरी लिमिटेड पीपल वी विल कम टू नो विल बी फॉलोइंग हिम सर। ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि उनको मक्का से फिर माइग्रेट करना पड़ा मदीना की तरफ, वो हिजरत किया है उन्होंने सर, ठीक है। हिजरत बेसिकली इसके लिए आपको देखने को मिलता है कि हज के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, राइट, आज की तारीख में सर, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजिशन वेयर वी विल कम टू नो कि देयर मेनी पीपल हु आर अपोजिंग हिम, है ना, और करीबन 622 के आसपास का ये पीरियड था, 620 के आसपास का ट्रांजिशन पीरियड था व्हेन ही हैड टू माइग्रेट। ओके, तो मक्का से मदीना उन्होंने माइग्रेट किया, सो वेरी लिमिटेड पीपल वर फॉलोइंग हिम एट दैट टाइम, मतलब ठीक-ठाक उनके फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए थे एंड ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि आजू-बाजू की ट्राइब्स जो इनका विरोध कर रही थी उनके साथ, उनकी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुई, कहीं-कहीं पे ब्लडी वॉर्स भी हो गई सर, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इन्होंने वी विल सी कि मदीना में अपना क्या कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किया। तो जो मेनी पीपल हु हैड माइग्रेटेड, है ना, ये माइग्रेट करने वालों के साथ लोग उनको मुहाजिर कहा गया था, ठीक है। मुहाजिर इसके लिए क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो 47 के बाद माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे उनके लिए भी शब्द मुहाजिर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग का मानना था कि ये मदीना जा रहे हैं सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, है ना। पाकिस्तानियों का वी विल सी कि काइंड ऑफ ऐसा मानना था कि दे आर क्रिएटिंग अ न्यू मदीना सर, ठीक है, समझे। तो समझ गए कि नहीं समझ गए सर, ओके। तो मतलब ये आप पूरा बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट देखोगे ना तो ये ऐसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मतलब बात मत करिए सर, है ना, समझे। मतलब दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ लेगेसी कि देखो वी आर द न्यू, है ना, न्यू वंस, हम लोग अब नए हैं सर, है ना, और हम ही पूरी दुनिया के अंदर एक लाइट देंगे सर, ठीक है, समझे। पर वैसा था नहीं सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि मुहाजिर यूज किया गया। मुहाजिर वाज अ टर्म जो बेसिकली माइग्रेट किए थे प्रॉफिट साहब के साथ, फिर कुछ सालों तक प्रॉफिट साहब वहाँ पे मस्जिद बनती है, ठीक है, मेन मॉस्क बनती है एंड देन ही कम्स बैक, ओके ना, समझे। तो इन बिटवीन बहुत सारे पिलग्रिमेज ट्रेडिशन यहाँ से निकल के आए एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि आफ्टर सम इयर्स, ओके ना, मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम सर, ओके। तो इनकी साथ ऐसा हुआ कि करीबन 632 में, मतलब वंस ही वेंट टू मक्का टू मदीना और मदीना से जब वापस आए तो 10 साल के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बट इवन आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंटिन्यूड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि आफ्टर प्रॉफिट्स ऑफ पास्ड अवे सर, ठीक है ना, समझे। हमें ये पता चल रहा है कि इनकी लेगेसी और इनकी द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे वो आगे चलते रहेंगे और उन्होंने इस्लाम के मैसेज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करते हुए पॉपुलराइज करवाया सर, है ना, समझे। तो इसमें एक सिस्टम निकल के जिसका नाम है खलीफा सिस्टम सर, है ना, समझे। अब ये हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि इस्लाम का उदय होना ये बेसिकली इंडिया के सेंट्रिक सीधा सीधा इंपैक्ट नहीं करता, पर इस्लाम के अंदर खलीफा की सिस्टम निकल के आई वो इंडिया के सेंट्रिक इफेक्ट करेगा। वैसा क्यों था सर, है ना, समझे। तो दी राइज ऑफ इस्लाम इन द अरेबियन पेनिनसुला लेड टू द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला सर, ठीक है ना। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इस्लाम का उदय हुआ सर, ठीक है, समझे, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि पूरा अरेबियन पेनिनसुला के अंदर धीरे 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 जो ट्राइब्स हुआ करती थी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे थे सर, ठीक है ना, लड़ाई करते थे, इन सबको एक करवा दिया गया सर, ठीक है ना, पॉलिटिकल सेंस में। और उनके लीडर के रूप में खलीफा की अपॉइंटमेंट की गई। इनफैक्ट प्रॉफिट साहब की मृत्यु के बाद इमीडिएटली रशीदुन मतलब 4 खलीफा ऐसे आए जो कहते हैं कि लेगेसी के रूप में उनके साथ कनेक्टेड थे सर, ठीक है। एंड दे वर दी वंस विल सी कि वो अल्टीमेटली विल सी कि लोगों को इकट्ठा करेंगे। दूसरी कहानी आपको इस्लाम के अंदर एक जो रिलीजियस ऑर्डर निकल के आया था उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों को यूनिफाई करने के लिए, क्योंकि यूनिटी ऑफ गॉड आ गया था, मतलब बेसिकली मोनोथीज्म के अंदर आ गया था। मोनिज्म नहीं है, मोनोथीज्म है, ठीक है। मोनोथीज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद की तरफ जाना सर, ठीक है। मोनिज्म का मतलब है एकात्मवाद, है ना, समझे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोथीज्म एंड मोनिज्म एज़ वेल सर, ओके। बट वी विल सी कि यहाँ एक रिलीजियस ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट हुई सर, ठीक है। ये रिलीजियस ऑर्डर के अंदर लोगों को बताया गया कि देखो दिस इज द गॉड दैट इज अल्लाह, दैट इज सुप्रीम बीइंग और सुप्रीम एनलाइटी लाइक ऑलमाइटी दैट वी आर सपोज्ड टू वर्शिप सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि देयर इज सिंगल गॉड ओनली सर, ओके। सो वी शुड नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और वी शुड नॉट फाइट एंड क्वारल अमंग आवरसेल्व्स, ठीक है। सेकंडली इन्होंने वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि खुद हिजरत की थी मक्का से मदीना तो कहा गया कि हर एक मुसलमान, है ना, सो अ पर्सन हु हैज ईमान सर, मुसलमान ईमान सर, ओके। सो एनी पर्सन हु बिलीव्स इनटू अल्लाह दे शुड डू दिस जर्नी वंस इन अ लाइफ टाइम। द फंडामेंटल रीजन व्हाई दिस जर्नी इज टू बी डन इज बिकॉज़ द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज दैट द prophets have faced while migrating from मक्का टू मदीना, और इससे जो रियलाइजेशन होता है, जो ट्रूथ का रियलाइजेशन होता है, जो डिवाइन इंटरवेंशन कनेक्टिविटी होती है वो हर एक को फील करनी चाहिए सर, है ना। इसके लिए हिजरत या हज करने के लिए कहा गया, पर ये भी कहा गया कि आपको अपने अपने खुद के दम के ऊपर ये करना है सर, ठीक है। एवरी मुस्लिम शुड डू दैट, ओके। तो इनिशियली इट वाज डन बाय द पीपल ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, फिर धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि इस्लाम का जैसे-जैसे ग्रोथ हुआ तो इट वाज बीइंग फॉलोड बाय अदर बेसिकली पर्सन्स हु स्टार्टेड फॉलोइंग इट आउट, ठीक है। तो इसकी एक रिलीजियस एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के रूप में भी आपको मिलती है। तीसरी कहानी प्रॉफिट साहब ने ये कहा कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो पैसा अपने लिए मत रखो पर कम्युनिटी के लिए भी रखना सर, है ना, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि उन्होंने ज़कात की बात की सर, है ना, और कहा कि चैरिटी दिया जाए सर, है ना, समझे। साल में एक दफा ऐसा आएगा या सबसे जो रमजान का महीना है सर, ठीक है ना, क्योंकि हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ यहाँ से सर, ठीक है। तो जब वो वी विल सी कि 630 के अंदर उनकी मृत्यु हुई सर, है ना, तो उसी ट्रांजिशन के पीरियड से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है और हिजरी कैलेंडर के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये रमजान का महीना आएगा तब हिजरत करना, याद करना और साथों के साथ आप चैरिटी करिएगा सर, ठीक है, समझे। तो ज़कात की कहानी आपको मिलती है। इनफैक्ट ज़कात को लेके भी गाड़ा हो गया सर, ठीक है, क्योंकि ये जब रमजान का या रमजान का जब मंथ चलता है तो बड़ा बहुत बहुत होली मंथ है सर, है ना, सीक्रेट मंथ है फॉर द इस्लामिक कम्युनिटी सर, ओके। और उसमें लोग बहुत चैरिटी करते हैं, ऐसे भी रैंडम चैरिटी करते हैं। तो पाकिस्तान से लोग फ्लाइट भर-भर के समझ में आ गया होगा कि कहाँ जाते हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इसके कारण फिर वहाँ मना किया गया कि भई यार ऐसा मत किया करो सर, ठीक है ना, इट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन, ओके। देखो चैरिटी करने का मतलब व्यक्ति को मन से करना चाहिए और फिर सामने वाला व्यक्ति फ्लाइट लेके जा रहा है मतलब उतना भी गरीब नहीं होगा ना सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। बट पाकिस्तान बांग्लादेश तो कम हो गया है सर, ठीक है। बट पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों के दोनों प्रदेश बड़े बदनाम थे मिडल ईस्ट के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। तो ये ज़कात के नाम के ऊपर देश टू, है ना, समझे। बट ज़कात एक्चुअली कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल पर्सन सर, ओके। इंडिविजुअल पर्सन
है व्यक्ति को बेसिकली साल में जो भी इनकम उसने कमाया है सर, ठीक है समझे, वेयर वी विल कम टू नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर डिस्कशंस हुए हैं सर, ठीक है। रोजा ऑब्जर्व करने की बात की गई है कि भाई आपको अपने आप को प्योर करना चाहिए या बेसिकली है ना कि काइंड ऑफ फास्टिंग करना चाहिए सर, है ना समझे, गेटिंग ओके। एंड उस पीरियड के अंदर हमें कोई भी वस्तु एक्सेस नहीं खानी पीनी चाहिए सर, है ना समझे। तो नमाज पढ़ना चाहिए सर, है ना, 5 वक्त की बेसिकली गॉड को याद रखने की कहानी आपको यहाँ से मिलती रहती है सर, ठीक है। एंड वी विल आल्सो फाइंड कि इस्लाम ने उस पीरियड में लोगों को इक्वल करने की कोशिश की सर, है ना। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि मोरालिटी टीच किया गया है सर, ठीक है समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि आई हैव अ वीडियो ऑफ भरत और अर्श इनिशियल सम डिबेटेबल पीरियड, ठीक है समझे। हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सर, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। आप डिबेट करते रहिएगा सर, समझे, वी एग्री टू डिसएग्री, है ना, जो भी आपका डिबेट है, बट अपन यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात करेंगे सर, ओके। तो दिस आर द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम सर, है ना समझे। तो ज़कात है आपकी, वी विल सी की रोजा है सर, ठीक है। एक दफा वी विल सी की हज की कहानी आपको मिलती है, मोरालिटी के पॉइंट ऑफ से ट्रूथफुलनेस की बात की है, लोगों को इक्वल लाने की बात की थी सर, है ना समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की खलीफेट सिस्टम की शुरुआत हुई सर, है ना। ये खलीफेट सिस्टम ऐसा कहता है कि प्रॉफिट साहब की मृत्यु के बाद प्रॉफिट साहब के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन की लेगेसी चलाई गई है सर, ठीक है समझे, ओके, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है सर, है ना। फर्स्ट पार्ट शुड बी क्लियर टू यू कि ये कैसे डेवलप हुआ था, ओके। अब देखिए कि 630 में प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो गई सर, ठीक है, 632 के अंदर प्रिसाइजली, मतलब 570 से लेके 630 का पीरियड था या 632 का पीरियड था, ऑलमोस्ट 60 इयर्स के आसपास की उनकी उम्र होगी सर, ठीक है ना समझे। एंड वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से इस्लाम का जो मैसेज है वो स्प्रेड होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना समझे। सो बाय दैट टाइम द अरेबियन पेनिनसुला हैड ऑलरेडी वी कैन से ओवर पीरियड ऑफ टाइम बीन अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम सर, ठीक है। अब ये उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने खलीफेट सिस्टम की शुरुआत की थी। खलीफेट सिस्टम का मतलब है कि खलीफा सिस्टम सर, ओके। ये खलीफा के पॉइंट ऑफ से इनका ये मानना था कि भाई प्रॉफिट साहब की लेगेसी और इस्लाम का मैसेज कौन आगे लेके जाएगा सर, ठीक है ना समझे। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि द खलीफास वर चूजन आउट सर, ओके। ऐसा कहते हैं कि पहले प्रॉफिट साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा थे, उनको रशीदुन के रूप में कंसीडर किया गया। दे वर द चूजन वंस इसके लिए क्योंकि दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट मोहम्मद एज़ वेल सर, ठीक है ना। दे वर द पायस वन, दे वर द सीक्रेट वंस एज़ वेल सर, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहते हैं कि ये जो खलीफेट सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया और फिर वहां से ही उसका पॉलिटिकाइजेशन और रिलीजियेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन बदल गया सर, ठीक है ना समझे। इनफैक्ट ये खलीफेट सिस्टम ही थी जिसने भारत की तरफ अरबों को भेजा है सर, ठीक है, क्योंकि इनिशियली द अरब्स नेवर वेंचर टुवर्ड्स इंडिया एज़ अ पार्ट ऑफ वी कैन से डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वेजन। खैर इसके पहले एक दफा प्रयत्न किए गए थे जो सी रूट से लोग आने की कोशिश करेंगे, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल सर, ठीक है समझे। तो कहानी ये है कि प्रॉफिट साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा है सर, है ना समझे। इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी अबू बकर सर, है ना समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलते हैं उमर करके खलीफा आते हैं, फिर आते हैं उस्मान सर, है ना समझे, और फिर फाइनली हमको देखने को मिलते हैं अली सर, ठीक है समझे। तो ये करीबन 630 से लेके 670s या 680s तक का पीरियड आपको यहाँ से देखने को नहीं 660s तक का पीरियड आपको देखने को मिलता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये 4 खलीफा की कहानी आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है समझे। एंड वी विल सी कि ये चारों के चारों खलीफा जो है इनमें से ऐसा कहते हैं कि अबू बकर के समय पे तो कभी भी भारत के ऊपर ये डायरेक्टली अटैक नहीं होगा क्योंकि एट दैट टाइम इस्लाम वाज स्टिल ग्रोइंग सर, है ना समझे। तो इराक की तरफ, सीरिया की तरफ वी विल सी कि इस्लाम का फैलावा हुआ सर, ठीक है। एंड दे टुक अप द आर्मीज, है ना। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आर्मीज ने उन्होंने कहा कि भाई वी आर गोइंग फॉर स्प्रेड ऑफ इस्लाम, है, तो हम गाजी बन के जा रहे हैं सर, ठीक है ना समझे। तो उस पीरियड में शब्द बहुत देखने को मिलता है गाजी सर, ठीक है ना समझे। ये वी विल सी कि आज की तारीख के अंदर इंटरप्रिटेशन अलग तरह से लोग ले रहे हैं सर, कश्मीर कश्मीर में ये लोग जितने आएंगे सर वो भी कहेंगे कि हम गाजी के रूप में है सर, ठीक है। अबू बकर के बाद वी विल सी कि उमर निकल के आए सर, ना ओके। उमर अबू बकर बेसिकली उनके प्रॉफिट मोहम्मद के क्या कह सकते हैं फादर इन लॉ हुआ करते थे सर, ठीक है ना समझे। एंड वी विल सी कि प्रॉफिट मोहम्मद के कोई संतान नहीं थे सर, है ना समझे। तो उनके मतलब काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि फादर इन लॉ थे, उनके ससुर हम लोग कंसीडर करेंगे सर, ठीक है समझे, ओके। सो वी विल फाइंड कि एक ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर उमर आए, उमर भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करते थे, मोस्ट ऑफ उनके ब्रदर इन लॉ हुआ करते थे। ऐसी कहानी आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है ना समझे। उमर तक भी हमको भारत की तरफ सीधा-सीधा एक कह सकते हैं कि आक्रमण नहीं मिलता है, ईरान की तरफ आए थे, अफ्रीका की तरफ इस्लाम हमको पता चला है कि स्प्रेड होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। उस्मान का जो कार्यकाल था वो करीबन 650s का टाइम होता है सर, ना 650 के आसपास। तब तक ये तुर्की से लेके सेंट्रल एशिया तक पहुंचे थे। इस पीरियड में कुछ-कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि द अरब्स हैड ट्राइड टू एंटर इंडिया वाया सी रूट सर, ना समझे। और यहाँ वी विल कम टू नो कि गुजरात के समुद्र किनारे या महाराष्ट्र के समुद्र किनारे पे अरबों की वी विल सी की एंट्री हुई थी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, बट वाज नॉट सक्सेसफुल। अच्छा बाय द वे वी विल आल्सो फाइंड कि ये जो अरबों की जब एंट्री आपको हो रही है सर, ठीक है ना समझे, इसमें भारत में इस्लाम की एंट्री बहुत शांतिप्रिय रूप से साउथ में हो चुकी है सर, ठीक है। एंड वी विल कम टू नो कि हमें पता चलता है कि ये जो कन्नूर है केरला के अंदर सर, ठीक है ना, वहाँ पे सबसे पहला मॉस्क बन चुका था सर, ठीक है ना समझे। सो करीबन 620 से लेके 630 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर केरला में वी विल सी कि द अरब्स हैड ऑलरेडी सेटल्ड ओवर इंडिया, इस्लाम हैड ऑलरेडी एंटर्ड ओवर इंडिया, बट इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेजन सर, है ना। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आप देखोगे ना नॉर्थ का इस्लाम और साउथ के इस्लाम में बहुत फर्क है सर, ठीक है ना समझे। द फंडामेंटल रीजन इज दैट कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो इस्लाम बेसिकली आया है वो फॉरेन पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के रूप में आया है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग है सर, ठीक है। बट साउथ के अंदर वी विल सी कि व्यापारी के रूप में आपको लोग मिलेंगे, पिलग्रिम्स के रूप में लोग आए थे इनिशियली सर, ठीक है। एंड दे एक्चुअली लिव्ड इन अ वेरी वी कैन से पीसफुल वे एज़ वेल, है ना। तो उनका जो पर्पस था वो थोड़ा अलग प्रकार से आपको मिलता है सर, ठीक है ना समझे। तो बाय दैट टाइम अराउंड 6th एंड 7th सेंचुरी है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद के कंटेम्परेरी पीरियड में ही ऐसा कहते हैं कि ये कन्नूर के अंदर सबसे पहला मॉस्क बना था, चिरुमन जुमान करके उसका मॉस्क का नाम है सर, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि ये सब एंट्री हो चुकी है सर, ओके। बट वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं था सर, है ना। बाय द टाइम ऑफ उस्मान देयर वाज अ इन्वेजन अराउंड 650, है ना समझे। बट समहाउ दे कुड नॉट एंटर इनटू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड दे हैड टू रिट्रीट बैक सर, है ना समझे। तो हमें ये पता चलता है कि उनकी रिट्रीटिंग हुई सर, ओके। एंड लेटर ऑन जब अली का पीरियड था सर, है ना, 660s के ट्रांजिशन के अंदर, 650 से 660s के ट्रांजिशन के अंदर, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अली पावर के ऊपर है सर। अब देखिए कि ये खलीफा सिस्टम के अंदर भी इस्लाम के अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए सर, ठीक है ना समझे। अब देखिए कि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खलीफेट सिस्टम सर, ओके, वी आर सीइंग दैट इस्लाम इज ग्रोइंग विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्प्रेड एज़ वेल सर, है ना। तो अरेबियन पेनिनसुला से नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ पहुंचा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम तुर्की की तरफ पहुंचा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईरान की तरफ पहुंचा और वहां से सेंट्रल एशिया की तरफ भी पहुंचा था सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल सी कि आज का काबुल है और मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर हमको काबुल के ऊपर वाले रीजन से वहां पे भी इस्लाम का मैसेज आने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है। अब आप समझिए कि इस दौर के अंदर देयर इज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट फैमिली एज़ वेल सर, ठीक है। क्यों फॉलोअर्स के बीच में? क्योंकि कुछ लोग खलीफा के रूप में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अबू बकर को मानते हैं और कुछ लोग अली को फॉलो करते हैं सर, ठीक है ना समझे। अली वही है वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिनको लेके वी विल सी की कॉन्फ्लिक्ट होती है सर, है ना समझे। एंड वी विल सी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम था, ये परिणाम के रूप में इनके फॉलोअर्स को फिर शिया के रूप में कंसीडर किया गया और अबू बकर के जो फॉलोअर्स थे बेसिकली वो सुन्नी के रूप में कंसीडर किए गए सर, ठीक है ना समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना समझे। देयर इज आल्सो अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और अ सक्सेसर कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट एज़ वेल सर, है ना समझे, विद इन द खलीफेट सिस्टम। ये खलीफेट सिस्टम में अली तक आते-आते वी विल सी कि ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन ये होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब अली खलीफा के रूप में थे तो उन्हीं के ही गवर्नर ने उनको खत्म कर दिया था। मुअय्या करके गवर्नर था सीरिया का सर, ठीक है। और उसने लेटर ऑन अपने आप को खलीफा के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसने कहा कि मैं खलीफा सर, ठीक है। एंड ये जो चूजन वंश थे या काइंड ऑफ पायस वंश थे, पायस वंश इसके लिए थे क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स हुआ करते थे ये लोग सर, ठीक है, या उनकी इमीडिएट फैमिली के साथ कनेक्टेड थे सर, है ना समझे। बट वो सब चीजें यहाँ से बदल दी जाती है सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि मुअय्या अपने आप को खलीफा के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे और वो कहेंगे कि देखो मैं अपना बेसिकली मैसेज चलाऊंगा और मेरा ये मानना है कि भाई कैसे मुझे इस्लाम को लेके जाना है वो मैं डिसाइड करूंगा सर, ठीक है।
है ना समझे। तो कहानी आपको क्या मिली सर है ना, व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर है ना समझे। बाय द पीरियड ऑफ मुवैया सर है ना 660 के बाद ये सत्ता के ऊपर आया सर, ठीक है। और उसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की पूरी इस्लाम की जो काइंड ऑफ जो मैसेज है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है नए तरह से लाने की कोशिश की। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होगी सर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि नए खलीफा निकल के आएंगे। ये जितने भी नए खलीफा है सर, ठीक है ना, ये भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे सर है ना, समझे। तो एक साइड के ऊपर इस्लाम में बंटवारा हुआ, शिया और सुन्नी करके दो समुदाय आपको मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट अली को जब खत्म किया गया और अली की फैमिली जब माइग्रेट होकर इराक की तरफ आई सर, ठीक है, इनको भी वी विल सी की खत्म करने के लिए फिर इनके गवर्नर्स ने सेना भेजी सर, ठीक है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की हुसैन और हसन सर है ना, समझे, जो हजरत अली साहब के नवाजे हुआ करते थे सर, ठीक है ना, उनके साथ फिर करबला की लड़ाई हुई सर है ना। तो अगर आप देखोगे तो उमैया के बाद यजीद आया सर, यजीद ने अपनी सेना भेजी थी, नवनीत ने लिखा है यहाँ पे सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहा गया कि तुम्हें इनके अंडर में रहना है सर, ओके। काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को लेकर भी संघर्ष हुई सर, ओके। एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ नजफ एंड बैटल ऑफ करबला सर, ठीक है। जहां छोटे बच्चे, मतलब है ना, आप कभी इसका हिस्ट्री देखोगे करबला की लड़ाई के अंदर, तो वी विल सी की इवन द स्मॉलेस्ट एंड द यंगेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर है ना, एक बूंद पानी के लिए कतरा कतरा के उनको बेसिकली मारा है सर है ना, समझे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है सर, ओके। ये करबला की लड़ाई बेसिकली शिया के लिए बड़ी प्रोमिनेंट है सर है ना। इसके मुहर्रम अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना, वो एक ऐसा इवेंट है विद इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बेसिकली, जो शोक के लिए मनाया जाता है। शोक के लिए मतलब दे रिकॉल द पेन एंड द एट्रोसिटीज दैट वाज इन्वोक्ड ऑन हुसैन सर, ठीक है ना, समझे। एंड कैसे किस तरह से बीबीसी की इनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट होती है सर, ओके। तो कहानी ये है कि जो कैलिफेट सिस्टम है, कैलिफेट सिस्टम ने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंशन करने की शुरुआत की। और ये जो लोकल गवर्नर्स थे सर ना, ये लोकल गवर्नर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम खुद को खलीफा प्रोक्लेम करेंगे। मतलब जो भारत के अंदर हमने देखा कि कैसे सामंत जो है अपने आप को राजा के रूप में प्रोक्लेम करता है, और खलीफा की बहुत वैल्यू थी सर, ठीक है। ये वैल्यू पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलती है सर, ठीक है। सो एवरीवन यूज्ड टू कंसीडर खलीफा एज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम, एंड आल्सो ही वाज द पर्सन, जो खलीफा ही थे जो इनको कंट्रोल करके रखते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो हुआ क्या कि इनिशियल पीरियड के अंदर सर है ना, समझे, वी विल सी कि ये तीन चार खलीफा है, इनमें से किसी किसी ने प्रयत्न भी किए भारत की तरफ वी विल सी की काइंड ऑफ है ना कि एक पॉलिटिकल अटैक करने की कोशिश करे, बट समहाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल सर, ठीक है ना, समझे। बट देन ग्रेजुअल सेंस में ये जो नए खलीफा है सर है ना, इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और वहां से ही वी विल सी की इंडिया की तरफ इन्वेजन होने की शुरुआत हुई सर, ओके। इसी कंटिन्यूएशन में फिर कासिम आता है करीबन 712 के अंदर सर, ठीक है। तो आपको पहला पार्ट समझ में आ गया कि भाई हाउ हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ खलीफा। मैं आपको खलीफा के बारे में क्यों इतना बड़ा पढ़ा रहा था, उसके पीछे का कारण है क्योंकि खलीफा विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन मिडिवल इंडिया सर, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना दिल्ली के सुल्तान को या तुगलकों को या अलाउद्दीन खिलजी को, बलबन को, सब लोग खलीफा की बातें करेंगे सर, ना समझे। एवरी रूलर इन दिल्ली सल्तनत विल बी टॉकिंग अबाउट खलीफा। उनको एक था, एक ऐसी चीज थी कि जब तक खलीफा से लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती हम शासन नहीं कर सकते सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि खलीफा एक बहुत इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आ चुका है सर, ठीक है ना, समझे। तो उनसे लेजिटिमेसी लेनी बहुत जरूरी है सर, ओके। इसके लिए आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक वो सबसे पहले जब सत्ता के ऊपर आया तो खलीफा से लेजिटिमेसी नहीं ले पाता है, क्या उसकी तो मृत्यु हो गई। और फिर जैसे अल्तुतमिश आया तो अल्तुतमिश ने सबसे पहला काम ये किया थोड़े सालों के बाद कि भाई खलीफा से एक लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर लेके आ जाओ सर, है ना, उसके नाम का खुतबा पढ़ दो कि भाई देखो मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो किसी और ने नहीं बट खलीफा ने खुद किया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको यहाँ से मिलती है खलीफा नाम की इंस्टीट्यूशन की सर, समझे। तो वी विल सी कि खलीफा से ही खिलाफत शब्द आपको मिलता है, और ये खलीफा इंस्टीट्यूशन अलग अलग जगह पे मिलता है। मतलब पहले तो ये अरब में था सर, सीरिया से निकल के आया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बगदाद में खलीफा सिस्टम शिफ्ट हुआ सर, है ना, समझे। फिर ग्रेजुअल सेंस में इजिप्ट में शिफ्ट होगा, और फिर तुर्की में आपको मिलता है सर, ठीक है। तो तुर्की में लास्ट खलीफा आपको मिलता है 1453 से निकल के, और 1919 तक जिंदा रहे, है ना, मतलब उनकी लेगेसी में उनके ही राजा लोग सर, ठीक है। बट ब्रिटिश ने आके खलीफा सिस्टम को डिसबैंड कर दिया, बोले वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तुर्की हार गया सर, ठीक है। आज की तारीख में खलीफा सिस्टम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलती है सर, है ना, कॉन्फ्लिक्ट चलती है बिटवीन तुर्की एंड सऊदीया, क्योंकि तुर्की फिर से अपने आप को कह रहा है कि भाई वी आर स्टिल द खलीफा सर, है ना, समझे। अब सऊदीया कह रहा है कि भाई वो सिस्टम चली गई है सर, है ना, समझे। तो विद इन द इस्लामिक पॉलिटिकल वर्ल्ड सर, है ना, समझे। इवन ईरान भी कभी-कभी क्लेम करता है कि हम भी नए खलीफा है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि दे विल बी क्लेमिंग कि भाई वी आर द काइंड ऑफ द ट्रू काइंड ऑफ लेजिटिमेसी एंड वी आर द ट्रू लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलती रहती है। बीच में इमरान खान ने प्लान किया था कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान इन तीनों को मिलकर नया खलीफा के रूप में बैठाए सर, ओके। बट देन वी विल सी कि इमरान खान तो अभी आपको पता है कि कहां पे बैठा हुआ है सर, तो पूरी गेम ग्रेटर गेम का पार्ट था कि सलमान को उधर करेंगे इधर करेंगे सर, क्या चलिए समझिए। अब देखिए कि कहानी क्या है, व्हाट हैज बीन द स्टोरी लाइन सर, ओके। सो द स्टोरी लाइन सेज दैट कि फ्रॉम 670 है ना, 670 के बाद से ही सर, है ना, देयर वर इनिशियल अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चार खलीफा आए सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अबू बकर आए, फिर उमर आए, उस्मान आए और अली आए सर, ठीक है ना। ये चारों के चारों खलीफा को अल्टीमेटली मुअय्या ने टॉपल कर दिया, मतलब चौथे खलीफा को सर, ठीक है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहां से इनकी शुरुआत हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल सी कि इसी के अंदर करबला की लड़ाई होती है सर, ये उनके संतान हुआ करते थे सर, ओके। एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये जब करबला की लड़ाई हुई तो उसमें हज़रत हुसैन साहब को खत्म कर दिया गया, और अली की पूरी फैमिली को खत्म किया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि इनमें से बहुत लोग फिर गुजरात गुजरात मतलब सिंध की तरफ आए थे सर, ओके। एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई द अरब्स वांटेड टू इन्वेड ओवर सिंध वाज दिस एज़ वेल, है ना। राजा दाहिर जो सिंध के राजा हुआ करते थे, उनके लिए हिस्ट्री में लिखा गया है कि उन्होंने वी विल सी कि बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि जो अली की फैमिली जो नवाज़े थे, उनके जो वंशज थे, उनको आश्रय दिया था। अली वाज एक्चुअली द सन इन लॉ सर, ठीक है ना, समझे। अबू बकर वाज द फादर इन लॉ सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उमर वाज एक्चुअली द ब्रदर इन लॉ सर, है ना, ये प्रॉफिट के ही रिलेटिव्स थे। उस्मान भी उनके ही इमीडिएट कंसर्न से फैमिली से थे सर, है ना, समझे। इसलिए उनको रशीदुन कहते हैं, ये पायस खलीफा के रूप में कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। और इनके समय पे धीरे-धीरे एक्सपेंशन हुआ, तो अली तक आते-आते वी विल सी कि उनके सामने विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि देयर वर पीपल हु वर नॉट एक्सेप्टिंग अली एज़ द ट्रू सक्सेसर और डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सर, है ना, समझे, कि ये कैसे हो सकते हैं सर, है ना, समझे। तो पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, और वहां से शिया सुन्नी की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ये जो शिया लोग हैं सर, ठीक है ना, मतलब ये शिया लोग हैं और यहाँ सुन्नी लोग आपको मिलेगा सर, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हुआ सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हुसैन साहब जो है वो मक्का से करबला की तरफ आए, एंड देन ही वाज कमिंग ओवर हियर, तो फिर उसके बाद ये सिविल वॉर के अंदर परिवर्तित हो गया, और यजीद ने अपनी बड़ी सेना लेके और फिर इन्होंने एक ना बूंद पानी के लिए कतराया। इसके कारण आप देखोगे तो ये जो मुहर्रम होता है, दे पनिश देमसेल्व्स, ओके, समझे। दे पनिश इन द नेम ऑफ रिकॉलिंग वी कैन से हज़रत हुसैन कि जिनके साथ ये किया गया है सर, ठीक है, समझे। तो एक रिक्रिएट किया जाता है ना, वो अपने आप को पेन इन्फ्लिक्ट करता है क्योंकि वो याद कर रहे हैं कि क्या हुआ था सर, ठीक है, समझे। तो व्हाट इज हैपनिंग कि प्रॉफिट साहब की मृत्यु तो 632 के अंदर हो चुकी थी सर, ओके। और इस्लाम का मैसेज तब तक आ चुका है, तो हज करना है, ज़कात करना है, फास्टिंग करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है सर, ठीक है, और फेथ इन वन गॉड दैट इज अल्लाह सर, ठीक है, समझे, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इस तरह से इस इस्लाम की ग्रोथ होने की शुरुआत हुई, एंड ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें पता चल रहा है कि अब एक्सपेंशन होगा। देखिए अरबों की एंट्री यहाँ से शुरू होती है सर, समझे। ये अरबों की एंट्री शुरू होती है उमैयद डायनेस्टी के समय से। उमैयद डायनेस्टी वी विल सी कि ये जो मुअय्या जो है, जो सीरिया का गवर्नर था, जिसने एस्टैब्लिश किया था अपने आप को न्यू खलीफा के रूप में, और उसने ही ग्रेजुअल सेंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उनकी तरफ नेवल एक्सपीडिशंस भेजने की शुरुआत की। नेवल एक्सपीडिशंस का मतलब क्या है सर, ठीक है ना। तो फ्रॉम
660 है ना, जैसे 661 में सत्ता के ऊपर आया ना, उसने 2-3 दफा नेवल एक्सपीडिशंस भेजे थे सर, है ना, समझे वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि दे हैड ट्राइड टू सेंड बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, है ना, तो कभी गुजरात की तरफ भेजा, कभी मकरान के समुद्र किनारे मतलब आज का बलूचिस्तान सिंध की तरफ भेजा, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, है ना। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज़ इज दैट दे वर फाइटिंग इन फॉरेन विद लिमिटेड रिसोर्सेज एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन फैक्ट देयर इज अ एविडेंस कि दे हैड ट्राइड टू एंटर फ्रॉम बोलन पास एज़ वेल सर, है ना, पर वहां पे भी सर्विस हो जाती है। 2-3 कारण थे मैंने आपको बताया एक्सपीडिशन भेजने के पीछे। एक कारण हिस्ट्री में ये भी कहा गया है कुछ-कुछ मतलब है ना डिस्कशंस के अंदर कि अली के जो फैमिली मेंबर्स थे दे हैड टेकन रेफ्यूज टू द कोर्ट ऑफ सिंध, ओके ना, समझे। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द इन्वेजन सर, ओके। तो करीबन 700 तक आते-आते सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको? वी विल सी कि देयर इज अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन, है ना। ट्रांजिशंस की कहानी आपको ये मिलती है कि अरब्स ने पहले 2-3 दफा ट्राई किए भारत की तरफ और भारत के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर अटैक करने का और अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने का, बट समहाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल, ओके। बाय दैट टाइम देयर वाज ऑलरेडी वी कैन से ट्रेड्स दैट वर गोइंग ऑन, है ना, व्यापार चल रहा था सर, है ना। तो लोग आते थे जाते थे, मैंने बताया बहुत पहले से जा रहे थे सर, ठीक है, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द अरब्स बेसिकली अक्यूज्ड द रूलर ऑफ सिंध, है ना। अब सिंध में उस पीरियड में जो डायनेस्टी करती थी, रूल किया करती थी, राजा दाहिर की डायनेस्टी थी सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि दाहिर राजा के ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई यहाँ पे जो अरब व्यापारी और अरब बिजनेसमैन और अरब माइग्रेशन हो रहा है, अलग-अलग जगह पे लोग आ जा रहे थे, वहाँ ये सिंध के राजा कुछ पायरेट्स को आश्रय देके परेशान कर रहे हैं सर, ठीक है, समझे। तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जगह पायरेट्स ऑफ द सिंध का नारा दिया गया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भाई the Sindh ruler is providing some kind of we can say refuge to the pirates, and these pirates are actually creating a nuisance to the Arab trading which is taking place with West Asia from West Asia towards India सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी ये है कि उसने श्रीलंका है ना, मतलब जो आज का श्रीलंका है सर, ठीक है ना, उसके साथ अरबों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए थे सर, ठीक है ना, समझे। और ऐसा कहते हैं कि एक आध दफा जब श्रीलंका से जहाज आ जा रहा था सर, है ना, वेस्ट की तरफ से जा रहा था, तो बीच में ये सिंध के समुद्र किनारे के आजू-बाजू के रीजन में वी विल कम टू नो कि देयर अराउज्ड द कॉन्फ्लिक्ट, ओके ना, समझे। और ये कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम ये हुआ कि इसमें जो खलीफा थे उनके कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी सर, है ना, क्योंकि पायरेसी वायरेसी की कोई घटना बनी होगी सर, है ना, समझे। तो इसको लेके खलीफा ने अपने एक एम्बेसडर को भेजा था दाहिर के कोर्ट में और कहा था कि भाई ये जो प्लंडरिंग हो रहा है समुद्र किनारे के आजू-बाजू में उसको तुम्हें रोकना चाहिए और तुम नहीं रोकोगे तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा, रिपेरेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा सर, ठीक है। तो दाहिर ने कहा कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल एज़ ऑफ नाउ, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, समुद्र में रहते हैं सर, ठीक है। मेरा जो सत्ता है वो जमीन के ऊपर है, इट इज बट ऑब्वियस सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल सी कि अरब्स ने आरोप लगाया कि दाहिर इज गिविंग पैट्रोनेज टू देम, व्हेयरएज इन रियलिटी दाहिर वाज नॉट गिविंग पैट्रोनेज टू देम सर, समझे। इट वाज वेरी मच क्लियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम where we will see that there was already a political conflict that the Arabs had planned because they wanted to expand their domination as well. ठीक है ना, समझे? So it was part of the overall policy सर, है ना, उनकी जनरल पॉलिसी का पार्ट था सर, ओके। सो इस तरह से इन्होंने 700 के बाद और एग्रेसिवनेस दिखाई सर, ओके। तो एक दो दफा गुजरात और महाराष्ट्र के कोर्ट में इन्होंने एक्सपीडिशन भेजे थे 670 680 के दौरान में, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, ओके। 711 में इन्होंने फिर से एक बार फिर से भारत की तरफ एक सेना भेजी, उबैदुल्ला करके एक उनका लीडर हुआ करता था, उसकी अध्यक्षता में विल सी कि इन्होंने एक एक्सपीडिशन भेजा सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल सी कि ये एक्सपीडिशन भेजने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि दे वर नॉट सक्सेसफुल। उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक और सेनापति थे, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक और एक्सपीडिशन भेजा, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया सर, ठीक है, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देन फिर कासिम को भेजा गया और कासिम को कहा गया कि तुम जाओ और तुम जाके इसका सॉल्यूशन लेके आओ सर, ठीक है, समझे। तो इस तरह से बगदाद का गवर्नर था हजाज सर, ना हजाज ने फिर कासिम को खड़ा किया कि भाई एक काम करो, अब तुम जाओ वेस्ट की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ, हिंद की तरफ, और जाके ओवर पीरियड ऑफ टाइम तुम यहाँ पे अपना जो है खलीफा की सेना है उसका दबदबा एस्टैब्लिश करो और अपने आप को एस्टैब्लिश करो सर, ठीक है, समझे, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि करीबन 712 में सर जब कासिम आया तो राजा दाहिर के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट हुई और यही कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर ये जो चीजें है सर, है ना, वो आगे चलती है सर, है ना, समझे। नहीं, बाय दैट टाइम मोया हैड पास्ड अवे सर, है ना, मोया जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, न्यू खलीफा हैड टेकन अप द पोजीशन सर, है ना, बट कैलिफेट सिस्टम कंटिन्यू टू एस्टैब्लिश, ना कैलिफेट सिस्टम जो है वो तो चलती रही है सर, है ना, समझे। तो इस तरह से वी विल सी कि यहाँ की जो कंडीशन हम लोग जब देखेंगे ना सर, ओके ना, 712 के आसपास का पीरियड में ये अब लेगेसी के रूप में आगे चलती रहेगी सर, है ना, समझे। तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स सर, है ना, समझे। सिंध यूज्ड टू बी द एंट्री पॉइंट टुवर्ड्स इंडिया सर, है ना, एक तो मकरान का समुद्र किनारा था सर, है ना, समझे। इनको रिलीजियस स्प्रेड भी करना था सर, ठीक है। इनको इमीडिएट रीजन में इन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई जो सिंध के जो राजा है खास करके देबुल नाम का जो पोर्ट था उसके आजू-बाजू में जो भी यहाँ पे सिंध की और क्या कह सकते हैं कि जो पायरेट्स थे ये पायरेट्स को आश्रय देने का काम कर रहे हैं सर, ठीक है, समझे। तो हजाज यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ बगदाद सर, है ना, ये बगदाद का गवर्नर था सर, ठीक है। और हजाज ने भी सी की एक आरोप लगाया कि भाई देखो ये राजा दाहिर है, ये राजा दाहिर ने बेसिकली इनको रोक के रखा है और एक प्रकार की पैट्रोनेज दे रहे हैं सर, ठीक है, समझे। सो हजाज वाज गिवन एन ऑर्डर कि भाई तुम जाके इसका सॉल्यूशन लेके आओ सर, ठीक है, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से ही अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध होगा सर, है ना। देखिए सिंध का थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ सर, ओके। सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा हिस्ट्री है सर, है ना, समझे। ये हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि सिंध में जो डायनेस्टी राजा दाहिर की थी वो ब्राह्मण डायनेस्टी थी, उनका कैपिटल का नाम भी था ब्राह्मणाबाद सर, आप देख रहे हो यहाँ पे भी सर, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि इट वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, बिफोर इट वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी इट इज सेड कि इट यूज्ड टू बी शूद्र डायनेस्टी, शूद्र डायनेस्टी मतलब शूद्र राजा थे सर, समझ गए, ओके। तो ह्यूएन सांग जब भारत आया था तो ह्यूएन सांग ने सिंध के बारे में दो लाइनें लिखी है एंड इन हिज लिटरेचर ही हैज रिटन कि यहाँ का राजा जो था वो शूद्र शूद्र मतलब काइंड ऑफ जो लो क्लास से बिलोंग कर रहा था सर, ठीक है, समझ। फिर लेटर ऑन हर्षवर्धन यहाँ पे राजा बन गया, मैंने बताया था कि अगर आपको याद होगा तो वी विल सी कि हर्षा केम टू पावर सर, है ना। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन कमजोर हुआ सर, ठीक है, समझे। और फिर से यहाँ की डायनेस्टी पॉलिटिकली वीक होती है तो यहाँ चार्ज करके एक मंत्री हुआ करते थे, चार्ज यूज्ड टू बी द मिनिस्टर सर, ठीक है। और चार्ज यूज्ड टू बी द ब्राह्मण मिनिस्टर, ओके। तो चार्ज ने सत्ता हाथ में ले ली और यहाँ से ही वी विल कम टू नो जो कहानी है वो आगे चलती है एंड देन विल सी कि ये चार्ज की डायनेस्टी से ही राजा दाहिर निकल गया है सर, ठीक है। चार्ज इसके लिए क्योंकि चार्ज के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है चाचनामा, है ना। तो सिंध के ऊपर जब अरब इन्वेजन हुआ उसमें पहली बुक ये लिखी गई थी जिसका नाम था चाचनामा और ये जो चाचनामा है उसका लेटर ऑन ट्रांसलेशन 12th सेंचुरी के बाद पर्शियन में किया गया। इसका ओरिजिनल वर्जन तो अवेलेबल नहीं है बट चाचनामा में वी विल सी कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी दैट yes a Brahmin minister serving in the court of Shudra king called as Sashi and Sashi was politically very weak and fragile and the administration was not running in a very effective way hence the minister decided to take over सर, समझे। तो बेसिकली ये सब चीजें आपको बहुत देखने को मिलती रहती है। इसको फिर इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग-अलग कहा जा सकता है। कोई कहेगा ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी है, कोई कहेगा कि नहीं ये पॉलिटिकल वीकनेसेस थी राजा की, इसके लिए वो मिनिस्टर ने टेक ओवर कर दिया सर, है ना, समझे। तो इंटरप्रिटेशंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू दिस पार्ट इन हिस्ट्री बट लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहानी क्या थी सर, है ना, चाचनामा की कहानी। आपको सिंध के अंदर ये राजा दाहिर का बैकग्राउंड समझ में आ गया क्योंकि हमें तो बेसिकली बैकग्राउंड से ही थोड़ा बहुत निस्बत है, ज्यादा हम लोग नहीं जानते। अब देखिए होता क्या है सर, ठीक है ना। वी विल फाइंड कि करीबन 712 के आसपास का पीरियड था सर, है ना, समझे। और 711 में इसके लिए उसने पहली बार दो सेनापतियों को भेजा था सर, है ना, समझे। एक उबैदुल्लाह मैंने बताया और दूसरा एक और व्यक्ति था सर 711 में बट दे वर नॉट सक्सेसफुल सर, है ना, समझ गए, ओके। 712 में वी विल सी कि कासिम को भेजा गया सर, है ना। मोहम्मद बिन कासिम वाज स्पेसिफिकली कि तुम सिंध को जीत के आओ सर, है ना। एक्चुअली कहानी ये है कि कासिम वाज आल्सो वन ऑफ द सन इन लॉ ऑफ हजाज सर, ठीक है, समझे। और उसको कहा जाता है कि तुम अपनी सेना क्रिएट करो, तैयार करो और उसके बाद पहुंचो सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज़ द अरब्स हैड एंटर्ड फ्रॉम बगदाद अप इन द रीजन्स ऑफ मकरान तो इनको यहां पे सपोर्ट था
वेस्ट एशिया का सपोर्ट था, इधर-उधर के लोग उनके साथ में सपोर्ट में थे, सर, ठीक है ना, समझे? विल आल्सो फाइंड कि ये जैसे-जैसे आगे चलेगा, वैसे-वैसे इसको और लोग सपोर्ट में आते रहे, सर, ठीक है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जब ये 712 के आस-पास आया, सर, ठीक है, तो इसको यहाँ सिंध के अंदर लोकल रूलर्स या लोकल डायनेस्टीज़ थी, वो भी थोड़ी बहुत खड़ी हो जाती है, सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ी होने का मतलब ये है कि जैसे आपको मेड्स करके कम्युनिटी मिलती है, मेड्स, है ना, समझे? तो मेड वाज़ काइंड ऑफ लोकल कम्युनिटी व्हिच वाज़ रूलिंग लिविंग इन द सिंध रीजन, ओके, बट बिकॉज़ दे हैड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद राजा दाहिर ऑफ सिंध, ओके ना, समझे? दे केम इन सपोर्ट ऑफ द अरब्स, ऐसा बेसिकली हिस्ट्री की किताबों में कुछ-कुछ में लिखा गया है, सर, ठीक है? एंड इस तरह से विल सी कि इन्होंने मकरान के समुद्र किनारे से, सर, है ना, मतलब कोस्टल टू कोस्टल एरिया में आए, ऊपर की तरफ नहीं आए, पहले एक दो दफा बोलान के थ्रू आने की कोशिश की थी, पर बोलान के थ्रू मार पड़ गया था, सर, ठीक है? देन दे केम फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़, है ना, पूरा का पूरा बगदाद से नीचे की तरफ से आते-आते दे केम फ्रॉम द कोस्ट, है ना, मकरान कोस्ट, ग्वादर वाले रीजन से, ग्वादर और क्या कहते हैं अपना छाबहार वाले रीजन से, एंड दे एंटर्ड इन द रीजन्स ऑफ देबूल, सर, है ना, समझे? अब ये सबसे पहले वी विल सी कि लोकल एरियाज़ में डोमिनेट करते हैं, वहाँ जितने भी एरियाज़ जीते वहाँ उन्होंने अपनी सेना बड़ी कर दी, सर, है ना, समझे? समझे? तो इनिशियली कुछ 15, 20, 25 हज़ार लोगों से निकले थे, पर जैसे-जैसे इस तरफ आया ना, ये क्या कह सकते हैं कासिम, उसने अपनी संख्या बढ़ा दी थी। संख्या बढ़ाने का मतलब ये है कि ही हैड मोर नंबर ऑफ पीपल एंड बेसिकली सोल्जर्स जॉइनिंग द आर्मी एज़ वेल, सर, ठीक है? और यहाँ वो देबूल पहुँचा। देखिए देबूल यूज्ड टू बी वेरी इंपोर्टेंट पोर्ट फॉर सिंध, है ना, समझे? बिकॉज़ इट वाज़ द इकोनॉमिक वी कैन से हब, है ना, जहाँ से वेस्ट एशिया के साथ वी विल सी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ, इवन साउथ एशिया के साथ भी व्यापार हो रहा था, सर, ठीक है, समझे? समझे? एंड वी विल सी कि इसको लेके फिर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब देखिए राजा दाहिर तो नहीं थे वहाँ पे, सर, ठीक है? पर दाहिर के एक रिश्तेदार थे, सर, जो उनके नेफ्यू थे या कोई थे, वो वाज़ फाइटिंग एट द देबूल, सर, है ना, समझे? तो देबुल पोर्ट के ऊपर इसने अटैक किया। देखिए वो कर सकता था तो ऊपर की तरफ जाता, है ना, बट इनको पता था कि इकोनॉमी तोड़ेंगे तो पॉलिटिकली भी ये वीक होंगे, सर, है ना, समझे? सो देबुल ट्राइड टू रेजिस्ट अगेंस्ट द अरब्स, है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट इज सेड कि देबुल के लोगों ने बहुत सारा रेजिस्टेंस दिखाया इनके सामने, कॉन्फ्लिक्ट के सामने हमें ये पता चलता है कि वी विल सी की संघर्ष दिखाया और अरब्स ने बहुत वी विल सी की इनके ऊपर प्रेशर डाला, लड़ाई की, सर, अटैक किया कंटीन्यूअसली, बट देबुल डिड नॉट सरेंडर, सर, है ना, समझे? देबुल ने इनिशियल पीरियड में सरेंडर नहीं किया, सर, ठीक है? अब मजे की बात ये है कि देबुल में कहानी चलती थी। कहानी ये चलती थी कि एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर एक ध्वजा थी, सर, देयर टू बी फ्लैग, ओके ना, समझे? जब तक वो मंदिर के ऊपर फ्लैग रहेगा तब तक देबुल आप जीत नहीं पाओगे, मतलब बेसिकली बाहर का कोई व्यक्ति देबुल नहीं जीत सकता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ देबुल के अंदर ये मंदिर की जो मान्यता थी वो बड़ी लोगों के लिए भी सिग्निफिकेंट थी, लोग भी लड़ रहे थे। इन बिटवीन हुआ क्या कि बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, तो राजा दाहिर का ही एक और मंत्री था, सर, है ना, समझे? वो भी शायद ब्राह्मण मंत्री था, सर, ठीक है? उसने जाके वो ध्वजा उतार दी, सर, है ना, और ऐसा कहते हैं कि देबुल का जो प्रोटेक्शन था काइंड ऑफ, है ना, वो जो फ्लैग की सॉवरेनिटी थी वो टूट जाती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम देबुल के अंदर इनिशियली जो अरब्स घुस नहीं पा रहे थे वो फिर घुसते हैं, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और उसके बाद फिर तहस-नहस हो गया, सर, है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये कहते हैं कि कासिम ने देबुल जीता, सर, है ना, वहाँ मैसेकर हुआ एक बहुत बड़ा, सर, ठीक है? काफ़ी लोग भाग भी गए, सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देबुल से फिर ये सिंध के अलग-अलग विस्तारों में घूमा, सर, है ना, समझे? समझे? तो नेरून करके एक जगह है, सेवान करके एक जगह है, सर, ठीक है? वहाँ ये राजा दाहिर को ढूँढते-ढूँढते पहुँचा कि कहाँ गया है, सर, ठीक है, समझे? समझे? वी विल आल्सो फाइंड कि इस पीरियड में ये जो अरब्स थे उन्होंने नेरून और सेवान में बुद्धि लोगों को देखा, बुद्धि मतलब बुद्धिस्ट लोग थे, सर, ठीक है, समझे? एंड वी विल कम टू नो कि दे वर सरप्राइज्ड टू सी कि भई यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी एक्जिस्ट कर रही है, सर, है ना, समझे? अब उससे बेसिकली बात आगे चलती है और फिर ये राजा दाहिर को पता चला कि वी आर लूजिंग आउट मल्टीपल फ्रंट्स, ओके, एंड वी नीड टू हैव रेइंफोर्समेंट, है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये राजा दाहिर ऊपर की तरफ से है ना, इंडस की तरफ से है ना, तो ये नीचे से वी विल सी कि ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएगी, सर, है ना, समझे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर फ्रॉम नहीं देबुल है, देबुल एंड दाइबुल, DAYBUL, समझे? देवाल करके कोई जगह मेरे को तो याद नहीं आ रही है, इट इज़ देबुल ओनली, सर, दाइबुल या देबुल, सर, है ना, DBUL या DAYBUL, है ना, तो मतलब दोनों नाम से पूछा जाता है, सर, ओके। फिर कासिम राजा दाहिर के साथ लड़ने के लिए इंडस की तरफ गया क्योंकि राजा दाहिर का कैपिटल था ब्राह्मणाबाद ऊपर की तरफ था, सर, ठीक है? सो दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, सर, है ना, तो इंडस के ऊपर फिर इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई। एक्चुअली इंडस नदी के दोनों तरफ थे, एक साइड के ऊपर राजा दाहिर की सेना थी एंड ऑन द अदर साइड इट वाज़ कासिम हू हैड फाइट, सर, ठीक है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वहाँ आपको रावर करके या राउर करके एक जगह देखने को मिलती है, सर, ठीक है ना, समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हाथी का उपयोग करके इनके साथ संघर्ष होता है, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये संघर्ष के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो पूरी कहानी है वो चेंज हो गई और राजा दाहिर जो उस पीरियड के अंदर बहुत खतरनाक फाइट कर रहे थे, वो लड़ते-लड़ते मारे गए थे, ठीक है? दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम वेयर वी विल कम टू नो कि रावर में मतलब जस्ट देबुल और ब्राह्मणाबाद के बीच में वहाँ दाहिर की सेना हारती है बहुत बड़ी मात्रा में। दाहिर की जो वाइफ थी और उनके साथ और भी जो क्वीन्स और वुमेन हुआ करती थी, उन्होंने जौहर किया था, सर, ठीक है? तो जौहर की आपको एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं, सर, ठीक है ना? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस एज़ वेल, सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि यहाँ से ही टू सेफगार्ड देमसेल्व्स क्योंकि ये अरब्स आते थे तो बेसिकली दे यूज्ड टू टेक वुमेन इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स एज़ वेल, सर, ठीक है ना? समझे? तो स्लेव्स के रूप में दासी बना के लेके जाते थे, तो दे डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी एंड नॉट टू बिकम स्लेव्स ऑफ द अरब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से फिर ये ब्राह्मणाबाद की तरफ गया, सर, ब्राह्मणाबाद यूज्ड टू द मेन कैपिटल, सर, ओके। अब दाहिर तो बचे नहीं थे, तो दाहिर के संतान थे जय सिंह, सर, है ना, समझे? सो जय सिंह यूज्ड टू लाइक ही मेंटेन द होल्ड, सर, है ना, समझे? और जय सिंह ने कंटीन्यूअसली फाइट किया, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट जय सिंह रियलाइज्ड दिस पार्ट कि इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द ऑनस्लॉट्स ऑफ द अरब्स, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जय सिंह ब्राह्मणाबाद छोड़ देते हैं, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ब्राह्मणाबाद छोड़ने के बाद वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और भी रीजन्स के अंदर, सर, है ना, समझे? तो एक साइड के ऊपर हमें पता चलता है कि ब्राह्मणाबाद भी गया, सर, है ना। इनफैक्ट इस पीरियड में राजा दाहिर की एक और वाइफ थी और उनकी 2 बेटियां थी, उसको भी कासिम ने दे दिया, सर, ठीक है ना, समझे? ये दोनों बेटियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक का नाम है सूर्या देवी और दूसरे का नाम है प्रेमल देवी। अब बोथ दिस डॉटर्स एक्चुअली विल बी टेकिंग रिवेंज ऑन कासिम, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता देता हूँ, सर, ठीक है? और जेएल मेहता ने भी उसके ऊपर लिखा है और इसकी लंबी कहानी आपको मिलती है, सर, ठीक है? वहाँ से ये रोड की तरफ गए या अरोड़ की तरफ गए, सर, ठीक है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ब्राह्मणाबाद में मेन किला था, अरोड़ यूज्ड टू बी द कैपिटल पार्ट, सर, है ना, समझे? वहाँ पे ये लोग जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सिंध के ऊपर अपना दबदबा एस्टैब्लिश करते हैं। तो देबुल से नेरून, सेवान, सेवान से ब्राह्मणाबाद, बीच में आपको बेसिकली अरोड़ देखने को मिलता है, अरोड़ देखने को मिलता है और उसके बाद इसका ध्यान गया कि भाई देखो यार सिंध तो जीता है, पर सिंध की जो ट्रेडिंग है वो मूल स्थान से होती है, सर। कौन सी जगह है? मूल स्थान। मूल स्थान मतलब द ओरिजिनल प्लेस, है ना? वो आज की तारीख में क्या बन गया है? मूलतान, सर, ठीक है ना, समझे? तो इट इज ऑन द अपर इंडस, सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली वी कैन से वेरी फ्लरिशिंग सिटी ऑफ दैट टाइम, सर, है ना, समझे? तो उस पीरियड में सबसे फ्लरिशिंग ये था, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कासिम रियलाइज्ड दिस पार्ट कि बाय विनिंग ओवर सिंध ही वोंट बी एबल टू गेट द रिसोर्सेज, ओके ना, समझे? सो ही हैड टू गो टुवर्ड्स द मूल स्थान, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग रुके हुए हैं और सिंध से काफी लोग निकल के ऊपर की तरफ गए थे, अपर इंडस की तरफ। तो ही डिसाइडेड टू एंटर टुवर्ड्स मूल स्थान, सर, है ना, समझे? मूल स्थान में जाने की कोशिश भी कर रहा है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ही इज ट्राइंग टू एंटर मुल्तान बट समहाउ वी विल सी कि उसको एंट्री नहीं मिल रही है। इसमें भी गद्दारी हुई, सर, है ना? यहाँ पे एक लोकल बंदे ने कहा कि पीछे ये जो किला है मुल्तान का फोर्ट हुआ करता था, ये फोर्ट का पानी का सप्लाई यहाँ से आ रहा है, उसको काट दो तो फिर ये भूखे रहेंगे तो बाहर निकल के आएंगे, सर, ठीक है ना, समझे? तो इस तरह से उसने मुल्तान कैप्चर किया, सर, ठीक है ना, समझे? मुल्तान कैप्चर किया, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इस तरह से हमको ये पता चलता है कि इनका प्लान तो ऐसा था कि ये लोग बेसिकली मुल्तान से अपना नॉर्थ की तरफ जाए, सर, है ना, समझे? अब आप देखिए कि कहानी आपको ये मिलती है कि
द प्लान ऑफ कासिम वाज दैट कि ही विल बी सेंडिंग एन आर्मी टू रीच ओवर कन्नौज, क्योंकि 712 में कन्नौज तो इंडिया का इंपीरियल कैपिटल के रूप में निकल के आ चुका है। देखिए अभी भी गुर्जर प्रतिहार की उदय नहीं हुई, गुर्जर प्रतिहार करीबन 740 के आसपास मतलब प्रॉपर निकल के आएंगे सर, ठीक है। बट कासिम हैड अ प्लान टू सेंड हिज आर्मी टुवर्ड्स कन्नौज सर, ओके, बट समहाउ वी विल सी कि दे वर नॉट एबल टू डू दैट, है ना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए कि कासिम के साथ ये हुआ कि बाय दैट टाइम ही वाज कॉल्ड बैक सर, है ना। कॉल बैक का मतलब ये है कि देयर मल्टीपल वी कैन से इंटरप्रिटेशन टू दिस, है ना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि कासिम को 712 713 के ट्रांजिशन के अंदर 715 तक आते आते अब विल सी कि वापस बुलाया जा रहा था, और बुलाने के पीछे का इंटेंशन ये था कि खलीफा ने उसको याद किया था सर, ठीक है ना, समझे। और जब खलीफा ने उसको याद किया था तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही डिसाइडेड टू टेक बैक द डॉटर्स ऑफ राजा दाहिर, है ना। मैंने आपको सूर्या देवी और प्रेमल देवी के बारे में बताया सर, ठीक है ना, समझे। इन दोनों डॉटर को ये वापस लेके जा रहा था सर, है ना, और ये लेके एज अ गिफ्ट खलीफा को देने की बात करेगा सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इट इज सेड दैट ये दोनों की दोनों वहां पे गई सर, है ना, समझे। और खलीफा के कोर्ट में जाके इन्होंने बेसिकली कासिम का कच्चा चिट्ठा खोला और कहा कि आपको ये गिफ्ट के रूप में हमें देने की कोशिश कर रहा है, पर रास्ते में इसने हमारे साथ छेड़खानी किया है और हम वैसे नहीं रहे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, ठीक है। तो इसके कारण खलीफा बौखला गया, तो खलीफा ने कासिम को मार दिया। लेटर ऑन दोनों की दोनों ये जो बेटियां थी हंसने लग गई और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो बदला ले रहे थे कि मौत बिन कासिम ने हमारे साथ क्या किया सर, ठीक है, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये पूरी की पूरी घटना बनती है और ऐसा कहते हैं कि वी विल सी कि ये कासिम को खत्म करवा दिया और फिर खलीफा की भी मृत्यु। एक्चुअली दो घटना बनती है सर, है ना। खलीफा के कोर्ट में दो प्रकार के लोग थे, एक तो थे प्रो कासिम और प्रो हज्जाज, है ना। प्रो कासिम और प्रो हज्जाज का मतलब क्या है सर, ठीक है। कासिम सेनापति था हज्जाज का, हज्जाज कौन था, गवर्नर ऑफ बगदाद, है ना। ये दोनों बेसिकली जमाई और ससुर भी लगते थे सर, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस लोगों को लग रहा था कि ये दोनों के दोनों जमाई और ससुर खलीफा की गादी पलटा देंगे और इसके लिए उनको वापस बुलाया जाए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जब वापस आए उसके बाद ये प्रेमल देवी और सूर्या देवी ने गेम की एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इनकी विकेट चली गई सर, है ना, समझे। तो करीबन 715 के आसपास का ये पीरियड है सर, इट इज अ पीरियड ऑफ 715 सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल कम टू नो कि ये जो खलीफेट सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन ये होता है कि वी विल सी कि ये जो गवर्नर है और जो सिंध को जिसने जीता था उसको वापस बुला दिया गया सर, ठीक है। अब देखिए दो चीजें आपको मिलती है। पहली चीज हमें मिलती है कि सिंध में अभी भी एक व्यक्ति जिंदा है जिसका नाम था जय सिंह सर, है ना। मैंने आपको बताया था कौन था जय सिंह सर, ठीक है ना, समझे। जय सिंह यूज्ड टू बी द सन ऑफ राजा दाहिर सर, ही स्टिल अलाइव सर, है ना, समझे। तो जब ये कांड हुआ ना सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कासिम वाला कांड, तो जय सिंह हैड एक्चुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम सर, है ना, वो इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने अरबों के नीचे अपने आप को रहने के लिए माना सर, ठीक है ना, समझे। बट जैसे ही उनको समझ में आया कि कासिम ने कट लिया है और यहाँ तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई है और अरबों की खुद की हालत खराब हो गई है, तो उन्होंने फिर से वी विल सी कि अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की सर, ओके। बाय द टाइम अरब्स में नए खलीफा आ चुके हैं सर, ठीक है ना, और उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम नए ऑफिशियल्स को नए गवर्नर्स को सिंध की तरफ भेजा सर, है ना, समझे। इसमें आप देखोगे तो वी विल सी कि जुनैद और तमीम करके, है ना, दो सेनापतियों को भेजा गया और कहा गया कि तुम एक काम करो, जाके यहाँ पे एस्टैब्लिश करो। एक्चुअली हुआ क्या कि खलीफेट सिस्टम में बहुत बड़ी एक भूचाल आ गई थी। खलीफेट सिस्टम मैंने आपको बताया पहले चार खलीफा थे, राइट सर, है ना। अबू बकर थे, फिर उमर थे, उस्मान थे और अली थे सर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। बट देन विल सी दमास्कस की खलीफा शुरू हुई। दमास्कस मतलब सीरिया से खलीफा है ना, मुवैया। ये मुवैया की जो दमास्कस की खलीफा है उसमें भी क्रांति होगी 750 में आसपास, 749 के आसपास। और खलीफेट सिस्टम में बहुत बड़ा भूचाल आया। भूचाल इस तरह से आया कि दमास्कस जो सीरिया का मेन इंपीरियल या खलीफा का कोर्ट था वहां पे कू हो गया और कू के बाद नई खलीफेट सिस्टम निकल के आई बेसिकली बगदाद के अंदर से सर, ठीक है समझे। तो करीबन 750 के आसपास, है ना, खलीफा के अंदर भी भूकंप आ रहा है। भारत में जब अरबों की एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा भूकंप आ गया और इसका परिणाम ये रहा कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आई। तो जुनैद और तमीम करके दो अरब सेनापतियों को वेस्टर्न इंडिया की तरफ आने के लिए कहा गया और कहा गया कि सिंध को रिकैप्चर कैप्चर तो किया हुआ है पर सिंध के बाहर तरफ आओ सर, है ना, समझे। सो दे डिसाइडेड टू एंटर टू द वेस्टर्न पार्ट बट देन 750 तक आते थे तो गुर्जर प्रतिहार आ चुके थे एंड बिकॉज़ द गुर्जर प्रतिहार हैड सेटल्ड देमसेल्व्स, ओके ना, समझे। बाय द टाइम दे वर वेरी मच पावरफुल, ओके, सो दे विल बी डिफीटिंग द अरब्स, ओके। सो अरब्स के साथ ये होता है कि दे विल ओनली बी लिविंग अप टिल द रीजन्स ऑफ सिंध एंड मुल्तान और एक हद से ज्यादा वी विल सी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक हद से ज्यादा नहीं चल पाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो करीबन 100 150 साल तक इनका प्रभाव रहा सर, है ना, समझे। इन्होंने फिर दो ब्रांच के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, एक मुल्तान के अरब सर, है ना, समझे, और दूसरे मंसूरा के अरब सर, ठीक है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ द अरब्स इन इंडिया दैट कंटिन्यू टू लिव अंडर द खलीफा ऑफ बगदाद, है ना, क्योंकि अब नई खलीफेट सिस्टम बगदाद से निकल के आई थी तो वहां से ये लोग चल रहे थे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि इनकी इंपैक्ट के ऊपर आपको सवाल आएगा सर, ओके। तो देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री से कभी सवाल नहीं आएगा सर, है ना। जो भी सवाल आएगा उसकी इंपैक्ट से आएगा। इंपैक्ट का मतलब ये है कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अरब्स इन इंडिया, व्हाट वाज द ओवरऑल इफेक्ट्स और कंसीक्वेंसेस ऑफ द अरब्स इन इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। वी आल्सो नीड टू सी दिस पार्ट कि क्या ये सक्सेसफुल थे कि नहीं थे और हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सकाल शक्यता है। अभी तक तो यूपीएससी ने पूछा ही नहीं है अरब इन्वेजन से सर, ठीक है ना, समझे। मतलब आप पुराना क्वेश्चंस भी देख लोगे तो गजनी गुरी के ऊपर से बहुत सारे आए हैं सवाल सर, ठीक है। राजपूत हिस्ट्री के ऊपर से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं सर, ठीक है ना, समझे। अब तुर्किश रूल के ऊपर से बहुत सारे आए हैं, घुरिद के इन्वेजन के ऊपर से आए हैं सर, बट दे हैव नेवर आस्क्ड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अरब सर, है ना, समझे। मतलब मैं आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी ओवरऑल देखोगे तो कहीं पे भी अल बिरूनी के ऊपर लिखा है। अल बिरूनी के ऊपर इस बार भी मेंस के अंदर सवाल आ चुका था, वो तो गजनी के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। पर अरब इन्वेजन से कहीं नहीं आया है सर, सो दे हैव नेवर आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। तो हम बेसिकली इसका एक ओवरऑल इंपैक्ट देख लेते हैं तो होपफुली आपको आगे वाला पार्ट समझ में आ गया कि अरब की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है और ये कैसे आए थे सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इसने देवुल जीता और देवुल के बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ब्राह्मणाबाद गया, अरोर की लड़ाई होती है, दाहिर की मृत्यु हो गई सर, है ना, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जय सिंह बेसिकली उसके बाद शासक के रूप में उनके संतान थे, वो कंटिन्यू करते रहे सर्वाइव रूप में, फिर ये मुल्तान की तरफ गया सर, ठीक है ना, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर मुल्तान से ही वाज कॉल्ड बैक, है ना, क्योंकि हज्जाज की मृत्यु हुई थी एंड साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चलता है कि कासिम के ऊपर आरोप लगा कि भाई उसने गलत किया है सर, ठीक है, तो खलीफा ने उसको मरवा दिया एंड लेटर ऑन फिर जय सिंह ब्राह्मणाबाद को फिर से रीऑक्यूपाई करते हैं सर, है ना, समझे। फिर उसके बाद जुनैद आए, जुनैद और तमीम सर, है ना, इन दोनों ने आके ओवर पीरियड ऑफ टाइम भारत में फिर से पॉलिटिकल अटैक करने की कोशिश की बट नाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल मच वे सर, है ना। तो सिंध कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द होल्ड ऑफ द अरब्स बट नॉट द अदर एरियाज दे वर टू सर, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ 800 850 70s के पीरियड के ट्रांजिशन में हमें पता चल रहा है कि जो अरब्स है, ठीक है ना, समझे। जस्ट अ सेकंड सर, ये टूट गया, एक मिनट, हाँ, ब्रेक ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक।
हेलो, हाय हाय हाय, आवाज आ रही है? अपने पानीपत का जो स्टैंड है वो टूट गया सर। तो चालू क्लास में धोखा दे दिया, तो मतलब उसको भी हैंग करना पड़ेगा। मतलब माइक तो ठीक है, पर वो स्टैंड टूट गया सर, है ना? ये तो होना ही था। मतलब टूट नहीं गया है, उसका बेस प्लेट निकल गया। एक्चुअली वो थोड़ा स्टेबल नहीं है सर, मेरे को भी वायरलेस पे जाना पड़ा, बट टेम्पररी चलेगा सर, है ना? हम क्या बात कर रहे थे? हम आरबो के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे थे, है ना? नहीं, उसको हैंग करने के लिए मेरे को कहीं और लगना पड़ेगा। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अबाउट द हैंगिंग पार्ट सर, है ना? उसको कैसे हैंग करूँ वो थोड़ा सवाल है, बट नहीं, उसको ड्रिल करवा दूंगा। आई ड्रिल इट डाउन, उसको ड्रिल करवा दूंगा। ड्रिल करने के बाद नहीं टूटेगा ना। प्लान बी, प्लान सी भी, ये 3-4 माइक है अपने पास। ओके, तो एक टूटेगा, दूसरा आएगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा आएगा सर। चलिए सर, है ना, हम लोग बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द अरब इन्वेजन एंड द अरब कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या-क्या चीजें हुई थी और क्यों इसकी इम्पैक्ट रहती है। देखिए, दो प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल सी दैट रशीदुन खलीफाओं के द्वारा और उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो उमैयद खलीफा है, इन दोनों के द्वारा वी विल सी कि अरब्स को या सिंध को जीतने की कोशिश की गई। एंड उसके बाद की कहानी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लिखना क्यों है सर? अब ये लिखा नहीं जा रहा है सर, है ना? रुको एक बार रिप्रेस और करते हैं सर। हाँ, तो धोखा ही धोखा है सर। तो चालू क्लास में तो माइक का स्टैंड टूट गया। लिखा नहीं जा रहा है। इट इज आई एम नॉट एबल टू राइट। माइक मतलब माउस से भी नहीं चल रहा है। ऐसे तो नॉर्मली माउस से तो चल जाता है, अब तो माउस से भी नहीं चल रहा है। हेलो हेलो, माउस चल तो रहा है, यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, सिस्टम पे नहीं चल रहा है। इसका प्लान भी नहीं है कोई मेरे पास। आ गया आ गया, मेरे को लगा नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं बंद करके चालू करता हूँ, रुकिए। चलिए सर, माउस से पढ़ा देता हूँ, तो छोड़ो सर, ना आज लिखने का मेरे को लग नहीं रहा होगा, ना थोड़ा कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। खैर चलिए। तो हम बेसिकली स्लाइड से पढ़ लेंगे, ऐसे भी आज मतलब है ना ढंग का हो नहीं रहा है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे? तो ग्रेजुअली अरब्स इंडिया की तरफ आए और ये खलीफेट सिस्टम की आपको कहानी मैंने बता दी कि खलीफेट कैसे हुए, समझे? तो उमर ने इनिशियली वी विल सी कि पहले एक्सपीडिशंस भेजे थे, बट समहाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम अली के समय पे ये भारत की तरफ आए थे सर, ठीक है, बट दे वर नॉट आल्सो दैट मच सक्सेसफुल, ओके। फिर राजा दाहिर आए। राजा दाहिर मैंने आपको बताया कि कैसे सत्ता के ऊपर आते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। 711-12 में अरब और सिंध के बीच में हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हो जाती है सर, ओके ना? ओवर पीरियड ऑफ टाइम हजाज जो इनका गवर्नर था बगदाद का, उसने दाहिर को कहा कि भाई ये देवुल नाम का जो समुद्र किनारा है, पोर्ट है, वहां से अरबों को परेशान किया जा रहा है और आपको उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो दाहिर ने मना किया और हजाज ने फिर दो एक्सपीडिशन भेजे, एक उबैदुल्लाह के रूप में और एक बुदैल के रूप में, मैंने बताया सर, है ना? और 711 में दोनों के दोनों को वापस भेज दिया। फिर कासिम आया सर, ठीक है? तो कासिम ने सी और लैंड रूट दोनों से भेजा था। एक सेना की टुकड़ी भेजी थी, एक समुद्र के थ्रू जमीन के थ्रू टुकड़ी भेजी थी। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि मकरान का समुद्र किनारे लोग जीते जीते देवुल की तरफ पहुंचे सर, ठीक है, समझे? तो लैंड और सी दोनों तरफ से अटैक हुआ, बड़ी आर्मी लेके आए। राजा दाहिर के पास विल सी की कोई ऑप्शन था नहीं। और फिर इनिशियली तो मैं कहता हूं कि देवुल ने भी कॉन्फ्लिक्ट किया या रोका अपने आप को, बट समहाउ दे वर नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल सर। फिर ये नेहरू जीते हैदराबाद के अंदर, सिंध के अंदर। ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेवान जीते, ये सिस्तान कहते हैं उसको सर, ठीक है? फिर ग्रेजुअली रावर की लड़ाई हुई। रावर की लड़ाई के अंदर अरब्स और जीते हैं और फाइनली ये लोग ब्राह्मणाबाद जीते हैं। ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर को खत्म कर दिया गया और उसके बाद से ही विल कम टू नो कि ये लोग आगे चलते हैं। चाचनामा में दोहर के बारे में, ये जौहर के बारे में पता चलता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया सर, ठीक है? उसके बाद अबरोड की लड़ाई होती है, रोड की लड़ाई कहते हैं सर, ठीक है ना? समझे? जहां राजा सही सिंह जो थे दाहिर के संतान, उन्होंने लड़ाई की थी सर, ठीक है ना? समझे? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि ये जो दाहिर की जो फैमिली थी वो इनके हाथ में आ गई सर, है ना? तो और इसमें सूर्य देवी है, सूर्य देवी के रूप में, प्रेमल देवी, दोनों की दोनों डॉटर्स थी जो दाहिर के बेटी थी और इन्होंने बदला लिया सर, ठीक है ना? समझे? ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि मुल्तान के ऊपर अटैक किया, मुल्तान में भट्टी राजपूत से और लोकल रूलर्स से सर, है ना? समझे? मुल्तान से बहुत पैसा कमाया एंड फाइनली उसी की कासिम को वापस बुलाया गया बिकॉज़ ऑफ द कोर्ट पॉलिटिक्स, है ना? वहां कोर्ट पॉलिटिक्स होती है और उसके बाद उसको मार दिया गया, जो मैंने कहानी के अंदर बताया कि क्या हुआ था सर, ठीक है? ये जेल मेहता ने भी आप देखोगे बुक के अंदर लिखा है, छोटी सी एक लाइन नीचे स्टिक करके लिखी है कि व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू द डॉटर्स ऑफ राजा दाहिर एंड हाउ दे एक्चुअली टुक रिवेंज ऑफ द ह्यूमिलिएशन दैट हिज फादर एंड फैमिली हैज टू फेस सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जय सिंह वापस आए, जय सिंह ने फिर से रिकैप्चर किया सत्ता को एंड देन उसके बाद नए खलीफा आए सर, ठीक है? उमर 2 कहते हैं ये खलीफा को, इन्होंने फिर से रिकैप्चर करने का आदेश दिया सर, ओके ना? समझे? देन फिर खलीफा आते रहे, हम लोग सबके ऊपर नहीं जाएंगे, बट जुनैद करके एक गवर्नर को भेजा गया सर, है ना? जुनैद आके फिर से अपना दबदबा एस्टैब्लिश करता है एंड फिर फाइनली ये लोग गुजरात की तरफ आने की कोशिश करेंगे, वेस्ट इंडिया की तरफ आएंगे सर, ओके। और गुजर प्रतिहार जो थे, गुजर प्रतिहार ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़े डोमिनेटिंग कंडीशन में आ चुके थे, उन्होंने अरबों को रोका और फिर तब तक दमास्कस का जो खलीफेट है वो टूट गया और नया खलीफेट आया अब्बासिद खलीफेट। ये अब्बासिद खलीफेट कहां पे आया? बगदाद के अंदर, है ना? तो इनिशियली उमैयद खलीफेट था जो मुअय्या के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था दमास्कस में, दमास्क में जो सीरिया में आया हुआ है। उसके बाद अब्बासिद खलीफेट आया, अब्बासिद खलीफेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बगदाद में निकल के आया सर, है ना? तो यहाँ से चाचनामा की इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो जाती है कि चाचनामा का इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा अरब्स की इन्वेजन की इंपैक्ट इंडिया में क्या रहती है सर, है ना? समझे? अब देखिए कि चाचनामा एक ऐसी बुक है जो बेसिकली सिंध के हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, राजा चाच के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि चाच वाज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ सिंध, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? तो आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मिडिवल इंडिया की हिस्टोग्राफी आती है ना सर, है ना? समझे? तो जो मिडिवल इंडिया की हिस्टोग्राफी आती है उसके कंटेक्स्ट में चीजें पता होनी चाहिए कि भाई व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट एंड व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ राजा चाच एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोग्राफी सर, है ना? समझे? तो हिस्टोग्राफिकल ट्रेडिशन से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें ये किताब का इतिहास पता होना चाहिए सर, है ना? समझे? अच्छा मैं स्क्रिबल कर रहा हूं, आपको दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? स्क्रिबल का मतलब है कि जो यार पेन के बिना सब अधूरा लगता है सर। पॉइंटर हिल रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या? पॉइंटर हिल रहा है सर, क्योंकि द पॉइंटर पॉइंटर इज आल्सो नॉट, अब पॉइंटर हिल रहा होगा सर, माउस से तो पॉइंटर हिल रहा होगा, अब तो हिल रहा है। अभी पॉइंटर नहीं हिल रहा है सर, ठीक। पॉइंटर नहीं दिख रहा आपको? अच्छा आप मार्किंग कर रहा हो तो पॉइंटर तो मूव कर रहा है ना सर, ओके ना? पॉइंटर अभी भी मार्क नहीं कर, मूव नहीं कर रहा है क्या? नॉर्मल पेन से पेन टेप वर्क नहीं होता, कैसे नॉर्मल पेन से, है ना? समझे? यार आप भी यार कैसा सर, समझे?
कैसे काम करेगा बाबा सर, टेक्नोलॉजी है पूरा का पूरा सर, सारी पेन से कैसे चलेगा सर, क्या चलेगा, लेट मी कम बैक टू द पार्ट। ओके, पॉइंटर इसके लिए क्योंकि अभी तो माउस हिला, मतलब आई एम यूजिंग द माउस, ओके, पर माउस ये पेन नहीं चल रही है सर, नॉट एबल टू वर्क ऑन द पेन, इसको खैर एक्चुअली सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू द पार्ट। ओके, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री सर। देखिए चार्चनामा की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और चार्चनामा की इंपॉर्टेंस इसके लिए क्योंकि चार्चनामा इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या नॉलेज देता है। देखिए चार्चनामा ओरिजिनली लिखा गया था वीएलसी के अरबिक में सर, समझे, क्योंकि ये जो भारत आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने उसके कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि वे चार्ज करके जो राजा थे उनकी हिस्ट्री आपको मिलती है सर, ठीक है समझे। दूसरी कहानी, चार्चनामा ओरिजिनल फॉर्मेट में जो लिखा गया था वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ओके। तो चार्चनामा की जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो करीब 12 से लेकर 13 सेंचुरी में हुई थी सर, ओके। तो वो हमारे पास अवेलेबल है सर, तो इवन व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ चार्चनामा, चार्चनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन द अरबिक लैंग्वेज सर, ठीक है। फिर एक कूफी करके एक ऑथर थे, अबू बकर कूफी सर, समझे। एक्चुअली अबू बकर तो मैंने बताया कि खलीफा के साथ जुड़ा हुआ नाम है, तो बहुत लोग हिस्ट्री के अंदर इस्लाम में आपको अबू बकर का नाम आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है समझे। तो चार्चनामा में बेसिकली कहानी लिखी गई है कि सिंध का इतिहास कौन था, किस तरह से ये लोग बेसिकली दिखाए गए और कहां से ये लोग निकल के आए थे सर, समझे। तो ओरिजिनली अरबिक टेक्स्ट के रूप में था, मोस्ट ऑफ द अरबिक टेक्स्ट के रूप में था, बट लेटर ऑन इसका पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ है सर, ठीक है। तो इसमें जो चार्च राजा है उसकी कहानी है कि ये कैसे सत्ता के ऊपर आए सर, समझे। और उच्च करके एक शहर था सिंध में, सिंध और मतलब मुल्तान से लेकर देवल के बीच में सर, वहां पे आपको ये मिलता है। और फिर ओरिजिनली ये पर्शियन में फिर ट्रांसलेट किया गया, फिर फाइनली इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ सर, ओके। तो ऑब्वियस है कि एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री जब हम लोग चार्चनामा के अंदर देखेंगे, तो जब ट्रांसलेशन होता है ओरिजिनल सोर्स है सेकेंडरी सोर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई जो प्राइमरी सोर्स था वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। ऑब्वियस है कि प्राइमरी सोर्स जब सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो भी हिस्टोरिकल पास्ट और नॉलेज हमको मिलेगा वो 100% करेक्ट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है सर, समझ नहीं समझे। पर चार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। चार्च ने लिखा है कि, या चार्च के इतिहास के रूप में ये चीज लिखी गई है कि चार्च ने कैसे सत्ता हासिल किया है सर, ठीक है, समझे समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वो कैसे अपने फैमिली को एस्टैब्लिश करता है, कैसे फोर्स को एस्टैब्लिश करता है सर, ठीक है। और सिंध में फिर उनके संतान कैसे है, तो राजा दाहिर जो थे ना इनके संतान थे एक्चुअली, दाहिर और धरसिया ऐसे दो बेटे थे, उनमें दाहिर सबसे प्रोमिनेंट निकल के आएंगे सर, ठीक है समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि राजा दाहिर जब सत्ता के ऊपर है तब तक हमें पता चल रहा है कि सिंध में अरबों का इन्वेजन हुआ सर, ठीक है समझे। इनफैक्ट चार्चनामा में सिंध में अरब इन्वेजन के बारे में भी लिखा गया क्योंकि अरब के द्वारा ही लिखी गई थी, ऑब्वियस था कि दे वांटेड टू राइट। एक्चुअली नामा शब्द जो है ना ये पर्शियन है सर, ठीक है समझे। व्हाट डू मीन बाय द नामा सर, अकबरनामा, बाबरनामा, तुगलकनामा आपको मिलता है सर, ठीक है समझे। तो नामा मूलतः से बायोग्राफी के रूप में है एक तरह से सर, ठीक है समझे, वेरी ओके। तो ये पर्शियन इंटरप्रिटेशन के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ओके। तो चार्चनामा में फिर तीन कहानियां लिखी गई है सर, समझे। तीन कहानियों में राजा चार्च की कहानी है, दाहिर की कहानी है, खलीफाओं की कहानी है कि कैसे कासिम भारत में आया और फिर कासिम कैसे डाउनफॉल के अंदर चला गया सर, ठीक है समझे, वेरी ओके। इनफैक्ट चार्चनामा आल्सो टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द अरब्स इन इंडिया, कि अरब कैसे भारत के अंदर अपनी टैक्स व्यवस्था चलाते थे, किस तरह से उन्होंने वीएलसी की गवर्नेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है सर, ठीक है ना, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो वी कम टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी आल्सो कम टू नो अबाउट हाउ दे कॉन्कर्ड सिंध, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चार्चनामा में लिखा गया कि कहां प्लंडरिंग हुआ, कहां मैसेकर हुआ। ऑब्वियस है कि इतना बड़ा पॉलिटिकल अटैक हो रहा था सर, समझे। तो वहां लॉ एंड प्लंडरिंग और लूटपाट और ये सब बड़ी कॉमन आपको मिलेगी सर, ठीक है। ग्रेजुअली चार्चनामा में ये भी लिखा है कि कुछ कुछ लोकल लोगों को जिम्मीज के रूप में अलाउ किया गया था सर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से इस्लामिक स्टेट की इंटरप्रिटेशन को लेकर डिबेट चल के आती है। डिबेट ये थी कि जब अरब्स आए तो अरब्स ने वीएलसी की पूरी पूरे सिंध को, है ना, इस्लाम के फोल्ड में लाने की कोशिश की, बट समहाउ वीएलसी की नॉट ऑल पीपल वर रेडी टू फॉलो द फोल्ड ऑफ इस्लाम सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे केम अप विद मिडिल पाथ, मिडिल पाथ बेसिकली जो बाकी सारे विस्तार में भी था, और कहा गया कि भाई इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू पे द जजिया सर, समझे। तो विल गिव यू द काइंड ऑफ द गवर्नेंस दैट यू वांट, बट यू विल बी ट्रीटेड एज जिम्मीज, है ना। तो बेसिकली आप क्योंकि हमारे रिलीजियस फोल्ड ऑर्डर के अंदर नहीं मान रहे हो तो भाई आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे जो जजिया के रूप में है सर, ठीक है। और आपको जिम्मी का स्टेटस मिलेगा, जिम्मी का स्टेटस मिलेगा सर, ठीक है समझे। ये बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इसकी इंटरप्रिटेशन में फिर अलग-अलग डिबेट चली, मेडिवल इंडिया के ऊपर आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अरब्स वर नॉट एबल टू लाइक विन ओवर द पीपल ऑफ द सिंध, ओके। एंड दे रियलाइज दिस पार्ट कि इफ दे विल नॉट बी एबल टू विन ओवर द पीपल ऑफ सिंध इन अ ideological way, they won't be able to run the state, and that is one of the reasons कि those people who agreed to stay under the Arabs pay up the jizya over a period of time sir, okay. Many of them were also involved into administration as well, है ना। जैसे मुगलों के साथ हुआ कि मुगलों ने यहाँ के स्थानिक राजाओं को अपने साथ में लिया सर, ठीक है, and they were made part of the administration। वैसे अरब्स ने सबसे पहले ये किया सर, ठीक है, क्योंकि अरब्स को समझ में आ गया कि they won't be able to run the state and they won't be able to run the administration within the country sir, okay, and the local people will always be resisting against us, okay, so if they'll keep us resisting against us there is no point that we'll be able to make up an empire, फिर तो हमारी पूरी जिंदगी लड़ाई चलती रहेगी सर, ठीक है। तो local support was very much responsible, इसलिए चार्चनामा कहता है कि in some areas the Arabs used the kind of political या conflict का मैसेज लेके गए। in some areas when people were ready to surrender सर, है ना, समझे, the Arabs also made sure कि they will be taking their help and उनकी मदद से अपने आप को बेसिकली हेल्प करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे सर, ठीक है समझे। तो देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ लोकल्स एंड फॉरेनर्स इन सम एरियाज, देयर वाज अ प्लंडरिंग मैसेकर लूट, ये तो ऑब्वियस है, इट्स एन आउटकम ऑफ एन एवरी वॉर सर, है ना। हर एक युद्धों में आपको मिलता है, आज की तारीख में भी मिलता है, यूक्रेन रशिया के बीच में आप देखोगे यही चीज आपको मिलती है सर, ठीक है। मेनी ऑफ देम वर गिवन अपॉइंटमेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर, है ना। तो ब्राह्मणस वर गिवन स्टेटस ऑफ जिमी, कहा गया कि भाई देखो तुमको रिलीजियस स्टेटस के रूप में तुम नॉन मुस्लिम हो सर, ठीक है, इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हो, सो वी विल अपॉइंट यू बट यू हैव टू पे द टैक्सेस, ओके, समझे। तो इनिशियली कासिम के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन बनाई नहीं था एक्चुअली, है ना, क्योंकि कासिम तो हार्डली 2 ढाई साल रहा, उसमें लड़ाई करता रहा सर, ठीक है, और फिर उसकी हरकतें कुछ और तरफ थी सर, ओके। जुनैद और तमीम के समय पे ये सब चीजें होगी, क्यों, क्योंकि जुनैद और तमीम का टाइम ऐसा टाइम था जहां अरब ने कंसोलिडेट कर दिया था सिंध में सर, ठीक है। तो बाय दैट टाइम दे हैड सेट अप द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि देयर आर मेनी पीपल ऑफ द सिंध रीजन हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द इस्लाम, देयर आर मेनी पीपल हु हैड नॉट accepted Islam, but they were allowed to live under the Islamic fold in a very liberal interpretation सर, ठीक है, समझे। अब ये क्यों था, क्योंकि इनको पता था पहले से they will be conservative or rigid in India, there is every possibility people might resist, समझे समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जजिया लेने की शुरुआत हुई। जजिया वाज एक्चुअली मोर ऑफ प्रोटेक्शन टैक्स जो इसको इंटरप्रेट किया गया है, इसके नेचर के ऊपर डिबेट है सर, है ना, समझे। मेडिवल इंडिया में आएंगे तो डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। और कहा गया कि अगर आप राजा को टैक्सेस पे करोगे, खलीफा को, मतलब उनके गवर्नेंस के थ्रू सर, ठीक है, तो यू विल बी गिवन अ लिमिटेड फ्रीडम ऑफ वर्शिप ऑफ योर ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सर, है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर आर मेनी पीपल हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द अरब रूल्स, है ना, समझे। और अरबों को भी समझ में आ गया था कि भाई देखिए हमारी भले विक्ट्री ऑफ इस्लाम के रूप में हुई है, हमने कुफ्र या काफिर मतलब बेसिकली जो नॉन बिलीवर्स है उनकी लैंड के ऊपर अपना पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट किया है सर, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वी विल बी एबल टू लिव और लाइक कंट्रोल ओवर दिस रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इफ यू डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ लोकल सपोर्ट सर, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो थे नॉन मुस्लिम्स थे, so there is no point of basically like no conquering this regions and like no make sure कि वरना तो हमारी दबदबा कभी बनेगा ही नहीं सर, ओके। सो दिस इज हाउ द अरब्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब सत्ता के ऊपर आए तो उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि जितना हो सके तो कहीं कहीं पे मतलब बहुत सारी जगह के ऊपर आपको मैसेकर लूट्स एंड प्लंडरिंग मिलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे सेटल्ड देमसेल्व्स सर, समझे समझे, ओके। तो दे वर मोर लिबरल देन द लेटर रूलर्स, है ना, ऐसा बेसिकली जेल मेहता की साहब में या ईवीडी महाजन साहब की बुक में लिखा गया है सर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाद में जो शासक आए जैसे तुर्की शासक आएंगे सर, ठीक है, बलबन या ये सब देखेंगे तो वो तो कह रहा है कि मेरे को तुर्कों के सिवा कोई और नहीं चाहिए सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि बाय दैट टाइम उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत बदल गई थी सर, ओके। देखो जजिया की इंटरप्रिटेशन दो तरह से ली गई, एक कहा गया है प्रोटेक्शन टैक्स और एक कहा गया कि सरेआम डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेट इसके लिए क्योंकि ये कहा गया कि इफ यू डू नॉट वांट टू फॉलो इस्लाम यू हैव टू पे द रिलीजियस टैक्स। ओके, इंटरप्रिटेशन में ये कहा गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये प्रोटेक्शन के रूप में है क्योंकि यू आर नॉन मुस्लिम, तो स्टेट आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है सर, है ना, इसके लिए। और स्टेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुस्लिम से भी टैक्सेस लेता था इन द फॉर्म ऑफ ज़कात सर, है ना, समझे। तो इस तरह से वी विल सी कि दो इंटरप्रिटेशन है जजिया की। बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन ये भी कहा गया है कि भाई बिकॉज़ वी विल फाइंड कि नॉन मुस्लिम से लिया जा रहा था और उनके ऊपर हेवी टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं कंपेयर्ड टू द ज़कात, क्योंकि ज़कात आप देखोगे 2.5% के आसपास थी, इट वाज अराउंड 2.5%, whereas जजिया वाज वे लाइक नो द अमाउंट ऑफ द परसेंटेज दैट जजिया वाज कलेक्टेड वाज क्वाइट बिग फ्रॉम द टोटल इनकम दैट अ पर्सन हैज अर्न्ड। ओके, तो बेसिकली एक तरह का प्रेशर भी था। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जजिया से एक प्रकार की प्रोटेक्शन दे रहा था स्टेट, क्योंकि स्टेट ने उसके बाद कहा था कि वंस यू पे अप द जजिया वी विल नॉट लाइक नो इंटरफियर इन योर पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड विल अलाउ यू टू बी द प्रोटेक्टेड वन अंडर द स्टेट, है ना। और ये हुआ भी था सर, समझिए सिंध में आप देखिए कि सिंधी कम्युनिटी आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेगी, उसके पीछे का कारण ये भी है। इनफैक्ट यहाँ से ही झूलेलाल का बर्थ हुआ, मतलब सिलेबस के अंदर है नहीं, बट ये जब अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ ना सर, ठीक है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जितना अरबों का आक्रमण होने की शुरुआत होती है, वेयर वी विल कम टू नो कि सिंधिस द लोकल पीपल ऑफ द सिंध दे रेजिस्टेड अगेंस्ट द पीपल अगेंस्ट द अरब्स। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ब्राह्मणाबाद में या कहीं की एक वार्ता है जहाँ झूलेलाल प्रकट हुए, दे सेव्ड द सिंधी पीपल फ्रॉम दैट, है ना, समझे। तो झूलेलाल इज काइंड ऑफ इनकार्नेशन सर, ठीक है ना, समझे। और उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने सिंध को बचाया था या सिंधियों को बचाया था फ्रॉम द ऑनस्लॉट्स ऑफ द अरब्स, ठीक है, समझे। तो बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट आपको देखने को मिलती है एक इंपॉर्टेंस के रूप में, जहाँ कल्चरल ट्रेडिशंस भी आपको मिलेगी सर, ठीक है, समझे। देखो सूफी बहुत थोड़े बाद में, मतलब 9th सेंचुरी के बाद आपको मिलेंगे सर, ठीक है। और सूफीज़्म के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट वी हैव टेकन अ स्पेशल क्लास ऑन सूफी एज़ वेल कि भाई हाउ दे केम टू इंडिया, इट वाज वेरी डिफरेंट, ओके, समझे। तो सूफियों का प्रभाव भारत में 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद मिलता है। ये तो बेसिकली ट्रेडिशन ही था सिंध के अंदर से, ठीक है, समझे। तो अरब्स रियलाइज दिस पार्ट, है ना, समझे, कि दे कैन नॉट रूल विदाउट लोकल सपोर्ट, है ना। सो दे वर ऑलवेज अवेयर अबाउट कि दे हैव टू एक्सेप्ट द लोकल प्रैक्टिसेस एंड द लोकल रिलीजन एंड द लोकल फोक ट्रेडिशंस अलाइव, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नर तो फॉरेन ओरिजिन का बंदा था, पर लोकल व्यक्ति तो उनके साथ में चाहिए होंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर मेनी हिंदूज इन द सिंधी कम्युनिटी पीपल सर, ठीक है ना, समझे। वो उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, उनके साथ में भी लेने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, बिकॉज़ दे वर अवेयर अबाउट दिस पार्ट कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग टर्म तक सर, है ना, समझे। सो कोई मेजर चेंजेस नहीं बना। देखो जैसे गजनी भी मेजर चेंजेस नहीं करके गए एडमिनिस्ट्रेशन में, इंपैक्ट भी लिमिटेड थी, क्योंकि पैसा और इकोनॉमिकली और कल्चरल सिग्निफिकेंस में भी देखोगे तो उतनी इंपैक्ट आपको नहीं मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लिमिटेड क्रिएट करके गए, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप समझने की कोशिश करोगे इन्होंने ज्यादा जीती ही नहीं थी, है ना। तो मुल्तान से लेकर मंसूरा और थोड़े बहुत सिंध के रीजन इन्होंने जीत के रखे थे, तो व्हाट विल हैपन सर, ठीक है। सो दे वोंट बी एबल टू क्रिएट अ बिगर एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट दे वर द वंस हु सेट अप द इक्ता सिस्टम इन इंडिया। व्हाट इज इक्ता सिस्टम सर, ओके। तो इन द मिडिवल एरा वी विल सी कि द गवर्नर्स और द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द प्रोविंशियल गवर्नर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्तेदार, ओके। तो एक शासक है, अपने नीचे जमीन का टुकड़ा किसी इक्तेदार को देता है, बेटा तू यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चला, तू यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन कर सर, है ना, समझे। वही चीज अरब्स ने शुरू किया था। अरब्स वर द फर्स्ट वन सर, ओके। बट पीटी में सवाल आया कि बाबर ने इक्ता सिस्टम शुरू किया या खिलजी ने इक्ता सिस्टम शुरू किया, कुछ ऐसा था सर, ठीक है ना, समझे। पर इक्ता सिस्टम एक्चुअल सेंस में अगर आप देखोगे भारत में अरबों के समय से शुरू होता है, बट ये इक्ता सिस्टम की इंप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो खाली सिंध तक ही आपको मिलेगी सर, ठीक है। क्यों सिंध तक मिलेगी, क्योंकि सिंध के बाहर तो लोग गए नहीं थे सर, ओके, बिकॉज़ दे हैड नॉट गॉन आउटसाइड सिंध, तो इट वाज लिमिटेड, है ना, समझे, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ से मिलती है बेसिकली सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्ता सिस्टम की इंपॉर्टेंस हमको पता चलती है। इक्ता सिस्टम से दो फायदे हुए सर, ओके। पहली चीज, एक तो गवर्नर्स को लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू के अधिकार मिले, राइट और रॉन्ग सर, ओके। तो जो भी गवर्नर को, जैसे एक गवर्नर है मुल्तान में बैठा हुआ है, मुल्तान के आजू बाजू उसने इक्तेदार को अपॉइंट कर दिया अपने छोटे गवर्नर को, तो वो व्यक्ति वहां से लॉ एंड ऑर्डर कलेक्ट करता था, मतलब मेंटेन करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है, समझे। तो इक्तेदार हैड अ ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, वन वाज द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी एंड सेकंड वन वाज व्हाट, द रेवेन्यू कलेक्शन, है ना। तो वहां जाएगा, अपना दबदबा एस्टैब्लिश करेगा, किला बनाएगा। ग्रेजुअल सेंस में ये होगा बाय 1500 और बाय 1400 ये इक्तेदार अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। अब देखिए दिल्ली के सुल्तान से हमको ये पता चलता है कि दिस बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, समझे। तो गुजरात में जफर शाह करके एक इक्तेदार थे सर, है ना। जफर शाह ने मुंह घुमा दिया दिल्ली से, बोले मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे को, तो मुजफ्फर बन गया सर, है ना, समझे। तो फिर फाइंड की इस तरह मुजफ्फर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। आपको हुसैन शाह शर्की देखने को मिलेंगे, शर्क, है ना, जौनपुर के इक्तेदार थे सर, है ना। उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया कि मैं भी मुंह घुमा दूंगा, मेरे को भी दिल्ली की तरफ नहीं देखना है सर, ठीक है। तो जौनपुर भी इंडिपेंडेंट स्टेट। वैसे मालवा में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सैकड़ों इक्तेदार आपको मिलते हैं। ये इक्ता सिस्टम अरबों ने शुरू किया था सर, है ना। ये गलतफहमी है इतिहास में काफी लोगों को कि दिल्ली के सुल्तान से लेके आए, नो सर, है ना, दिल्ली के सुल्तान से पहले अरब लेके आए थे सर, ठीक है, समझे। तो ये चीज आपको सिग्निफिकेंट पार्ट आपको मिलती है। अब देखिए अरबों के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से दो प्रकार की बातें चलती है कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करता था कि नहीं करता था। तो ऑब्वियस है कि दे वांटेड टू सेट अप एन इस्लामिक स्टेट, ओके ना, समझे। बट समहाउ वी विल सी कि दे वर नॉट सक्सेसफुल इन सेटिंग अप अ कंप्लीट इस्लामिक स्टेट, बट द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम और द रिलीजियस टेनेंट्स, है ना, थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे सर, ओके। तो बिकॉज़ दे वांटेड टू सेट अप अ थियोक्रेटिक स्टेट, ओके ना, समझे। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हिंदू एंड द सिंधी पॉपुलेशन इन देयर कंट्रोल और टेकिंग देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। अब जैसे राजा लोगों को इंक्लूड तो किया एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानिक रूलर्स को सर, ओके, बट उनको प्रमोशन नहीं देना एक हद से ज्यादा वी विल सी। ये मुगलों को समझ में आया था कि कैसे करके भी इनको साथ में लेके सर, तो राजपूत को साथ में लेके इक्वल स्टेटस देंगे। उसके पहले आपको नहीं मिल रहा था सर, ठीक है ना, ओके। तो फ्यूडल चीफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उनकी जमीन लेने की कोशिश की गई। इक्तेदारों में ज्यादातर अपने ही अरब और बेसिकली जो इस्लामिक फोल्ड में उनको ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। टैक्सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जजिया लेने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट ये हर एक प्रकार के टैक्सेस लेते थे, इसी के ऊपर से अरब स्टेट की इंटरप्रिटेशन है ना। तो एक स्कॉलर्स का ग्रुप कह रहा है कि देखो ये सबसे टैक्सेस ले रहे थे, मुसलमानों से और नॉन मुसलमान से। बट द इशू इज दैट कि ज़कात वाज द ओनली टैक्स मेनली दैट वाज टेकन फ्रॉम मुस्लिम्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स वाज वेरी लेस, है ना, समझे। बट व्हेन यू सी द जजिया और द खम और द खरच, है ना, व्हिच वाज मेनली पेड बाय द पीजेंट्री और द कॉमन मैन, है ना, समझे, दे हैव टू गिव ह्यूज नंबर ऑफ टैक्सेस। इनफैक्ट देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज खम दैट वाज बीइंग टेकन सर, है ना। ये मिडिवल एरा में हर एक राजा लेता है सर, ओके। इट वाज काइंड ऑफ अ शेयर व्हिच वाज प्लंडर्ड बाय द सोल्जर्स, और ये सोल्जर्स फिर राजा को देते थे सर, ना, क्योंकि जब युद्ध होता था तो ऑब्वियसली प्लंडरिंग आपको मिलता है, तो उसमें से भी भाग बटाई आपको मिलती है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो स्टेट सबसे ज्यादा पैसा रजिया से ही कमा रहा था, मतलब जजिया से ही कमा रहा था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कहा गया कि भाई अरब्स वर द वंस हु वांटेड टू इंप्लीमेंट द थियोक्रेटिक स्टेट, है ना। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब है धर्मांतरात्मक राज्य बना रहे थे कि इनके जो आइडियल्स थे वो बेसिकली रिलीजन पॉलिटिकल आइडियल्स को इकट्ठा करके करने की कोशिश करेंगे सर, है ना, समझे। तो ये चीजें आपको यहाँ से मिलती है। इसके लिए वी विल सी कि जब जजिया लिया गया तो नॉन मुस्लिम्स के पास से लिया गया, उसमें भी इंटरप्रिटेशन किया था उन्होंने, टैक्स स्लैब बनाए थे ना, कि अमीर व्यक्ति ज्यादा देगा, है ना, गरीब व्यक्ति थोड़ा कम देगा सर, ठीक है, समझे। और वही सबसे ज्यादा वी विल सी कि एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में था। तो अरब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जजिया से चल रही थी। अगर जजिया से चल रही थी तो ये दर्शा रहा है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में या उनकी जो स्टेट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर निकल के आई वो वी विल सी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश थी सर, ठीक है, समझे। एंड बिकॉज़ ऑफ द हेवी टैक्सेशन मेनी पीपल हैड टू एम्ब्रेस द इस्लाम एज़ वेल, है ना। तो मेहता साहब ने और पीडी महाजन और भी ऑथर्स ने इसके अंदर लिखा है। बट ओवरऑल चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि द अरब्स कुड नॉट हैव अ वेरी डीप रूटेड इंपैक्ट ऑन इंडिया सर, है ना, समझे। क्यों? क्योंकि एक तो ये करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके सर, है ना, समझे। बट समहाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज़ ऑफ द लोकल सपोर्ट नहीं था। अब वी विल आल्सो फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि कुछ वस्तु इंडिया में इन्होंने लागू की बट 100% सक्सेसफुल नहीं। जैसे लीगल सिस्टम देखोगे तो लीगल सिस्टम में दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द शरिया, है ना। एक्चुअली हनाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। हनाफी स्कूल ऑफ थॉट ये सऊदी अरेबिया अभी भी फॉलो करता है सर, ठीक है, समझे। सलाफी एंड हनाफी, है ना, समझे। जैसे भारत में देवबंदी है, अहले हदीस है, बरेलवी है सर, ठीक है, इस्लाम की बहुत सारी शाखाएं आपको मिलती है सर, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान आप देखोगे हनाफी स्कूल से बिलोंग करते हैं, अरब से बेसिकली ये ट्रेडिशन के अंदर। तो वहां दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिशन
of the Islamic law in India as well, sir. But somehow they were not successful, sir. One of the reasons is that because the local support was not there, sir. So somehow they created an impact, but it was very limited impact, sir. समझे? इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि it was a triumph without any result, है ना? जीत तो गए पर परिणाम नहीं मिलता है, सर, ठीक है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक तो सिंध तक ही सीमित रहे, थोड़े बहुत मुल्तान और मंसूरा में गए, ये सिंध के ही प्रदेश है, सर, ठीक है? But somehow they were not able to expand outside as well, sir. Getting about, okay? They only touched the fringe part of India as well, sir, है ना? समझे? And over a period of time when they came to India, Indian rulers foiled their plan towards invasion, sir, है ना? समझे? और इतनी easily Indians या इंडिया की जो स्थानिक लोकल डायनेस्टीज थी, वो उसके पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इनको कभी नहीं स्वीकारे, सर, है ना? समझे? And that is one of the reasons कि even after winning over Sindh, they had to take the Indians in their administration just to make sure for that they are able to survive, sir, है ना? समझे? तो आप देखिए कि इंडियंस को भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली इंक्लूड किया था, सर, समझे? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा एपिसोड था जो ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट के रूप में कंसीडर किया गया। ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट का मतलब क्या है, सर, ठीक है, समझे? तो एक है लेनपुल करके, स्टेनली लेनपुल करके ऑथर है, उन्होंने कहा कि इट इज अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट, समझे? क्योंकि जीत ही नहीं पाए थे, सर, हंगरी मूवमेंट, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल फाइंड कि ये ना राजस्थान जीत पाए, क्योंकि सिंध से पहले राजस्थान आता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जेम्स टॉड करके ऑथर है, जेम्स टॉड अगर आपको याद होगा तो राजस्थान की इतिहास में लिखा है ना, ठीक है ना? तो उसने कहा कि भाई ये राजस्थान की तरफ आ ही नहीं पाता है, सर, ठीक है, हंगरी मूवमेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि दे विल ट्राई टू एंटर इंडिया बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, सर, समझे? तो सिंध तक आए, पॉलिटिकल और मिलिटरी इंपैक्ट लिमिटेड रहती है, सर, है ना? वेस्टर्न इंडिया में जा नहीं पाए, तुर्किश राजाओं के इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे, सर, समझे? एक स्कॉलर है हबीबुल्लाह सर, प्रोफेसर इब्न हबीबुल्लाह सर, ठीक है, समझे? तो वो कहता है कि द अरब्स वर नॉट डेस्टिन्ड टू रेस इस्लाम टू बी पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया, है ना? कि ये इनके नसीब में नहीं था कि ये पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इस्लाम को आगे चला जाए, सर, है ना? तो इनकी इंप्लीकेशन बेसिकली भारत के लिमिटेड एरिया में थी, सोशो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली फ्रिंज में टच कर पाए। फ्रिंज का मतलब बेसिकली सिंध तक आए और वो भी आगे चले गए, किसी को नहीं पता चला, सर, ठीक है? तो हबीबुल्लाह साहब ने किताब लिखी है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, सर, ठीक है, समझे? और अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं हिस्टोग्राफी में। तो उन्होंने ये बताया कि ये तो 100% जीत ही नहीं पाते, सर, ठीक है? इन फैक्ट इट वाज द अदर वे अराउंड, सर, है ना? दे हैड वन फॉर दे हैड कम टू कॉन्क्वेस्ट, ओके? बट इट वाज द इंडियंस हु इन्फ्लुएंस्ड द अरब्स, ओके? गेटिंग ओके? बिकॉज़ द अरब्स व्हेन दे केम टू इंडिया they could not go beyond Sindh, okay, as a political force. So then later on they started touring over India, they started learning more about India, interacting with the Indians in a socio-cultural way, and that is one of the reasons they learned the medicine, astronomy, they learned the astrology, they learned the grammar, they learned the mathematics, and all of this thing we will see कि they will be transmitting back to the western world, है ना? समझे? तो जैसे नंबर सिस्टम लेके आए, सर, है ना? नंबर सिस्टम में इंडिया में आए तो इन्होंने विल सी कि इंडिया की नंबर सिस्टम पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, फिर उसका नाम दिया हिंद सा, सर, है ना? समझे? आज की तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ, सर, अल हिंदी, सर, है ना? समझे? अल हिंदी है ना? तो बेसिकली अल हिंदी का मतलब है कि आप बेसिकली हिंद से बिलोंग करते हो, सर, ठीक है? इंडिया शब्द तो मिलता ही नहीं है, सर। इंडिया तो ये कुछ-कुछ ग्रीक लिखा था इंडिका विंडिका में, बाकी इंडी, हिंदू, हिंदू इस तरह के शब्द ही आपको मिलेंगे, सर, ठीक है? समझे? क्यों? क्योंकि बेसिकली दिस आर द ट्रेडिशनल नेम्स गिवन बाय द वेस्टर्नर्स एंड द फॉरेनर्स टू इंडिया, सर, ठीक है? समझे? ये तो बेसिकली इंडिया तो अलग ही पीढ़ी के अंदर आता रहता है, बट ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट आपको मिलती है, सर, ठीक है? दूसरी कहानी वी विल फाइंड कि अरब्स भारत के साथ कल्चरल सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंटली जुड़ जाता है, सर, ठीक है ना? तो पॉलिटिकल सिस्टम में तो कभी ये जीत नहीं पाए, सर, ओके? और पॉलिटिकल इंपैक्ट इनकी तुर्किश रूल से बहुत ही कम है। अब देखिए ऐसे सवाल आपको पूछे गए हैं, हाँ, पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पीवाईक्यू के अंदर ऐसे सवाल आए हैं जहां आपको कंपैरेटिव सवाल आ रहा है आजकल, सर, ठीक है ना? समझे? करिंग ओके? कि तुर्किश रूल घुरी के बारे में, सर, है ना? समझे? या यहाँ पे आप देखिए गजनी के ऊपर पूछ दिया है, घुरी के ऊपर पूछ दिया है, तो आपको कंपैरिजन सवाल पूछेगा कि भाई अरब इन्वेजन हुआ, सर, ठीक है ना? ये तो चल नहीं रहा, सर, ओके? अरब इन्वेजन हुआ, फिर गजनी का इन्वेजन हुआ, घुरी का इन्वेजन हुआ। इनमें से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसकी पड़ी है, सर? समझे? तो ऑब्वियसली कि घुरी इन्वेजन सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि घुरी इन्वेजन के कारण क्या हुआ? वी विल सी कि तुर्किश रूल की एस्टैब्लिशमेंट हुई। कि अरब इन्वेजन में क्योंकि अरब का सिकंदर जैसी कहानी है। अब जैसे सिकंदर आया, सिकंदर केम एंड सिकंदर एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, बट देन वो था हेलेनाइजेशन ऑफ इंडिया करने के लिए और यहाँ से भारतीय बन के गया, सर, है ना? तो वही कहानी अरबों के साथ मिलती है, सर, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बिकॉज़ अरब्स ओपन अप द ट्रेड रूट ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी विल सी कि ट्रेड रूट और कल्चरल रूट खोल दिया गया। तो अरब्स धीरे-धीरे भारत के साथ बड़ा संवाद करेंगे, सर, और ये संवाद आपको देखने को मिलता है दैट इज विद रेफरेंस टू द बगदाद, है ना? समझे? अब देखिए कि 750 के बाद 750 से लेके 1250 तक, ऑलमोस्ट 1249 तक, अगले 500 साल तक बगदाद यूज्ड टू बी द कल्चरल एंड द मेन पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, सर। इनफैक्ट बगदाद में ये मंगोलों ने आके तोड़ा नहीं होता, तो बगदाद का ये इस्लाम का सबसे गोल्डन पीरियड था, सर, है ना? समझे? इस्लाम बेसिकली डार्क एज में बहुत बाद में आया, सर, है ना? ये वो दौर था इस्लाम के अंदर जहां साइंटिफिक प्रोग्रेस रैशनैलिटी के साथ आपको मिलता है। ऑर्थोडॉक्सी को उन्होंने चैलेंज कर दिया था और कहा था कि हमें ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकलना है, सर, ठीक है? और बगदाद में एक ऐसा दौर आपको यहाँ से देखने को मिलता है अब्बासिद खलीफेट के समय पे, वेयर द कल्चरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, ये सब कुछ चल रहा है, सर, ठीक है? एंड बड़ी बड़ी प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी क्योंकि ट्रेड रूट के साथ भी कनेक्टेड थे, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, भारत के साथ, ओके? और इंडिया के साथ तो ये लोग कंटीन्यूअसली आते रहे, सर, ओके? तो 750 से 1000 के बीच में, इन बिटवीन 750 टू 1000, सर, ओके? समझे? देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन द अरब्स एंड द इंडियंस, ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दे टुक अवे मेनी थिंग्स फ्रॉम अस। दे टुक अवे फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, एंड ऑल ऑफ देम वाज ट्रांसलेटेड, सर, है ना? So initially they came as a conqueror, political conqueror, not successful. Then they became cultural explorers, है ना? ये बेसिकली सफर करने आए, भारत के अंदर घूमते रहे, सर, ठीक है? और फिर बनारस से लेके, काशी से लेके भारत की अलग-अलग शैक्षणिक संस्थाओं में आते रहे और ये सब कुछ चीजें इन्होंने इंडिया से कैरी करके वापस गए, सर, है ना? जैसे किताबें ट्रांसलेट की, सर, है ना? मैथमेटिक्स की किताबें ट्रांसलेट की, ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत ट्रांसलेट किया। ब्रह्मगुप्त मैंने बताया था साइक्लिकल क्वाड्रेटिक एरिया और ये सब बताता है, सर, ठीक है ना? समझ गए? ओके? इंडिया से बहुत सारे म्यूजिकल किताबों का ट्रांसलेशन हुआ। इनफैक्ट हिंदू स्कॉलर्स वर इनवाइटेड टू बगदाद एट दैट टाइम। बगदाद इतनी प्रोमिनेंट जगह थी कि इंडिया से हिंदू स्कॉलर्स, है ना, जो ट्रेडिशन रिलीजन के अंदर मानते थे, ये लोग जाते थे वहां बगदाद के अंदर, सर, है ना? समझे? और बनारस के अंदर बहुत सारे अरबी स्कॉलर्स भारत में आते थे, सर, ठीक है ना? समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि पॉलिटिकली इट वाज वेरी मच इनसिग्निफिकेंट, सर, है ना? समझे? एंड दे वर वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय द स्किल सेट दैट द इंडियंस पोजेस एट दैट टाइम, सर, गेटिंग ओके? तो हिंदू पेंटिंग थे, इंडिया के जो ट्रेडिशन थे, हिंदू म्यूजिक थे, सर, है ना? यहाँ की ट्रेडिशन हिंदू इसके लिए क्योंकि सिंध के इस साइड रहने वाले को ये हिंदूज कहते थे ना, सर, है ना? गेटिंग ओके? इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि जो टेंपल्स के अंदर मंडप जो थे ना, मंडप मंडप मैंने बताया था असेंबली हॉल्स, ओके? उसकी भी कुछ-कुछ डिजाइन सेंट्रल एशिया के जो आर्किटेक्चर है उसमें इन्फ्लुएंस करती है, सर, समझ गेटिंग ओके? तो बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको मिलती है कि देयर इज एन आर्किटेक्चरल एक्सचेंज एज़ वेल, सर, ओके? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस आपको सेंट्रल एशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर आपको मिलता रहता है, सर, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंजेस ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना? समझे? एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज़ इंडिया वाज क्वाइट सुपीरियर, सर, है ना? समझे? तो अरब्स यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के गए हैं, सर, गेटिंग ओके? तो इंडियन स्कॉलर के वर्क्स और ट्रांसलेशन भर-भर के हुआ, सर, है ना? समझ गेटिंग ओके? तो वी विल फाइंड कि द अरब्स लर्न्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया, दे ग्रेजुअली एक्सचेंज्ड सो मेनी थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज़ वेल, सर, है ना? गेटिंग ओके? नो डाउट सिंध बिकेम द मेन होल्ड एंड द पॉलिटिकल कंट्रोल सेंटर फॉर द अरब्स, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सपांड बियॉन्ड अ सर्टेन एरिया, सर, है ना? समझे? तो ये हमारी बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको मिलती है और पैसा बहुत कमाया अरब्स ने, सर, ठीक है? बिकॉज़ दे बेसिकली वर द पीपल हु वर इन कंट्रोल एट दैट टाइम, सर, ओके? तो दे अर्न्ड सो मेनी मनी आउट ऑफ इट, है ना? तो ये मुल्तान, क्योंकि मुल्तान वाज अ मूल स्थान है, सर, ओके? मुल्तान यूज्ड टू बी द एंशिएंट कन्नौज से एक्चुअली ट्रेड रूट मुल्तान जाता था और मुल्तान से ऊपर की तरफ। तो मुल्तान या मूल स्थान को बेसिकली जीतना अरब्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा, सर, ठीक है? मुल्तान वाज वन ऑफ द लास्ट प्लेस टू सरेंडर अगेंस्ट द अरब्स, ओके ना? समझे? तो ये सब चीजें दर्शा रहा है कि ओवरऑल स्थिति ऐसी रहती है कि अरब जो है
वो इंडिया को पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो थे, है ना, कि एक ऑब्जेक्टिव उनका ये था, बट इनमें से कोई भी कॉन्क्वेस्ट में सक्सेसफुल नहीं रहे सर, ठीक है। इनके जीतने का कारण अरब खुद नहीं थे, इनके जीतने का कारण इंडिया की फ्रेगमेंटेशन थी सर, है ना, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जब अरबों का इन्वेजन हुआ तो यहाँ की लोकल कुछ कुछ लोग थे जो राजा दाहिर के सामने उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी, इसके कारण अरब के साथ चले गए थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, यू विल सी कि दाहिर को भी काफी लोग मना कर रहे थे, दे वर नॉट लाइकिंग एज अ रूलर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल सर, ठीक है, समझे। ये भी कहानी है। तीसरी, सिंध डिड नॉट हैव अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी बिकॉज़ ऑफ द ज्योग्राफिकल चैलेंजेस दैट द सिंध वाज फेसिंग। सिंध में बेसिकली एक एरिया डेजर्ट का है, एक एरिया अगर आप देखोगे तो आपको समुद्र किनारे का मिलेगा, एक आपको बलूचिस्तान मकरान का मिलता है, वहां पे भी बंजर जमीन है सर, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दे हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, पैसा था नो डाउट सर, ओके, पर लिमिटेड रिसोर्सेज थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, दूसरी, उनके ही सेनापतियों ने उनके साथ गड़बड़ी की, उनके ही भ्रमणाबाद भी ऐसे लूटा, मतलब ऐसे ही टूटा, अरोर भी ऐसे गए और आखिर में मुल्तान के साथ भी ये हुआ था, ठीक है। अरब्स बेसिकली आए थे एक इंटेंशन से, वो जीतने के इंटेंशन से, उनको पता था कि इसके पहले 3-4 एक्सपीडिशंस जो हुए थे उन सब में मार खा गए थे। कासिम 18 साल का था या 17 साल का था जब उसको भेजा गया था सर, ठीक है, सब देखने समझे। एंड ही वाज क्वाइट, वी विल सी कि यूथफुल इन नेचर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस कमांडर्स, है ना, जैसे उबैदुल्ला था या बुदैर करके एक और था, 710-11 में भेजा गया था, बट कंपेयर्ड टू दैट कासिम वाज वेरी स्मार्ट, है ना, समझे। एंड ही हैड मोर ज़ील एंड वी कैन से जोश उसके अंदर ज्यादा था कंपेयर्ड टू वी विल सी द प्रीवियस कमांडर्स दैट द अरब्स हैड सेंट सर, है ना, समझे। तीसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिल रही है कि दी कासिम वाज वेरी मच अवेयर एंड हिज फोर्सेस वर वेरी मच अवेयर कि इफ दे विल नॉट विन दे विल बी स्लॉटर्ड बैक सर, है ना, तो दे हैड वेरी काइंड ऑफ मोटिवेशन टू विन एट एनी कॉस्ट, है ना, समझे। तो गाजी का कांसेप्ट आपको मिडिल इंडिया में बहुत दिखा, वो काइंड ऑफ वैसे कांसेप्ट के साथ ये लोग आते हैं सर, है ना, कि मारे जाएंगे तो यहाँ से शरीर भी डेड बॉडी भी वापस नहीं जाएगी सर, है ना, ओके। तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट था। अरब्स के पास हॉर्सेस सबसे बढ़िया थे, देखिए पूरा मिडिल इंडिया में घोड़े की गेम है सर, है ना, समझे। एंड अरब्स कासिम की जो सेना थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि घोड़े का उपयोग बहुत अच्छा हुआ सर, ओके। अरब्स के पास हाथी नहीं हुआ करते थे, इंडिया के पास हाथी हुआ करते थे सर, है ना, ओके। पर दाहिर उस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हाथी का जिस तरह से उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाए। तीसरी कहानी वी विल सी कि दाहिर की सप्लाई रूट्स भी बड़ी लिमिटेड थी क्योंकि नेवी नहीं थी। अरब्स ने समुद्र के रास्ते से भी अटैक किया है और अरब्स ने जमीन के रास्ते से भी अटैक किया है। दाहिर के साथ ये हुआ कि उनका सप्लाई रूट जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया और वो फिर काइंड ऑफ है ना भूखे तरह से रह गया, मतलब उनकी लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहती है सर, ठीक है ना, ओके। तो अरब फोर्सेस वर मिलिटरी बेटर equipped. They had more advanced weaponry as well. They had local support from some of the leaders, including the treachery that was made by the commanders of Raja Dahir and his immediate generals as well, because of the political and the differences as well. The Arabs had more military strength, and number of military was also more. Simultaneously, they had good horses at their disposal sir, है ना, सब देखने। thirdly we will find कि दाहिर did not have a good navy सर, okay ना, क्योंकि नेवी होती तो इनको पानी में रोक देते तो ये मुद्दा निकल गया था पायरेट्स का सर, है ना, समझे। तो दाहिर ने कहा कि भाई देखो द पायरेट्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, है ना, मुद्दा तो यहाँ से ही हुआ था ना सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी कि द पायरेट्स आर नॉट इन माय कंट्रोल एंड आई कांट स्टॉप देम नाउ सर, करेंगे ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम नेवी होती तो भी ये लोग रोक पाते सर, है ना, समझे। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी रही कि इनकी सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस इनके अगेंस्ट हो रहती है। इनफैक्ट सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो हजरत हसन साहब या हजरत अली के जो नवासे हैं वो सिंध में आए थे सर, ठीक है, समझे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये करबला की जब लड़ाई हुई इसमें कहानी ये भी चलती है कि देयर वर वी कैन से ब्राह्मणी मुस्लिम्स ओके ना हु हैड फॉट इन द बैटल ऑफ करबला, मतलब एक कम्युनिटी है इराक के अंदर से सर, ठीक है ना, समझे, जो ब्राह्मणी मुस्लिम्स के रूप में, ब्राह्मण मुस्लिम्स के लिए क्योंकि ये मूल ब्राह्मणाबाद या ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे सर, ठीक है। एंड दे हैड गॉन टू टेक पार्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना, समझे, एट द करबला और उसके बाद की जो घटनाएं बनी सर, ओके। तो ये ऊपर से कासिम को ये भी आदेश था कि भाई हजरत हसन के फैमिली से कोई बचना नहीं चाहिए सर, ठीक है। सो दे वांटेड टू वाइप ऑफ एवरीथिंग सर, है ना, समझे। तो एक रिलीजियस पॉइंट भी आपको मिलता है सर, ओके। द अरब्स वर आल्सो थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट कि अगर वो मारे भी गए सर, है ना, तो दे आर फाइटिंग अ रिलीजियस वॉर ऑन देयर साइड, एंड बिकॉज़ दे आर फाइटिंग अ रिलीजियस वॉर ऑन देयर साइड तो वी विल सी कि इट वाज ऑलमोस्ट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम सर, है ना, गेटिंग ओके। तो उनके लिए तो मतलब है ना, जो व्यक्ति को मृत्यु से डर ही नहीं लग रहा है उसको तुम बेसिकली कैसे हरा पाओगे सर, है ना, समझे। तो वो जो गाजी स्पिरिट है ये अरबों के अंदर थी, फिर गजनी के अंदर भी आई, ये घोड़ी के अंदर भी आएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। वी विल आल्सो फाइंड कि इनके अंदर जो दाहिर की खुद की वीकनेसेस भी आपको मिलती है, वॉर टैक्टिक्स की भी वीकनेस मिलेगी एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अरब्स वर एबल टू विन इट आउट सर, है ना, गेटिंग ओके। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि अरब्स एंटर्ड इंडिया एट अ वेरी रॉन्ग ज्योग्राफिकल लोकेशन सर, है ना, समझे। सिंध वाज नॉट द एंट्री गेट टू इंडिया, आप समझने की कोशिश करिए। हैड इट बीन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब से फॉर एग्जांपल गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी नहीं हो सर, गुजरात से आते तो ठीक रहता, ऊपर से आते तो ठीक रहता सर, ठीक है। पर सिंध उतना था नहीं जितना बेसिकली ये सोच के आए थे कि भाई इसको जीत के हम लोग भारत की तरफ जाएंगे सर, ठीक है, समझे। सो दे एंटर्ड सिंध बट समहाउ दे कुड नॉट एंटर इंडिया सर, ठीक है। दे सेटल्ड इन सिंध, दे हैड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ सिंध एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। साइमल्टेनियसली मेनी ऑफ देम गॉट इंडियनाइज्ड रेदर देन मेकिंग सिंध इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली इस्लामाइज्ड, है ना, समझे। कि ये पूरी तरह से ये इंडियनाइज्ड हो गए। इंडियनाइज्ड इसके लिए हुए क्योंकि कुछ लोग बेसिकली इस्लाम को फॉलो तो करते थे पर सिंधी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा सर। इसके लिए आज के दिन में भी अगर आप सिंध में जाओगे सर, है ना, समझे, तो लोग अपने आप को पहले सिंधी कहेंगे, फिर कहेंगे कि भाई मैं ये फलाना कम्युनिटी से और ये मेरा रिलीजन है सर, ठीक है। पर सिंधी आइडेंटिटी कंटिन्यू टू फ्लरिश ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर। अगर सिंधी आइडेंटिटी कंटिन्यू होती है उसका मतलब ये हुआ कि द ऑब्जेक्टिव थ्रू व्हिच कासिम हैड एंटर्ड इन सिंध, है ना, समझे, अरब्स हु हैड बेसिकली एंटर्ड इन सिंध समहाउ वाज नॉट सक्सेसफुल सर, ओके। तो ये पूरी पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अरब्स जीते तो सही पर जीत के उतनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए कंपेयर्ड टू व्हाट वी कैन से द गजनीज एंड द घुरीद विल बी टेकिंग सर, है ना, समझे। ये पूरी कहानी थी अरब्स की, होपफुली अरब्स के अंदर से कंपैरेटिव सवाल आएगा, यू विल बी एबल टू राइट सिलेक्टिवली, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी सर, है ना, समझे। सो दे कुड नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल कन्क्वेस्ट, ओके ना, समझे। वी विल सी कि इनको समझ में आ गया था कि भाई बाकी सारे लोगों के साथ हमें काम करना है, कल्चरल इंटरमिंगलिंग होता है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया, मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के ऊपर बुक्स को ट्रांसलेशन किया गया, अरबी की किताबें बहुत ट्रांसलेट की गई है संस्कृत से, ठीक है, समझे। हमारी जो नंबर सिस्टम उसको हिंदसा के रूप में हिंद से या हिंदसा है सर, ठीक है ना, उसको कंसीडर किया गया है सर, है ना, समझे। और वी विल सी कि एस्ट्रोनॉमी, अरब एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो निकल गई वो इंडिया से निकल के आई थी सर, ठीक है, समझे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैथमेटिक्स और मेडिसिन की किताबें मिलती है, उसमें चरक और सुश्रुत की किताब भी हम लोग को मिलेगी सर, ठीक है, समझे। फिर डॉक्टर हुआ करते थे वो खलीफा की सेवा करने गए थे, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि रशीद जो हारून रशीद करके खलीफा थे, बड़े प्रोमिनेंट खलीफा थे, उनकी उन्होंने ट्रीटमेंट की थी इंडिया से सर, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि कितनी सारी चीजें लोग सीख के आए हैं ना। तो एस्ट्रोनॉमी, पाल्मिस्ट्री, इन सब के ऊपर स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिलती है सर। पंचतंत्र की वार्ता आपको मिलती है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, उसका भी ट्रांसलेशन हुआ सर, ठीक है, समझे। और म्यूजिक की किताबें बहुत सारी वी विल फाइंड कि इंडिया से ट्रांजिट करके ये बगदाद में इंडियन डांस, इंडियन म्यूजिक की इंपैक्ट आपको मिल जाती है सर, ठीक है ना। और इसके कारण लेटर पीरियड में हिंदुस्तानी संगीत का इमर्जेंस हुआ तो इसमें इंडो पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको बहुत मिलेगा सर, ठीक है, समझे। तो अल्टीमेटली द अरब्स गॉट इंडियनाइज्ड, है ना, समझे, समझे। अरब्स गॉट इंडियनाइज्ड का मतलब क्या है सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि अरब जो है वो भारतीय तरफ बढ़ गए सर, तो ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट नहीं था, है ना। कुछ ऑथर्स क्या कहते हैं, लेनफुल क्या कहता है कि इट वाज ट्रायम्फ विदाउट, नो इट वाज ट्रायम्फ विद रिजल्ट, द रिजल्ट वाज डिटरमाइंड बाय द इंडियंस एंड नॉट द अरब्स, है ना, समझे। तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि रिजल्ट तो था पर इंडिया सेंट्रिक रिजल्ट था, ये जो इंटेंशन से आया था वो तो नहीं होता है सर। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं हो पाया सर, गेटिंग पॉइंट। आसिम मजुमदार लिखते हैं कि अरब्स बाकी सारे वर्ल्ड में जीत गए, ये वेस्ट एशिया में जीत गए, सेंट्रल एशिया में जीत गए, इधर जीत गए सर, ठीक है ना, समझे। बट इंडिया हैड अ वेरी बेटर फाइटिंग
abilities of that time, sir, and that is one of the reasons the resistance offered by the Indians stopped the Arab onslaught of India, sir, ठीक है ना. तो रिजल्ट लिमिटेड था एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम मोर एंड मोर इंडियनाइज्ड. ओके, थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश की गई है, पार्शियली बना था, पार्शियली नहीं भी बना था, सर, ठीक है ना. तो दोनों कहानी आपको मिलती रहती है. कुफ्र बहुत शब्द आपको मिलेगा इसके बाद, सर. कुफ्र इसके लिए क्योंकि नॉन बिलीवर्स के लिए यूज है. एक्चुअली इस्लाम में नॉन बिलीवर्स की दो भाषा है, सर, ठीक है ना. काफिर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु इज बोर्न, बेसिकली जो कोई भी व्यक्ति स्लेट माइंड से या ब्लैंक माइंड से बिलोंग करता है, जन्म हुआ है उसको काफिर का. तो बेसिकली नॉन बिलीवर कोई भी हो सकता है, सर, इवन इफ यू आर मुस्लिम बट यू कैन बी काफिर. द रीजन इज कि यू डू नॉट हैव द ट्रू बिलीफ, सर. इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि देखो भारत के लोग ये नॉन बिलीवर है, सर, ठीक है ना. इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुफ्र कर रहे हैं काफिर के रूप में. खैर बट ये थियोक्रेटिक इंपैक्ट लिमिटेड थी सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसके बाद आप देखिए अल मसूदी जैसे आपको ट्रैवलर्स मिलेंगे, सुलेमान जैसे ट्रैवलर्स मिलेंगे जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखते हैं, है ना. और इसके बाद अरब्स की व्यापारियों के रूप में बहुत इंपैक्ट रही. आप देखिए राष्ट्रकूट के अंदर में इन्होंने वहां पे सेटलमेंट्स बनाए थे महाराष्ट्र के समुद्र किनारे में, सर, ठीक है. ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि पाल पीरियड के अंदर 750 800 के आसपास का ट्रांजिशन पीरियड जो था वहां पे भी हमको ये पता चलता है कि ये जो क्या कहते हैं अपने अरब जो थे व्यापारी, इनके लिए भी वी विल कम टू नो कि सेटलमेंट्स बनते हैं. तो दे केम टू इंडिया एंड दे कंटिन्यू टू सर्वाइव एज अ ट्रेडर्स एंड वी विल सी कि एक्सचेंजेस होते रहे. इनफैक्ट ज्योग्राफी में बहुत काम किया इन्होंने, सर, ठीक है ना. तो 750 से 1000 के बीच में दे रोट मेनी थिंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी. उसमें अल मसूदी करके जो था, अल मसूदी था, सुलेमान था, दोनों में से एक ज्योग्राफी के ऊपर काम करेगा. सो दे विल बी राइटिंग एंड दे विल बी मेकिंग अ मैप एज वेल, सर, ठीक है. और लेटर ऑन फिर ये क्या कह सकते हैं कि अपना बरूनी इसके ऊपर और आगे काम करता है, सर, ठीक है ना. तो कहानी है कि अरब्स खाली दो ही जगह पे रह गए, सर, ना. एक मुल्तान में रह गए, दूसरे मंसूरा में रह गए, सर, ना. बोथ वर द एरियाज मतलब सिंध से लेके पंजाब तक, सर, ओके. बट समहाउ दे कुड नॉट एक्सपांड बियॉन्ड अ सर्टेन रियाम, सर. एक टेरिटरी के बाहर नहीं जा पाते. अरब्स के बाद जो सेकंड इन्वेजन होता है वो किसका होगा? बेसिकली गजनी का होगा, सर, ठीक है. तो अरब की कहानी समझ में आ गई. कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपैक्ट क्या होती है और ओपिनियंस आपको लिखना है. दो प्रकार के ओपिनियंस, इंडियन सेंट्रिक ओपिनियन, वेस्टर्न सेंट्रिक ओपिनियन. अल्टीमेटली हमको यही मिलेगा कि भाई इंडिया में लिमिटेड इंपैक्ट थी और कंपैरेटिवली थियोक्रेटिक स्टेट की प्रयत्न किए थे पर 100% नहीं निकल के आया. बट एडमिनिस्ट्रेशन में थियोक्रेटिक एक प्रकार की सिस्टम की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी. व्हेन वी सी द रिलीजियस आइडियल्स वर इंटरप्रेटेड एंड द लीगल सिस्टम दे हैड ट्राइड टू सेट अप. कि लीगल सिस्टम तो 100% पॉसिबल नहीं थी, सर, समझे. बट जो सिटीजंस थे या वहां के जो सब्जेक्ट्स थे उनके साथ जिस प्रकार का रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, ये थियोक्रेटिक स्टेट को दर्शाता है, सर, ठीक है ना, समझे. तो ये चीज आपको यहां से मिलती है, सर, ओके. और इक्ता सिस्टम मेन तो, सर, ओके. इक्ता बड़ी प्रोमिनेंट आपको मिलेगी जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट. इनफैक्ट अरब्स ने कश्मीर में जाने की भी कोशिश की थी, सर, पर कश्मीर में ये ललितादित्य के आगे की डायनेस्टी के जो राजा लोग थे, सर, ना, शंकर वर्मन राजा थे, उत्पल डायनेस्टी के शायद इन्होंने आके ओवर पीरियड ऑफ टाइम शंकर वर्मन थे या कोई और थे, उत्पल थी शायद, उनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट अरबों को फिर वहां से भी खदेड़ दिया गया था, ठीक है. तो दे आर नॉट सक्सेसफुल. कहने की बात ये है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है ना. तो ये अरब से. देखिए अरब से गजनी की कहानी क्या है उसके ऊपर चलते हैं. एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट, है ना. तो विल सी कि आगे चलते हैं अब गजनी की तरफ. और गजनी के बाद फिर आज तो गजनी भी नहीं होगा, मेरे को गजनी हो जाएगा, सर, ठीक है. तो अपन अरब में 2 घंटा निकल गया, बीच में 5 मिनट अपना माइक का भी इधर हो गया. पार्ट ऑफ द डिस्कशंस ऑफ गजनी, सर. अब देखिए कि कहानी क्या है. शुभम नहीं आया क्या आज? शुभम नहीं आया तो उनको छुट्टी मिल जाती है मतलब 2-5 मिनट की. अब देखिए 2-3 प्रकार की बातें हुई, सर, गजनी के ऊपर तो हम तो आज नहीं जा पाएंगे. बट खाली बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश करो कि क्या हुआ था, ठीक है. अब देखिए कि 750 के बाद से लेके 1000 तक का पीरियड अगर आप याद करोगे, सर, समझे, तो इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिल रहा है, सर, ओके. एक तो गुर्जर प्रतिहार है ना, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में लड़ाई हो रही है. ये लड़ाई मूलतः से किसके लिए हो रही थी? कन्नौज को लेकर हो रही थी, सर, है ना. तो वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस कि हाउ दे हैड फॉट विद रिस्पेक्ट टू कन्नौज, सर, ओके, समझे. सेकंडली हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड में लोकल डायनेस्टीज और निकल गई. अब जैसे सिंध में तो वी विल सी कि ये अरब रूलर्स आने की शुरुआत करेंगे. बट ओवर एंड अबाउट सिंध वी विल सी कि जैसे कश्मीर में आपको उत्पल डायनेस्टी मिल जाती है, सर, ठीक है ना. तो कश्मीर में क्या हुआ कि कारकोटास पहले रूल करते थे, कारकोटास के बाद फिर उत्पल आ गया, सर, ठीक है ना. ओवर पीरियड ऑफ टाइम नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको हिंदू शाहीज मिलेंगे, हिंदू शाहीज, ओके ना, शाही डायनेस्टी, हिंदू शाहीज, ओके. सो दे केम टू पावर, सर, करेंगे, ओके. साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि बाय 1000, सर, है ना, व्हेन द ट्राइपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज वेंट डाउन, सर, ओके, देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टी एज वेल, है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना, हमने देखा है कि कैसे राजपूत डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ, चंदेलों का, चौहानों का, तोमरों का, ना, कन्नौज को लेके बेसिकली परमारों का, है ना, गुजरात में चालुक्यस का, सर, ठीक है. पाल डायनेस्टी की बेसिकली ट्रांजिशन के अंदर जा रही है. तो व्हेन द गजनवीड इन्वेजन वाज टेकिंग प्लेस, आप समझने की कोशिश करिए, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी फ्रेजाइल, है ना, क्योंकि इट वाज एन एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स. देयर वाज नो एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया. देयर वाज कंटीन्यूअसली म्यूचुअल jealousy and hostilities among the kings, okay. The monarchy was absolutely in nature, but along with that there were feudal elements that were also coming to power.
we will simultaneously see the military expenses were very heavy, but no modernization was being done, sir. है ना समझे? We will also find the king were seen with respect to very high qualities, but the king only had nominal titles because the majority of the power was taken away by the nobles. Okay, there was lack of loyalty towards the king and the state, and the military organization suffered so many things. Okay, some defects as well. Okay, simultaneously the judicial organization and we can say the revenue organization had also gone to downfall because the revenue resources of the state had actually dried up. Okay, and only main source of revenue by that time was with respect to the land, which was also controlled by the aristocracy and the nobility. है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि 750 से लेकर 1200 तक की कहानी क्या है सर, ठीक है? इसी को ही ट्रांजिटरी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं सर, है ना समझे? कि 750 से 1200 की कहानी में हमको ये पता चल रहा है कि एक बड़ा ट्रांजिशन नेचर था। ये ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी वो टूट गई थी पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एवरीवेयर वी विल सी कि सब कुछ डिक्लाइन में जा रहा है, जा रहा था नहीं जा रहा था, ठीक है? तो इन परिस्थितियों में 1000 तक की जो परिस्थिति है, ये 1000 तक की ट्रांजिशन के अंदर हमें चीज समझ में आ रही है कि व्हेन द गजनीड इन्वेजन टुक प्लेस, है ना समझे? द सिचुएशन इन इंडिया वाज वेरी मच इन फेवर फॉर देम, सर, है ना समझे? अब देखिए कि गजनी आया तब इस पीरियड में मैंने आपको बताया कि राजपूत डायनेस्टीज का उदय है, हिंदू शाही से, सिंध में थोड़े बहुत आपको ये अरब देखने को मिलेंगे, सर, है ना? कश्मीर की लोकल डायनेस्टीज और नॉर्थ में राजपूत रूलर्स का इमर्जेंस हो चुका है। ट्राई पार्टी स्ट्रगल तो टूट गई है। अब सवाल ये था कि गजनी था कौन और कहां से आए थे, ये लोग किस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, सर, समझे? सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द गजनवीड इन्वेजन ऑन इंडिया, सर, ठीक है, समझे? तो कहानी में ये है कि जब ये लोग क्या कह सकते हैं कि अरब्स जो थे, ये अरब जब सेंट्रल एशिया की तरफ गए, सर, है ना, एज़ एंड व्हेन दे वेंट टुवर्ड्स द सेंट्रल एशिया, ओके ना समझे? ग्रेजुअल सेंस में हमको ये पता चल रहा है कि दे इंक्लूडेड मोर एंड मोर फोल्ड ऑफ पॉपुलेशन टुवर्ड्स इस्लाम, सर, ठीक है ना, समझे? इनमें से ही वी विल सी कि द टर्क्स, है ना, जो सेंट्रल एशिया के टर्क्स कम्युनिटी, तुर्किश कम्युनिटी थी, उनको भी ये लोग इस्लाम के फोल्ड में लेके आए, सर, ठीक है ना, समझे? एंड दैट इज हाउ वी विल सी द टर्क्स बिकेम वन ऑफ द लॉयल कमांडर्स ऑफ द खलीफेट सिस्टम, है ना? अब आप देखिए कि इस्लाम में बेसिकली एक सिस्टम चलती थी, वो है स्लेवरी सिस्टम सब जगह चलती थी, बट इस्लामिक स्टेट के अंदर स्लेवरी सिस्टम थोड़ी अलग तरह से। ट्रेडिशनली इंडिया में जो स्लेवरी सिस्टम थी, उसमें स्लेव्स को पॉलिटिकल रोल ज्यादा नहीं दिया जाता था। सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्टेटस आपको मिलता रहेगा कि सोसाइटी में सबसे नीचे, और इकोनॉमी में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर से लेके लैंड क्लियर करने से लेके फोर्स लेबर के रूप में यूज होता था, ठीक है ना? बट यहाँ अलग प्रकार की चीजें थी, सर, है ना? इन दी मिडिवल एरा और द अर्ली मिडिवल एरा, द स्लेवरी अंडर द थियोक्रेटिक किंगडम्स, precisely under the Islamic state kingdoms, had a very legal sanctions, and the slaves were used even for political purposes, institutional purposes also, ठीक है? The Turks who were actually like no made under the caliphate system, and they were taken under the caliphate system by the Arabs themselves, okay na? They became one of the loyal commanders of the Arabs, okay na? They also were the slaves, and we will also find कि they had more and more of zeal towards the spread of Islam compared to the Arabs, है ना? समझे getting okay? तो कहानी आपको ये मिलती है कि ये जो अरब्स थे, ये अरब्स ने बेसिकली धीरे-धीरे करके टर्क्स को अपने फोल्ड में लिया, और उसमें से स्लेव्स बहुत सारे निकल के आए, टर्किश स्लेव्स निकल के आए। इन सबको वी विल सी कि अपने फोल्ड। अब हुआ क्या कि इन सब के कारण द टर्क्स हैड एन अपर हैंड कंपेयर्ड टू द अरब्स देमसेल्व्स, ओके ना? तो स्थिति ऐसी क्रिएट होती है जहां वी विल सी कि अरब्स पहले टर्क्स को अपने अंडर में लेंगे, पर कुछ सालों के बाद, 200 साल के बाद, 250 साल के बाद, 700 से लेके 900 तक का पीरियड या 1000 के ट्रांजिशन तक आते-आते स्थिति ऐसी हुई कि मास्टर मूवमेंट में ट्रांजिशन हुआ। मास्टर मूवमेंट का मतलब ये है कि वी विल सी कि नाउ द टर्क्स बिकेम द मास्टर एंड द अरब्स हैड रेलीगेटेड द रोल इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल सिस्टम, सर, है ना? समझे? एंड इस कंडीशंस के अंदर हमें पता चलता है कि अरब्स रहे तो जरूर से खलीफा के रूप में, पर तुर्किश कमांडर्स के अंडर में अब अरबों को रहना था, सर, ओके? तो अब्बासिड कैलिफेट कंटिन्यूड टू सर्वाइव। द अरब गवर्नर्स एंड द अरब खलीफास वर स्टिल इन पावर, बट ओनली नॉमिनल वे। एवरीथिंग वाज टेकन कंट्रोल बाय द टर्क्स हु वर द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया टू वेस्ट एशिया, सर, ठीक है? इसमें एक तुर्किश कमांडर था जिसका नाम था अलप्तगिन। ये अलप्तगिन करके जो शासक था, इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वी विल फाइंड कि करीबन 10th सेंचुरी के ट्रांजिशन में इसको खुरासान का गवर्नर बनाया गया था, मतलब 950 980 के आसपास का पीरियड है, सर, ठीक है समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जब ये इस्लाम की फोल्ड में आया और ग्रेजुअल सेंस में इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये अलप्तगिन ही था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इन्हीं के ही वंश से वी विल कम टू नो कि एक राजा है जिसका नाम है सबुक्तगिन। एक्चुअली हुआ क्या कि अलप्तगिन के मृत्यु के बाद एक सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर क्राइसिस क्रिएट हुए थे। ये क्राइसिस के बाद हमें ये पता चल रहा है कि सबुक्तगिन करके एक राजा है जो गजनी के राजा के रूप में आया था। ये लोग एक्चुअली गजनी में सेटल हुए थे। गजनी इज एन एरिया इन अफगानिस्तान ओनली, सर, ठीक है समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सबुक्तगिन सत्ता के ऊपर है। सबुक्तगिन मूल तरह से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसके सामंत के रूप में था या उसके स्लेव के रूप में था, सर, ठीक है ना? वो अलप्तगिन का गुलाम ही था, और ये गुलामी प्रथा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत प्रोमिनेंट सिस्टम मिलेगी, सर, ठीक है समझे? तो हुआ क्या कि इस तरह से सबुक्तगिन आया। सबुक्तगिन के समय से ही करीबन 970 980 का पीरियड आया, और खुरासान से लेके उसने सेंट्रल एशिया मतलब आज के अफगानिस्तान के अंदर अपना एस्टैब्लिशमेंट किया। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका ध्यान भारत की तरफ पड़ा, और भारत की तरफ ध्यान पड़ने के चक्कर में उसने देखा कि भारत की तरफ से पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि ट्रेड रूट्स तो एस्टैब्लिश थे, सर, है ना समझे? तो कन्नौज से लेके मूलस्तान से लेके आप ऊपर की तरफ जाओगे तो हिंदू शाही मिलेगी, जो नॉर्थ वेस्ट की डायनेस्टीज थी ना, ये शाही डायनेस्टीज थी। एक्चुअली इसमें दो शाही थे, एक बुद्धिस्ट शाही थे और एक हिंदू शाही थे, सर, टू शाहीज, ओके? वन वाज द हिंदू शाही डायनेस्टी एंड द सेकंड वाज द बुद्धिस्ट शाही डायनेस्टी, सर, है ना समझे? लेटर ऑन ये जो बुद्धिस्ट शाही डायनेस्टी है वो पॉलिटिकली इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहती है, बट द हिंदू शाहीज कंटिन्यू टू बेसिकली मेंटेन देयर होल्ड। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि ऊपर गजनी आया हुआ है, और गजनी के जो शासक थे उसमें सबुक्तगिन करके राजा था 970 980 के बाद, तो वो सत्ता के ऊपर आ चुका है 990s के ट्रांजिशन में, और उसने देखा कि भाई ये रूट से तो पैसा आ रहा है तो मुझे जीतना चाहिए, सर, ठीक है? सो सबुक्तगिन वाज द पर्सन जिसने अटैक करना शुरू कर दिया था। ही कंटिन्यू टू अटैक मल्टीपल टाइम्स। उस टाइम पे जयपाल करके एक राजा थे हिंदू शाही डायनेस्टी के, उन्होंने संघर्ष किया। ही फॉट अगेंस्ट द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया, बट समहाउ वी विल सी कि जयपाल कुड नॉट रेजिस्ट द ऑनस्लॉट एंड द इन्वेजन दैट वर मेड बाय द गजनवीड्स, है ना समझे? तो अलप्तगिन के बाद सबुक्तगिन, सर, है ना? ये दोनों के दोनों मास्टर स्लेव थे। ये मालिक था, उसका नौकर था, सर, ठीक है समझे? एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर यहाँ से ही गजनी निकल के आएगा। अब देखिए नाम ही है मोहम्मद ऑफ गजनी। ये रूलर्स थे गजनी नाम के एक प्रांत के, गजनी या गजना कहते हैं अफगानिस्तान में, सर, ठीक है समझे? एंड वी विल सी कि ये मूल स्लेव्स थे, सर, है ना समझे? ओके? एंड वी विल कम टू नो कि अलप्तगिन का स्लेव था सबुक्तगिन। सबुक्तगिन का लड़का था मोहम्मद गजनी। यहाँ स्लेव सिस्टम नहीं थी, ये उसका स्लेव था, है ना समझे? बट सबुक्तगिन का लड़का था मोहम्मद गजनी, सर, है ना? मोहम्मद गजनी इसके लिए क्योंकि नाम इसका महमूद था, है ना? पर महमूद ऑफ गजनी शब्द यूज किया गया। महमूद ऑफ गजनी का मतलब है कि गजनी का राजा महमूद, सर, है ना? ओके? तो होता क्या है कि जब सबुक्तगिन की मृत्यु हुई ना करीबन 900 मतलब 1000 के ट्रांजिशन में, तो 997 998 के आसपास का पीरियड है, तब उसके अपने भाइयों के साथ लड़ाई हो गई, सर, है ना समझे? तो सिविल वॉर होता है, फ्रेट्रिसाइडल लड़ाई होती है, जैसे अशोक के अंदर भी होती है, और मिडिवल इंडिया में कंटिन्यूअसली आपको फ्रेट्रिसाइडल सिस्टम मिलेगी। तो सबुक्तगिन नेवर वांटेड टू अपॉइंट महमूद टू पावर, सर, ही वांटेड टू अपॉइंट हिज अदर सन इस्माइल टू पावर, सर, ओके? बट देन वी विल सी कि एज ऑलवेज यहाँ पे लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई के परिणाम में मोहम्मद गजनी जो है उसने अपने भाई को हटाया, एंड देन ही डिसाइडेड टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही विल कम टुवर्ड्स इंडिया, सर, है ना समझे? ये वो दौर है जब महमूद ने अपना कंसोलिडेशन करने के समय पे बहुत ही अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश की थी, और उसने उस पीरियड के अंदर खलीफा को कन्विंस कर दिया था कि मैं आपका सबसे मेन कमांडर के रूप में काम करूंगा, सर, ठीक है समझे? ओके? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही गॉट अ लेजिटिमेसी फ्रॉम द खलीफा। वो अपने आप को कहता है कि मैं यामीन उद-दौला हूं, है ना समझे? मैं अमीन उल मिल्लत हूं, मतलब बेसिकली मैं खलीफा का राइट हैंड, और मैं खलीफा के द्वारा बेसिकली जो भी आदेश दिया जाएगा मैं फॉलो करूंगा, सर, है ना? खलीफा ने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, सर, है ना? तुम मेरा काम करो, है ना? और मेरे काम में एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट ये है कि हमारे पहले जो और भी अरब्स आए थे, सर, ठीक है ना समझे? वो
कभी हिंद को नहीं जीत पाए हैं। तुम्हारे पहले सबुक्तगिन भी थे, तुम्हारे फादर, उन्होंने भी हिंदू शाहियों के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की थी, बट समहाउ दे वर नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो आप यहाँ से जाके वी विल सी कि भारत की तरफ इन्वेजन करिए और अपना दबदबा एस्टैब्लिश करिए सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से 1014 1020 के ट्रांजिशन में वी विल कम टू नो कि ये भारत की तरफ आक्रमण करेगा और इसके करीबन वी विल सी कि 16 टाइम्स इसने इन्वेड किए सर, है ना, समझे। तो ये अपने आप को यामीन उद-दौला कहता है सर। यामीन उद-दौला का मतलब ये होता है कि आई एम द राइट हैंड ऑफ एम्पायर, समझे नहीं समझे, एम्परर सर, है ना, समझे। मैं अमीन उर मोहम्मद हूँ, या मैं क्या कह सकते हैं कि अमीन उल मिल्लत हूँ सर। मिल्लत इज द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, उसका अमीर के रूप में, उसके लीडर के रूप में सर, ठीक है ना, नसीरुल मोमिन के रूप में, ये सब अलग-अलग प्रकार के टाइटल आपको मिलते हैं जो महमूद उस पीरियड में मिलेगा। बुर्ज खान तो बहुत बाद में मिलेगा सर, ठीक है ना। बुर्ज खान तो वो बेसिकली भारत में आएगा, उसने बेसिकली टारगेट किया, तब जाके लेता है सर। ओके, अब हमें यहाँ से ये देखना है कि व्हाट वर द इंटेंशंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोहम्मद गजनी's इन्वेजन ओवर इंडिया सर, है ना। हमें पीछे की कहानी नहीं देखनी है कि गजनी बेसिकली, है ना, उसकी फैमिली क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी सर, ठीक है। तो कहानी आपको ये मिलती है कि द टर्क्स वर कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय द अरब्स वेरी मोमेंट। ओके, लेटर ऑन दे वर गिवन द प्लेसेस ऑफ कमांडर्स। ओके, समझे, दे वर क्वाइट एम्बिशियस और इन्होंने खलीफा के अंदर में ही अपने आप को स्वीकारा सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये स्लेव्स के रूप में इनको टाइटल, इनको गाजी का टाइटल दिया जाता था। इनमें से बहुत सारे टर्क्स जो है ये समानीड्स के अंदर में भी, एक्चुअली अब्बासिद खलीफेट सिस्टम के बाजू में ही ईरान में समानीड साम्राज्य निकल गया था पर्शियंस में से, ठीक है। तो काफी टर्क्स जो थे वो पर्शिया के साथ चले गए, ईरान के राजाओं के साथ, वो भी कह रहे थे कि वी आर द चैंपियन ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इसमें अल्तगिन आया और उसके बाद सबुक्तगिन आया सर, ठीक है ना, समझे। ये दोनों के दोनों वी विल सी कि स्लेव और मास्टर के रूप में थे। सबुक्तगिन ने जयपाल के ऊपर अटैक किया बट ही वाज नॉट फुली एबल टू कंसोलिडेट। तो इसके मृत्यु के बाद इसका लड़का महमूद सत्ता के ऊपर आया। महमूद वही है तो महमूद गजनी के रूप में था सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इसके अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुई और इसने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी, सुनी थी, है ना। तो इसको लगा कि भाई मैं भारत के ऊपर अटैक करूं। उसके पहले उसने खलीफा से अपनी लेजिटिमेसी ले ली और कहा कि भाई देखो आप मेरे को रिकॉग्नाइज करोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करूंगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबुक्तगिन वाज अ स्लेव सर, है ना, उसका स्लेव हुआ करता था सर, ठीक है। तो ये स्लेवर सिस्टम थी, मैंने आपको बताया था ना हमेशा। तो आपको ये स्लेव्स बहुत देखने को मिलेंगे। आप देखिए पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है ये तुर्किश रूल की ओरिजिन है, वो स्लेवर सिस्टम की आपको मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। और ये गाजी का कांसेप्ट बहुत मिलेगा सर, ठीक है ना। गाजी क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि हम रिलीजियस वॉर करना है काइंड ऑफ, और अगर हम लोग मर भी गए सर, ठीक है ना, समझे, तो भी हमको जन्नत नसीब होगी सर, ठीक है। सो इवन इफ यू आर फाइटिंग अ रिलीजियस वॉर सर, ना, दे हैड दिस माइंडसेट एंड आइडियोलॉजी सर, ना, कि इवन इफ यू डाई सर, ओके ना, समझे, वी विल अल्टीमेटली अचीव सम काइंड ऑफ जन्नत, है ना, हमको एक प्रकार की लिबरेशन मिल जाएगी सर, ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि भारत में भी अभी आते हैं ना सर, फिर लेफ्टिनेंट जनरल अपने टाइनी ढिल्लो साहब है सर, ना, केजे ढिल्लो, उन्होंने फिर डायलॉग मारा, बोले कितने गाजी है, कितने 2021 में अफगानिस्तान गिरा ना सर, ओके ना, हेलीकॉप्टर मूवमेंट हुआ अपने क्या कहते हैं गानी साहब के साथ। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो चिनार कॉर्प्स के मतलब नॉर्दर्न कमांड के जीओसी थे, तो जीओसी नॉर्दर्न कमांड थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने पूछा, बोले अफगानिस्तान टूट गया तो वहां से तालिबान वालिबान सब गाजी को भेजेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इन्होंने कहा बोले कितने गाजी आए, सब 6 फीट नीचे मिलेंगे सर। तो उतनी लाइन इतनी पॉपुलर हो गई सर, है ना। तो उन्होंने फिर अपनी बायोग्राफी लिखी, उसके नाम भी लिखा है, बोले कितने गाजी आए सर, ठीक है ना, समझे। तो इन लोगों का बेसिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट मानना था कि हम गाजी के रूप में आ रहे हैं और गाजी के पॉइंट ऑफ से हम लोग आएंगे और रिलीजियस वॉर करेंगे सर, ठीक है। तो गजनी के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो नहीं, गाजी का कांसेप्ट आपको अरेबिया से मिलता है। देखो जिहाद, गाजी, मुजाहिद, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सर, ओके। ये हनामी स्कूल ऑफ थॉट से ही आपको मिलेगा, है ना, अरब से ही मिलता है सर, ठीक है। उसका रीइंटरप्रिटेशन कंटीन्यूअसली होता रहा ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है, समझिए। तो वी विल सी कि गजनी जो है ये पहले तो अब्बासिद खलीफाओं के साथ लिंक अप थे सर, ओके। फिर उसके बाद वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम समानिड्स जो थे, जो अब्बासिद के बाजू में एक साम्राज्य है, ईरान का साम्राज्य है सर, ठीक है ना, वो उसको लेता है। एक्चुअली दो प्रकार के आपको कंटीन्यूअस डेवलपमेंट मिलेंगे सर, ठीक है। यहाँ आपको बगदाद मिलता है, दिस वाज द ओरिजिनल एम्पायर, है ना, समझे, दैट इज द खलीफेट स्टेट, ओके ना। ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर्शिया इमर्ज हो गया है ना, तो ईरान इराक की कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि शिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहां से भी बेसिकली एक पैरेलल डायनेस्टी निकल के आएगी जो अपने आप को इस्लाम के चैंपियन के रूप में पाएगी। तो कुछ टर्क्स जो थे, ये तुर्किश राजा जो थे, वो वी विल सी कि अरबों के अंदर में थे और कुछ कुछ समानीड्स के अंदर में है। ये लोग ग्रेजुअली समानीड के अंदर में आ जाते हैं, समानीड एम्पायर और पर्शिया के अंदर में आएंगे सर, ठीक है ना, समझे। और वी विल सी कि ये समानीड भी अपने आप को खलीफेट सिस्टम के साथ लिंक अप करेंगे। ये भी कहेंगे कि देखो, और ये मोहम्मद जब पावर के ऊपर आया, मोहम्मद गजनी सर, ठीक है, ये जब सुल्तान बनता है तो इसने सबसे पहले अपनी लेजिटिमेसी ले ली बेसिकली खलीफा से, कहा कि मैं आपके लिए काम करूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे इसके ऊपर एक डिबेट चली सर, समझे। डिबेट क्या चलती है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोहम्मद गजनी's इन्वेजन टुवर्ड्स इंडिया? वाज इट सोली रिलीजियस, वाज इट सोली इकोनॉमिकल, वाज इट सोली पॉलिटिकल? देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कि वो हाथी लेने आया था, क्योंकि वो दाहिर साहब ने हाथी से लड़ाई की थी सर, समझे। तो इसको लेके अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट एंड वी विल कम टू नो कि जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, मतलब जो नेशनल स्कूल ऑफ थॉट है सर, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मत मानता है, मतलब ओपिनियंस है सर, ओके। जैसे अलीगढ़ के बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भाई गजनी आया तो था बट हिज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू एस्टैब्लिश अ थियोक्रेटिक रिलीजियस ऑब्जेक्टिव सर, समझे। बट इफ यू सी द एक्शंस ऑफ गजनी वी विल कम टू नो कि ही हैड रिलीजियस मोटिव एज वेल, ओके। सो गजनी's इन्वेजन टुवर्ड्स इंडिया हैड मल्टीपल मोटिव्स, है ना, समझे। मल्टीपल मोटिव्स का मतलब ये है कि वो पैसे के लिए भी आया था, वो अपने रीजन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आया था, वो पॉलिटिकल एम्बिशंस को भी फुलफिल करने आया था, और मेनली वो एम्पायर बनाने के लिए नहीं आया था, पर उसको अपनी वाहवाही करवाई थी सेंट्रल एशिया में, क्योंकि वो खलीफा से लेजिटिमेसी लेके आया था। तो यहाँ से जो भी पैसा लूटपाट करके या यहाँ की जो भी इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करके जाएगा, उससे उसको और लेजिटिमेसी मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि गजनी एम्पायर बिल्डिंग तो नहीं किया, पर उसकी इंप्लीकेशंस इंडिया के ऊपर बड़ी दिखेगी सर, समझे। और उसने ही चक्कर में उसने बेसिकली इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जो सबसे धनिक थे और वो धार्मिक रूप से भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे। देखिए इंडिया में प्लंडरिंग वाज एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलीजियस मोटिव्स वाज आल्सो देयर सर, ओके, बोथ साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स उसके एक ही जगह पे फुलफिल हो रहे थे, टेंपल्स में हो रहा था, क्योंकि मंदिरों में उसके रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे थे। वो अपने आप को टाइटल देगा बूट शिकान का, है ना, बूट शिकान का मतलब है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, ओके। तो ये क्यों बता रहा था कि भाई देखो ये तो मेरे लिए बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है सर, ओके। और मंदिरों से उसने पैसा भी लूटा सर, आप देखिए सोमनाथ लूट के गया, उसके बाद कुछ सालों तक उसने टैक्सेस नहीं लागू किया अपने लिए, उतना पैसा कमा के गया सर, ओके, है ना। सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे थे वो भी लेके गया, फिर वो लेटर तो रणजीत सिंह लेके आए वापस, ले काम करो इधर डलवाओ सर, ठीक है। तो उसी की ढूंढ ढूंढा के कहीं से सर, है ना, तो अलग कहानी है रणजीत सिंह की। बट ये स्टोरी आपको मिलती रहेगी कि ही हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ओके ना। ये ऑब्जेक्टिव्स में ओपिनियन अलग-अलग है सर, है ना। अब जैसे अलीगढ़ स्कूल से प्रोफेसर हबीब है, इरफान हबीब सर, ठीक है, समझे। मोहम्मद हबीब और दो हबीब है एक्चुअली, दोनों के दोनों एक लिखते हैं कि खाली पैसे कमाने आया था सर, ठीक है ना। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि ज्यादा कोई प्रोमिनेंट बात नहीं थी सर, गेटिंग ओके ना, समझे। बट देन कुछ कुछ ऑथर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर पैसे कमाने आता था तो बाकी सारे एरियाज में क्यों नहीं गया सर, है ना, समझे। जैसे बगदाद और वहां से भी पैसे कमा सकता था सर, ओके। फिर दूसरा थियरी आया, वी विल सी कि रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था सर, है ना, समझे। और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स में उसने आके इस्लाम का फैलाव करना था। उसमें प्रोफेसर हबीब ये भी कहते हैं कि भाई इस्लाम का फैलाव करना था, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तोड़ दो सर, ठीक है। तो ऊपर से ही केम अप विद रिलीजियस ऑब्जेक्टिव, ही एक्चुअली क्रिएटेड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इस्लाम सर, ठीक है ना, समझे। गेटिंग ओके, क्यों? क्योंकि इसके कारण तो इस्लाम बहुत ही और बदनाम हुआ ना सर, ठीक है ना, नेगेटिव वे में
क्योंकि आप कह रहे थे कि आई एम द चैंपियन ऑफ इस्लाम, मैं वी विल सी कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, बुत शिकार हूँ सर, ठीक है। इसने आके सिंध में अटैक किया, सिंध में अरब थे, अरब के समय बहुत लोग इस्लाम फॉलो कर रहे थे, इन सबको खत्म करवा दिया इसने सर। इसने मुल्तान में अटैक किया, वहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी थी, उनको खत्म करवा दिया सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, है ना, गेटिंग अबाउट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ही क्रिएटेड मोर ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इस्लाम कंपेयर्ड टू, वी विल सी दैट वो एक तरह से अपने आप को पॉपुलराइज करवा रहा था। एक थियरी ये कहती है कि वो एलिफेंट लेने आया था, हाथी लेने। खैर ये 100% सही नहीं है, क्योंकि हाथी लेने आता तो कहीं से भी ले सकता था सर, ठीक है ना, समझे। प्रेस्टीज की कहानी थी, प्रेस्टीज मतलब उसकी ग्लोरी थी, वो चाहता था कि भाई कैसे भी करके उसकी ग्लोरीफुल अपना दबदबा बनता रहे। ये सही है, क्योंकि उसको पता था कि मैं वापस जाके जितना दबदबा एस्टैब्लिश करूंगा अपने गांव खेड़े में सर, ठीक है, बहुत पॉपुलर होऊंगा सर, है ना। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कभी भी एनेक्सेशन करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था सर, है ना। तो भारत से वेल्थ, भारत से ग्लोरी, भारत से रिसोर्सेज लेके जीत के जितना जाएगा उतना फायदा रहेगा, और इसके लिए उसने बेसिकली रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को इकट्ठा करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया सर, ठीक है ना, समझे। समहाउ इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, इंडिया कुड नॉट बिकम द एम्पायर। वो पंजाब तक लास्ट में एनेक्सेशन करता है, और ये दर्शा रहा है कि इनिशियल पीरियड में एनेक्सेशन वाज आल्सो नेवर एन ऑब्जेक्टिव सर, है ना। तो 1015 के बाद, है ना, करीबन 1000 के बाद उसने पहले हिंदुस्तानियों के ऊपर अटैक किया, और फिर वहां से आते 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 वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगा, गुजरात तक आएगा, और इस तरह से 16 टाइम्स उसने अटैक किया सर, है ना। इनफैक्ट ये जब अटैक करता भी था ना गजनी, तो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि ही यूज्ड टू टेक सर्टेन रूट्स, ओके ना, समझे। और इसमें ये था कि वो बारिश से पहले आता था सर, है ना, समर में आता था और विंटर में कट लेता था सर, मतलब काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये विंटर में आता था और समर तक कट लेता था, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, कि ही यूज्ड टू कम इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, एंड बाय अप्रैल ही यूज्ड टू गो बैक सर, उसको पता था कि फिर वापस जाने में दिक्कत हो जाएगी, नदियां उफान के ऊपर चली जाएगी सर, ठीक है ना, समझे, जाने में रेजिस्टेंस बहुत होगा सर, समझे। तो ही केम इन द पोस्ट मॉनसून पीरियड, मतलब इसी महीनों में आता था, सितंबर अक्टूबर से, और इस तरह से उसकी फिक्स एक्सपीडिशंस रही, अलग-अलग विस्तार में आता रहा, ठीक है ना, समझे। तो ये अबाउट ज्योग्राफी। अब ये ज्योग्राफी का नॉलेज किसने दिया था उसको सर, ठीक है। तो ज्योग्राफी का नॉलेज अरब हिस्टोग्राफर्स लिख के गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरब हिस्टोग्राफर्स 750 से 1000 के बीच में इंडिया के बीच में कंटीन्यूअसली आते रहे सर, ओके। सो दे रोट मेनी थिंग्स इन अरबिक हिस्ट्री सर, अबाउट इंडिया एंड व्हिच आर द लोकेशंस, ओके। सो ऑल ऑफ दिस वाज एक्चुअली कंपाइल्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर हिम इन द लेटर स्टेजेस, है ना, जब वो इन्वेड करेगा सर, है ना, समझे। तो समहाउ अरब्स कभी इंडिया नहीं जीत पाए सर, है ना, बट अरब्स क्रिएटेड द ट्रेड रूट टुवर्ड्स इंडिया एंड द इन्वेजन रूट टुवर्ड्स इंडिया, है ना। एक पॉइंट हमें लिखना है अरब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अरब हिस्टोग्राफर्स और अरब ट्रैवलर्स जो इंडिया में आते रहे ओवर पीरियड ऑफ टाइम as a part of different exchanges, okay. So they wrote many things about India, and it was beneficial to the later invaders, okay, समझे। And at that time we will see कि India was politically very weak and fragile, क्योंकि आप देखिए कि गजनी के इन्वेजन से हम नहीं रोक पाए, उसके पीछे का कारण क्या था। ये तीनों की तीनों डायनेस्टी लड़ रही थी, they were continuously fighting सर, है ना, समझे। And because they were continuously fighting, तो we will come to know कि हालत कैसी थी सर, है ना, समझे। तो discuss the salient features of Indian society in the eve of the campaign of Ghazni, तो particular observations to al-Biruni, तो ये तो फिलोरी के साथ पूछा गया है। बट आप यहाँ देखिए कि inferior cavalry of the Rajputs, है ना, was not the only cause of defeat sir, okay। या यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करिए तो पूछा गया है टर्किश इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, घुरिद के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरनल स्ट्राइफ एंड पर्सनल एम्बिशंस वाज इनफ फॉर द इन्विटेशन ऑफ घुरिद, है ना। इसको घुरिद की जगह गजनी कर दो तो भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए गजनी का भारत की तरफ आगमन होना बहुत सारे रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें अरब्स के भी रीजन है, क्योंकि अरब्स खुद नहीं आ पा रहे थे, तो समवन इज टेकिंग ऑब्जेक्टिव, तो अरब सपोर्टेड देम सर, ना, द खलीफा सपोर्टेड देम सर, ओके ना, समझे। और इंडिया के साथ ये हुआ कि इंडिया एट दैट टाइम वाज वेरी फ्रेजाइल, है ना, 250 साल के कन्नौज की लड़ाई के बाद इंडिया निकल के आ रहा था सर, ठीक है। तो 250 साल में कन्नौज की जो लड़ाई हुई उसमें वी विल सी कि इंडियन रूलर्स ने सब कुछ गवा दिया था, तो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन था, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि जो कहानी है वो बदल गई, एंड देन द अटैक्स विल टेक प्लेस सर, है ना, समझे। तो गजनी के ऊपर कल थोड़ा डिस्कस करेंगे, कल या परसों की क्लास के अंदर सर, है ना, समझे। एंड परसों ही घुरी भी आ जाएगा सर, है ना, समझे। तो विल कंटिन्यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो सर, ओके ना, समझे। कल तो एक छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि नॉन स्टॉप क्लास कर रहे हैं अपन सर, है ना, समझे। बट होपफुली द पिक्चर बिकम वेरी क्लियर सर, है ना, समझे। तो राइट हिस्टोरिकल, हाँ ये तो लिख लिया, आप तो लिख पाओगे ना सर, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑन ब्रीफ ऐसे सर, ये सब सवाल कहाँ आता है सर, समझे। अब ऐसा सवाल यूपीएससी थोड़ी पूछता है, और आएगा तो भी लिख पाओगे, है ना, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। देखो कंटेंट है आपके पास, ऐसे लिखना है निबल के रूप में कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द अरब्स, एंड व्हाट, देखो एंट्री, है ना, समझे, एडवेंट ऑफ अरब, एंट्री, एंट्री के बाद मतलब, है ना, समझे, उनकी कॉन्क्वेस्ट और उनकी इंपैक्ट सर, तीन पार्ट में लिखना है कि 712 में आए, इन्होंने वी विल सी की सिंध के ऊपर जीता, ब्राह्मणाबाद की लड़ाई हुई, अरोर की लड़ाई होती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनकी इंप्लीकेशंस कैसे होती है सर, ठीक है ना, समझे। इंप्लीकेशन में सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस, है ना, ओवरऑल इकोनॉमी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ये पांच पॉइंट्स आप लिखेंगे सर, ओके ना, और फिर फाइनली लिखेंगे ट्रायम्फ विद सक्सेस के रूप में कंसीडर किया गया है। लॉन्ग टर्म में ये कभी जीत नहीं पाए, एंड लेटर ऑन व्हेन दे विन सर, ठीक है ना, समझे, दे क्रिएटेड द ओपनिंग फॉर द गजनवी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, है ना। तो सिंध के अंदर ये लोग आएंगे सर, समझेंगे। मेडिवल हिस्टोग्राफी आएगी सर, आगे आएगी तब डिस्कस करूंगा सर, ओके ना। अभी तो शुरू किया है हिस्टोग्राफी, तुर्किश डायनेस्टीज को खत्म करेंगे, उसके बाद आऊंगा हिस्टोग्राफी के ऊपर। चलिए सर, ठीक है, तो आज खत्म करते हैं, एंड ये पीडीएफ आज से, आज या कल में एक आध अपलोड हो जाएगी, गुप्ता पीरियड की पीडीएफ कर देंगे। गुप्ता एक्चुअली पूरा वीक मेरा इसमें क्लासेस में चला जाता है सर, ओके। तो ऑलमोस्ट दिन के 6-7 घंटे क्लास के जा रहे हैं, तो फिर पीडीएफ अपलोड करने का वो मतलब है ना, जज्बा नहीं रहता। जज्बा मतलब थोड़ा थकावट हो जाता है, थोड़ा बीमार है एक हफ्ते से, थोड़ा हेल्थ इसके लिए, वरना तो पर गुप्ता की आजकल में हो जाएगी, क्योंकि कल क्लास नहीं लूंगा, टेक अ ब्रेक, होगा ना। तो क्लास नहीं होगा तो पीडीएफ आपकी हो जाएगी, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता कर देंगे, 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर ये भक्ति मूवमेंट और वही बाकी रहेगा सर। चलिए सर, बाय बाय।